अस्सलाम वालेकुम अब्दुल रहमान, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, लॉन्ग टाइम। और आपने जब लिंक्डइन पे पोस्ट डाली थी, ट्विटर पे भी, तो काफ़ी लोगों ने उस पे मैं देख रहा था कि दे वर एंटिसिपेटिंग कि हम ये पॉडकास्ट हुँ, करेंगे। एंड कुछ इस तरह से है कि मेरा क्योंकि कंटेंट यूएई से रिलेटेड ज़्यादा होता है, तो मैं शुरू में पीएसएक्स पे काफ़ी, इनफैक्ट मैं सोच रहा हूँ कि जब मैं पीएसएक्स पे वीडियोस बना रहा था तो शायद और बहुत कम लोग थे जिस टाइम पे मैंने बनाई थी स्टॉक्स पे वीडियोस पाकिस्तान से रिलेटेड। तो उस टाइम पे कन्विक्शन भी कम थी, क्योंकि मैं अपनी कन्विक्शन पे बात करूँगा, बट बिफोर दैट सबको मेरे ख्याल से पता ही होगा आपका, हुँ। आपको इंट्रो कराने की ज़रूरत है नहीं, बट जस्ट इन केस किसी को नहीं पता तो आप थोड़ा सा अपना इंट्रो करा दें, एंड देन उसके बाद हम इस कन्वर्सेशन को आगे लेके चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच फॉर दिस इनविटेशन। और मतलब अब तो जर्नी को जैसे 7-8 साल हो गए, बट मेन थिंग यही थी जब यूनिवर्सिटी से वापस आए, तो ऐसे ही उस टाइम पे बंदे के माइंड में 3-4 चीज़ें चल रही होती हैं कि बिज़नेस करना चाहिए, इन्वेस्टिंग करनी चाहिए, या जो है एक ये भी था कि वहीं पे रुक के यूनिवर्सिटी ऑफ वॉरिक से ग्रेजुएशन की थी इंग्लैंड में, तो वहीं पे रुक के थोड़ा सा एक्सपीरियंस ले लें। बट काफ़ी ज़्यादा जो है ना शौक इन्वेस्टिंग का जो है वो बन रहा था। लेकिन पाकिस्तान में जिससे भी बात करते थे, यहाँ पे इन्वेस्टिंग का अप्रोच बिल्कुल ठीक नहीं था। हम्म। लोग ज़्यादातर जो है इसको ट्रेडिंग और सट्टेबाजी, सब ने वही किया था और सब कहते थे लॉन्ग टर्म में हमारा नुकसान हुआ है। हम्म। सो एक पूरा प्रोसेस गया 3-4 साल का, जिसमें सारा कुछ समझा, बुक्स पढ़ी इन्वेस्टिंग की। शुरू में थोड़ी बेसिक वाली भी पढ़ी, फिर जो सारे फेमस इन्वेस्टर्स हैं जिनके अच्छे रिकॉर्ड्स हैं उनसे थोड़ी सी स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टिंग भी सीखी। हम्म। और ये करते 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 वॉरेन बफे की एजीएम्स देखी, पाकिस्तान की कंपनीज़ पे उनको अप्लाई किया। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि जब थोड़ी सी नॉलेज बढ़ने लग गई तो मेन फिर एक आता था फैमिली की तरफ से रिस्पांस कि ये सब चीज़ें सिर्फ अमेरिका में अप्लाई होती हैं या इंग्लैंड में अप्लाई होती हैं, पाकिस्तान में चीज़ें बड़ी डिफरेंट हैं। सो और दैट इज़ ट्रू, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आप सेम चीज़ कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, थोड़ी सी रियलिटीज़ होती हैं पाकिस्तान की भी। तो कंपनीज़ की कॉर्पोरेट ब्रीफिंग्स अटेंड करके उनके बिजनेसेस समझे, जो वॉरेन बफे के सारे प्रिंसिपल्स थे उनको अप्लाई किया पाकिस्तान पे। फिर 2019 में जाके पहली दफ़ा जो है ना इन्वेस्टिंग स्टार्ट की, अच्छा, अकाउंट आपने ओपन किया। इन्वेस्टिंग अकाउंट तक नहीं खोला था? अकाउंट नहीं खोला था। सो आई वुड लाइक अगेन हाँ। गोइंग बैक अगेन, तो आपने बेसिकली पाकिस्तान से अपना लेट्स से एजुकेशन ली, ओ लेवल, ए लेवल किया होगा या इंटर किया होगा, वट। उसके बाद आप वॉरिक गए, वॉरिक से आपने अपना इकोनॉमिक्स में बीएससी बीएससी इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स किया। तो एक तो ये कि जो लोग चाहे एमबीए हों, चार्टर्ड अकाउंटेंट हों, और आई एम 100% श्योर कि आपने भी इस तरह का नोट किया होगा कि आपके एक्सपीरियंस में कि जो चाहे आपकी डिग्री कोई भी हो, चाहे एमबीए हो, चाहे इकोनॉमिस्ट हो आप, या चाहे आप लेट्स से चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, इट्स नॉट नेसेसरी कि आपकी पर्सनल फाइनेंस जो है वो उसी लाइन पे चल रही हो, या आप उतना ही लिटरेट हों फाइनेंस से रिलेटेड जो पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड, एंड देन फिर स्टॉक्स तो और उससे थोड़ी सी नेक्स्ट लेवल आ जाता है, तो सबको नहीं आइडिया होता। तो आपने, ठीक है, आपने इकोनॉमी में डिग्री ली, बट इन्वेस्टिंग की जो कन्विक्शन है वो कैसे है? क्योंकि मैं अपना थोड़ा सा बता दूं, उसके बाद मैं आपको टाइम पूरा दूंगा। मेरा तो ये था कि 2008 में मैंने इन्वेस्ट किया, नुकसान हुआ क्योंकि उसके बाद स्टॉक मार्केट नीचे चली गई थी। मैंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया था, बट देन मैंने फिर जब मैं दुबई आ गया, मैंने 2000 आई थिंक 11 या 12 में मैंने दोबारा से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की, बट वो ट्रेडिंग थी, तो उसके अंदर भी मुझे इवेंचुअली नुकसान हुआ। फिर मैंने 2018 में मैं दोबारा से जागा और मैंने कहा कि मैं देखूं तो क्या होता, क्या अगर मैंने वो जो इन्वेस्टमेंट्स की थी तो वो मैं अगर उनको छोड़ देता वहीं पर। तो इत्तेफाक से मेरे म्यूचुअल फंड्स जो मैंने इन्वेस्ट किए हुए थे 2008 के अंदर, उसकी ईमेल्स मुझे आती थी, हर मेरे ख्याल से मंथली आती थी मुझको, तो मैंने उनको ट्रैक करना शुरू किया और मैंने कहा कि अगर मैं इसको छोड़ देता 2008 में, और वो इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड से उनको मैं छोड़ देता, तो मुझे रिटर्न्स बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के मिलते। फिर 2013 में जो मैंने यूएस के स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया, मैंने कहा कि किन कंपनीज़ में इन्वेस्ट किया था वो मुझे याद थी और कुछ मेरे पास डेटा भी मौजूद था, तो मैंने दोबारा निकाला, तो मैंने उन कंपनीज़ के स्टॉक्स देखे, उनके भी स्काई रॉकेटिंग किस्म के रिजल्ट से। मैंने कहा यार मैंने गलती करी छोड़कर। फिर मैंने वहाँ से 2018 से 19 से स्टार्ट किया। बट आपकी कन्विक्शन किस तरह से थी? फैमिली के अंदर लोग थे जो कि इन्वेस्ट कर रहे थे स्टॉक्स के अंदर? क्योंकि आपको मैंने देखा है ट्विटर के ऊपर बहुत ज़्यादा वोकल थे। 2000 कोविड के बाद से मैंने आपको फॉलो करना शुरू किया था, तो आई कैन सी द स्पार्क कि आपको काफ़ी डिटेल में आप थ्रेड्स होते थे उसके अंदर और काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन करते थे। बहुत इट वाज रियली लाइक हेल्पफुल टू मी एज वेल। तो आप किस तरह से इसकी कन्विक्शन कैसे हुई? क्योंकि वही अगेन बात कि स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत कम लोग हैं, एक तो हैं ही कम लोग, और जो लोग हैं वो भी ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, और बहुत कम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। और फैमिली में तो हार्डली किसी को मैं जानता हूँ कि मेरी अपनी फैमिली में और बहुत सारी फैमिलीज़ में कि बहुत कम लोग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं।
सो ये कैसे कन्विक्शन कैसे, सबसे पहले मुझे ये पूछना है कन्विक्शन कैसे आई? अच्छा, आपने जो बात की ना कि जैसे ज़्यादातर लोग सोचते हैं बस जो डिग्री कर ली उसी में जो है काम करना है। हम लोगों को तो इंग्लैंड में जाके इतना बड़ा शौक लगा कि उधर तो जो बीएससीज और बैचलर्स की डिग्रीज हैं वो इतनी ज़्यादा स्पेशलाइज्ड है ही नहीं। हमने खुद देखा लोग जो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में अप्लाई कर रहे हैं, उनको मिल रही हैं जॉब्स। सही। तो मतलब ये एक हमारे लिए खुद भी शौक था, हमें भी इतना नहीं पता था कि ये इतना डाइवर्सिफिकेशन भी हो सकती है। और जहाँ तक इन्वेस्टिंग की बात है तो इन्वेस्टिंग से रिलेटेड अब क्योंकि मैंने इतना ज़्यादा देखा है तो दुनिया में है ही नहीं कोई, मतलब इसकी कोई डिग्री है ही नहीं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिधर कुछ जो फेमस इन्वेस्टर्स हैं ना वो एक एक कोर्सेज आके देते हैं सिर्फ, यानी कि एक सेमेस्टर। अमेरिका में 2-3 यूनिवर्सिटीज़ मैंने ऐसी देखी हैं। तो इन्वेस्टिंग, फाइनेंशियल लिटरेसी, ये तो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई नहीं जाती, स्कूल्स में। हाँ, इसी वजह से आप इवन अमेरिका में भी चले जाएं, वहाँ की जो हैबिट्स हैं लोगों की, वो फाइनेंशियल लिटरेसी में जो रूल्स होते हैं उसके लोग काफ़ी जो है अगेंस्ट जाके चीज़ें अपनी प्लान करते हैं, सब कुछ करते हैं। मैं खुद जब स्टार्ट कर रहा था, यानी कि जब यूनिवर्सिटी से आया और यूनिवर्सिटी में भी था, सोच रहा था, मुझे खुद ये बताया जाता था और एक टाइम पे मैं खुद भी बिलीव करता था कि स्टॉक मार्केट बहुत मुश्किल है, स्कैम्स भी होते हैं और इसमें ना नुकसान होता है। लेकिन डेटा फिर जब मैंने आगे एक दफ़ा यूनिवर्सिटी से वापस आया, पहले सिर्फ छुट्टियों में आता था तो ब्रीफली देखता हुआ चला जाता था, लेकिन मुझे याद है जब मैं यूनिवर्सिटी से वापस आया था, दिस वाज एंड ऑफ 2015, आने के 6 महीने बाद मैंने investing.com पे जाके चार्ट देखा। 2-3 ना मैंने ऐसे वॉरेन बफे की टॉक सुन ली थी, वो बता रहे थे कि लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग होती है। मैंने कहा ठीक है, हो सकता है ये अमेरिका की बात अगेन कर रहा आपकी यूनिवर्सिटी ने इसमें कोई हेल्प नहीं की थी? हूं। नहीं, है ना? यूनिवर्सिटी सही है। सिर्फ एक था नेचुरली, उधर ना लोग कुछ थे जो थोड़ा सा फाइनेंशियल लिटरेसी को समझते होते थे ना, उन्होंने अपने पोर्टफोलियोज बनाए हुए थे, SIP कर रहे थे। तो एक थोड़ा सा कुछ लोगों से इंटरेक्शन हुआ जो कि इसको फॉलो कर रहे थे, लेकिन उसके अलावा नॉलेज अबाउट कंपनीज, अबाउट इकोनॉमी कोई ऐसा नहीं थी कि जो आगे इन्वेस्टिंग में यूज़ कर सकते हैं। सो जब उन 6 महीनों में थोड़ी बहुत वीडियोस देखी कि लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग होती है, स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट करते हैं, बिजनेसेस ग्रो होते हैं, आपकी भी वेल्थ ग्रो हो जाती है, इसके लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। मैंने कहा शायद ये सिर्फ अमेरिका में होता हो, अमेरिका की इकॉनमी जो है वो इतनी मशहूर है दुनिया में कि वो ग्रो हो रही है। तो लेकिन फिर पाकिस्तान का चार्ट उठा के देखा, उस वक्त 2016 के एंड पे भी एक बुल रन चल रही थी, थोड़ा सा इंटरेस्ट सबका बन रहा था, अराउंड 45,000 का इंडेक्स होता था, 45-50,000 की रेंज में। तो हमने देखा पिछले जो 16-17 साल थे उसमें 1000 वाला इंडेक्स 50,000 पे पहुंच गया था। तो मैंने कहा ये तो पाकिस्तान में भी ट्रू है, बल्कि जो अमेरिका के रिटर्न थे उससे ज़्यादा रिटर्न्स थे। तो मैंने कहा ये प्रिंसिपल जो है दैट इज़ इंटरनेशनल, यानी कि ग्लोबली अप्लाई होता है, बिजनेसेस ग्रो होते हैं और उसके रिटर्न्स जो हैं शेयर होल्डर्स को मिलते हैं। सो उस उधर से फिर जो है ना मैंने बाकी लोगों की बात सुननी फिर थोड़ी जो है कम की, कि जब फैक्ट्स आपको बता रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में इतना रिटर्न आ रहा है और पाकिस्तान में भी आ रहा है, बस आपने बाय एंड होल्ड करना है, फिर मुझे कन्विक्शन आई। फिर मैंने फैसला किया कि अब इसमें इनफ एविडेंस है कि इसकी बेसिस पे आप और स्पेशलाइज नॉलेज हासिल करें। देन दैट जर्नी स्टार्टेड कि आप रोज़ सुबह उठ के न्यूज़पेपर पढ़ना, वॉरेन बफे की और ज़्यादा बुक्स पढ़ना, दूसरे इन्वेस्टर्स की पढ़ना, एक पूरा इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क बनाना, ये इंडस्ट्री इस तरीके से चलती है, ये इंडस्ट्री इस तरीके से चलती है। क्योंकि जब आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर होते हैं आपको कन्विक्शन इसी चीज़ से आएगी कि आप उसका बिज़नेस जब सही से अंडरस्टैंड कर लेंगे। वरना अदरवाइज़ कोई भी अच्छा भी बिज़नेस होगा ना कभी उसका बिज़नेस ठीक भी जा रहा होगा, उसका शेयर गिरना ही गिरना है। तो जब तक आपको नॉलेज नहीं होगी ना तो कन्विक्शन नहीं आएगी। सो 3-4 चीज़ों से कन्विक्शन आई। फर्स्ट, वॉरेन बफे की AGMs जो थी 20-25 ईयर्स की, उसमें वो शुरू के सालों में डिफरेंट बिजनेस को भी एक्सप्लेन करते थे कि ऑयल एंड गैस में अगर इन्वेस्ट करना है ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, बैंक्स में अगर इन्वेस्ट करना है, इंश्योरेंस कंपनीज़ में इन्वेस्ट करना है तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट देखने वाली होती है। इसी तरीके से फिर जब उस नॉलेज को अप्लाई किया पाकिस्तान पे तो थोड़ी और कन्विक्शन बढ़ गई कि इधर आप अगर बिज़नेस समझ लेंगे और उसको देख रहे होंगे, अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, लोग उसको फिर हाई प्राइस पे ही बाय करते हैं, ये दैट वाज द सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप फिर था कि इन सारे प्रिंसिपल्स को ना थोड़ा सा पाकिस्तान पे टेलर भी करना था। ठीक है। अब अमेरिका में अगर कोई कंपनी डिविडेंड अपना बढ़ा देगी ना उसको बुरा समझा जाता है कि इसका रन रेट ख़त्म हो गया इसका, अब मतलब इसके पास जो है और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ कम हो गई। लेकिन पाकिस्तान में उल्टा है, पाकिस्तान में माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को सेलिब्रेट करते हैं कि हमें जो है बैंक में पैसे मिल रहे हैं। तो इस तरह की 3-4 चीज़ें, कौन सी चीज़ें डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में इंपॉर्टेंट होती हैं जो कि एक तरह से उसकी वैल्यू, असल वैल्यू पे उसको लेकर आती हैं, वो सारी चीज़ें समझी। फिर 2022 में जाके जब ट्विटर ज्वाइन किया उस टाइम तक ना मैंने 50% ऑफ द कंपनीज जो है ना उनकी बिज़नेस समझ लिया था पाकिस्तान। सही। अब थोड़ा थोड़ा अप्लाई करने भी लग गया था, 2-3 साल हो गए थे। फिर मैंने कहा अब इसको शेयर करना है सबके साथ, तो फिर मैंने कहा थ्रेड्स लिखते हैं इस पर। ट्विटर थ्रेड्स जो है उस टाइम पे बड़ा होता था कि अगर आप अच्छा थ्रेड लिखते हैं ना तो ट्विटर उसको खुद रीच मिलता है। सो पहला थ्रेड लिखा सीमेंट पे, तो उसका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया। इवन जो इंडस्ट्री के एनालिस्ट भी थे उन्होंने भी उसके बारे में काफ़ी कमेंट किया, उस पर जाके उन तक भी पहुँच गया। सो वो एक बहुत ज़्यादा इंकरेजमेंट हुई
कि अभी तक जो जो सीखा है उसकी एप्लीकेशन भी ठीक तरीके से हो रही है। सही। इसी तरीके से डिफरेंट कंपनीज पे थ्रेड्स लिखे, इकोनॉमी पे अखबार सारी पढ़ते थे उस टाइम पे। पाकिस्तान भी बड़ा इकोनॉमी बड़ी ख़राब जा रही थी, डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे थे। तो उस पर जो है विद इन 1 ईयर, क्योंकि पाकिस्तान में 2023 के आखिर में फिर उसको बंद भी कर दिया था ट्विटर को। सो विद इन 1 to 1.5 ईयर्स जो है वो हम लोगों ने एक 25,000 लोगों की कम्युनिटी बना ली। अच्छा, ठीक और है। ये पाकिस्तान में मतलब आप कोई भी बिजनेस जर्नलिस्ट भी देख लेना, पॉलिटिक्स पे तो आपके होंगे लाखों में फॉलोअर, 5 लाख 1 मिलियन फॉलोअर्स, लेकिन बिजनेस पे आप बात करें 50,000 सब्सक्राइबर करना भी बड़ा मुश्किल काम होता बिल्कुल है। सही है। तो लोगों ने काफ़ी उसको लाइक भी किया, जिस तरीके से एक्सप्लेन कर रहे थे, जितनी डेप्थ में जाके बिजनेस एक्सप्लेन कर रहे थे, फिर इकोनॉमी पे जो बात हो रही थी। सो उसको उससे जब अच्छा रिस्पॉन्स मिला, फिर वी टुक दैट नेक्स्ट स्टेप। हमने कहा अब जो है इकोनॉमिक साइकिल भी अच्छा हो गया 2024 में, खुद भी हमारा इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क भी बन गया होता है, सारे रूल्स हमने बना लिए थे कि इस तरीके से इन्वेस्ट करेंगे, सिर्फ तुक्के पे इन्वेस्ट नहीं करना कि एक गट फीलिंग पे इन्वेस्ट करते हैं लोग, मुझे ये अच्छा लग रहा है बस मैंने ले लिया, और लेके उसको बैठे रहते हैं, कभी कभी चीज़ें नहीं होती जो आप सोच रहे होते हैं। सो एक पूरा इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क बना के फिर हमने 2024 में सोचा कि नाउ वी हैव टू डू दिस फॉर अदर पीपल एज वेल। सो ये जो इन्वेस्टिंग है उसकी पूरी एक सर्विस हमने डिज़ाइन की अपनी कंपनी में, और उसको फिर 2024 से स्टार्ट किया। राइट। अच्छा, आपने वॉरेन बफे की बार बार बात की है, तो मैं एक चीज़ बोलूँगा कि जैसे एक वर्ड है, एक फ्रेज़ है बोरोड इंटेलिजेंस का। तो काफ़ी लोग कहते हैं कि आप ठीक है रॉबर्ट कियोसाकी को पढ़ लें, वॉरेन बफे को देख लें, पढ़ लें, बट अगेन एज यू सेड कि उसको डायरेक्टली आप इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। उसके बहुत सारे रीज़न है। जैसे अब तो खैर रॉबर्ट कियोसाकी एक स्कैम बन गया है, क्योंकि वो अब जो बातें करता है वो बिल्कुल ही आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है। वो कहता है कि आप अपने सारे पैसे भी ख़त्म करके गोल्ड ले लो और ये सारी चीज़ें ना, तो मतलब वो प्रैक्टिकल चीज़ें नहीं रही हैं। एंड ही इज़ ऑल्सो उसके भी अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। बट ऑफ कोर्स वॉरेन बफे तो एक वो चीज़ है जो कि अभी भी बड़ी सेन बात कर रहा होता है। बट रॉबर्ट कियोसाकी की पुरानी बुक देखें, इवन रिच डैड पुअर डैड, बहुत अच्छी बुक है। बट उसके अंदर जो कुछ चीज़ें हैं, जैसे डेट को लेवरेज करना और इसको उसके थ्रू आप अपनी वेल्थ बढ़ाना, वो पाकिस्तान में थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि आपको इतने हायर इंटरेस्ट रेट के साथ आप नॉर्मल बंदा मॉर्गेज का सिनेरियो नहीं है, बहुत सारी चीज़ें नहीं हो सकती हैं। सो पहली बात ये कि आपने कौन कौन सी ऐसी पॉइंट्स जो कि वॉरेन बफे ने कहे थे, या आपने इस तरह के जो बाहर के इकोनॉमिस्ट होते हैं या इस तरह के गुरुज होते हैं, उनकी चीज़ों को, कौन से चीज़ों को आपने अडाप्ट किया जो कि इम्प्लीमेंट होती हैं, और कौन सी ऐसी चीज़ें जो कि नहीं हो सकती, तो इस पर थोड़ा सा मुझे बताएं। और इनको इम्प्लीमेंट करके नॉर्मल बंदा वाकई पाकिस्तान के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके पैसे बना सकता है। आई थिंक जो वॉरेन बफे के प्रिंसिपल्स हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्लीमेंटेबल हैं। सही। फिर आप एक जब बेसिक आपको चीज़ें समझ आ जाती हैं, फिर आप कोई बुक पढ़ते हैं, जैसे रिच डैड पुअर डैड पढ़ी, मेरी भी आई थिंक वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू बुक्स थी, उस वक्त तो बहुत अच्छी लगती है। लेकिन जब आपकी थोड़ी सी नॉलेज बेस बन जाती है, फिर आप उन्हीं इन्वेस्टर्स की कुछ बातों से आप सीख लेते हैं, कुछ चीज़ें आप कहते हैं नहीं मे बी दिस इज़ नॉट फॉर मी। सो अगेन उनकी जो लेवरेज वाली बात थी वो इट्स टू रिस्की, यानी कि उसमें समझ आता है कि अ वेरी लार्ज नंबर मल्टीप्लाइड बाय 0 इज़ 0। तो लेवरेज एंड में आज से 15 साल भी अगर आपका साइकिल गलत हो गया या आपसे एक छोटी सी भी मिस्टेक हो गई, तो वो इतना जो है सही तरीका नहीं वो है। चार्ली मंगर ने कहा था ना, लेडीज लिकर एंड लेवरेज। Yes. वो तीन चीज़ें अगर एल आप गलत यूज़ करें और उसमें एल, अब लेवरेज भी उसमें बहुत बड़ा है। अब वो सेम माइंड से वो कह रहे हैं तो कोई रीज़न नहीं है उसका। यहाँ पर मैं दुबई में देखता हूँ, तो दुबई में काफ़ी लोग पिछले 5 साल के अंदर बुल रन आया ना, मतलब रियल एस्टेट का, तो अब उनको लगता है कि अगले 5 साल भी ऐसे गुजरेंगे, उसके अगले 5 साल भी ऐसे गुजरेंगे, तो ऐसा तो नहीं होता। तो लेवरेज के ऊपर अगर आप काम करना शुरू कर देंगे तो फिर वो प्रॉब्लम है। नहीं, काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है और आपको पता भी नहीं चलता, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। जो वॉरेन बफे की सबसे अच्छी बात थी ना, ही ऑलवेज यूज्ड टू से इन्वेस्ट इन व्हाट यू फुली अंडरस्टैंड। मतलब वो कहते हैं मैं उस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करूँगा जब तक मैं बता नहीं सकता इसका फ्यूचर क्या होगा। ठीक है। अब लोग इस तरह भी लेते हैं कि किसी कंपनी की वेबसाइट पे गए, उसके प्रोडक्ट्स देख लिए, ये काम करती है, मुझे इसका बिजनेस समझ आ गया। ये नहीं होता। उन्होंने अपनी एजेंट में बता दिया कि कंपनी के बारे में समझने का मतलब होता है कि आज से 5 साल बाद आप बता सकें ये कहाँ खड़ी होगी। यानी कि उनका पूरा जो कंपटीशन है उसमें ये विनर बनेंगे कि नहीं बनेंगे। तो इस तरह की चीज़ें। फिर 1999, 98 और 2000s की अगर आप एजीएम देखेंगे ना, उसमें लोग काफ़ी उनसे पूछते होते थे कि आप टेक में क्यों नहीं इन्वेस्ट कर रहे। टेक बबल चल रही थी उस टाइम पे, काफ़ी ज़्यादा रिटर्न्स आ रहे थे टेक कंपनीज़ में। तो वो लेकिन डिसिप्लिन भी आपको सिखाते हैं फिर कि जब तक जो प्रिंसिपल है उसको जब तक फुलफिल नहीं होता मैं इन्वेस्ट नहीं करूँगा। फिर वो कंपाउंडिंग भी उनसे काफ़ी सीखी। फिर तो खैर इतने ज़्यादा आप देखें तो उसमें हर तरह का सवाल होता है, डिलेड ग्रेटिफिकेशन भी आ जाती है। तो ये एजीएम में ये बातें चल रही होती हैं? एजीएम मतलब वन एजीएम इज़ अराउंड 5 आवर्स। तो डिलेड ग्रेटिफिकेशन टाइप की चीज़ें भी चल रही होती हैं उसमें? बिल्कुल। अच्छा, लोग तो एक दफ़ा उनसे ये भी सवाल करते हैं कि अब लेट से मेरे पास आपका मैंने शेयर लिया था, 20-25 शेयर ले लिए थे, मेरे मिलियंस ऑफ डॉलर्स बन गए हैं, अब मैं एज भी ज़्यादा हो गई है, तो अब मैं सोच रहा हूँ मैं अपनी वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट कैसे करूँ, कितना % जो है बच्चों को दे दूँ,
इतना ज़्यादा भी नहीं देना कि वो कोई काम ना करें, बट इतना कम भी नहीं देना कि उनको बहुत ज़्यादा जो है वो रोड ब्लॉक्स फेस हों। तो चैरिटी कितनी करनी चाहिए, मतलब जो लास्ट 10 ईयर्स है ना उसमें तो इस तरह की बहुत ज़्यादा लाइफ लेसन्स पे भी बात होने लग जाती है। अब इवन वॉरेन बफेट सेज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट, लोग कहते हैं ना, सो जो कोका कोला होगी या सीज कैंडी उनकी बेस्ट इन्वेस्टमेंट होगी, लेकिन एजीएम में लोग जब पूछते हैं तो कहते हैं मैंने कहीं 1950s में या 60s में मैंने ना डेल कार्नेगी का कोर्स किया था। वो पब्लिक स्पीकिंग का बिल्कुल राइट। मतलब अब तो लोग दिखते हैं ना स्टेज पे बैठ के 4-4 5-5 घंटे जवाब दे रहे हैं, लेकिन वो कहते थे आई वॉज वन ऑफ द फ्यू पीपल जो कि पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर सकता था। तो मैंने वो कोर्स किया, उस टाइम पे $100 का होता था मेरे ख्याल से। दैट इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट जो मैंने अपने अंदर की। ये मैं जब से सोशल मीडिया स्टार्ट किया, और आप भी आई एम श्योर यू आल्सो नो दिस, कि ये एक ऐसी चीज़ है, आप कोर्स ले लें या सीख लें इस चीज़ को, अगर आप ये अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हैं तो दिस हैज़ मल्टीपल रिटर्न्स जो कि आपको नॉर्मल इन्वेस्टमेंट नहीं दे सकती। वॉरेन बफेट के अगर 3 स्टेप्स में कंक्लूड करूँ ना, जो मैंने उनकी सारी प्रिंसिपल्स पढ़े हैं, फर्स्ट इज़ वो कहते हैं वो काम करें जिसमें आपको वाकई में मज़ा आ रहा है, क्योंकि उसमें ना आपके एक्सपर्ट बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। मतलब ही सेज मेक योर पैशन योर वर्क। तो फिर आप लोग मतलब एक आपकी लॉन्जिविटी भी आ जाती है, आप पहले 10 सालों में आपकी प्रमोशंस के भी चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और अगर इसको फाइनेंशियल फ्रीडम से लिंक करें तो आपकी जब जल्दी प्रमोशंस होती हैं, आप जो अर्न कर होते हैं, आपकी अर्निंग पावर बढ़ जाती है। जितनी ज़्यादा अर्निंग पावर होगी उतना ज़्यादा आप सेव करेंगे, ठीक है। फिर दूसरा उनके इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है डिलेड ग्रेटिफिकेशन। तो उसमें वो फिर कहते हैं कि अगर आपको एक दफ़ा कंपाउंडिंग समझ आ जाए तो फिर आप लोग जो है हर महीने, लेट से अगर हम दिरहम में बात करें, 1000 दिरहम सेव करने लग जाएंगे। आप ये नहीं सोचेंगे कि अभी मैं सेव करूँगा, मुझे तो बहुत सारी चीज़ें गिव अप करनी पड़ी हैं, लेकिन जब आपको एक पूरा पाथवे नज़र आ जाता है कंपाउंडिंग का, तो आप डिलेड ग्रेटिफिकेशन करते हैं, कुछ सेविंग्स जो है उनको एक्यूमुलेट करते हैं और अपने पैसों को लगाते हैं कि वो अब मेरे लिए पैसा बनाए। तो वो पाथ टू फाइनेंशियल फ्रीडम और पैसिव इनकम जो है ना, वो सेकंड प्रिंसिपल से समझ आया कि डिलेड ग्रेटिफिकेशन कितनी ज़रूरी है। अगर आप आज $100 अर्न कर रहे हैं तो उसमें से 20-25 आपने सेव करना ही करना है। और बाद में जब और इन्वेस्टर्स को पढ़ा और भी लोगों से बात की तो समझ आया सेविंग इंसान का वन ऑफ द वर्च्यूज़ है। मतलब अगर आप डिलेड ग्रेटिफिकेशन नहीं कर सकते, शॉर्ट टर्म टेम्पटेशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो आप एक वन ऑफ द पिलर्स ऑफ बीइंग ह्यूमन बीइंग जो है ना आपके अंदर नहीं है। मतलब कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा जो अपने आप को इतना सा भी डिसिप्लिन नहीं कर सकता और वो कोई बहुत अमेजिंग सक्सेसफुल चीज़ कर जाए। 100, और अगर हो भी जाएगा तो मैंने देखा है ऐसे ऊपर जाने के बाद बहुत तेजी से गिरते भी हैं। हाँ, यू आर राइट। सो सेकंड वो समझाते हैं कि भाई सेविंग जब तक नहीं करेंगे आप, फर्स्ट अर्निंग पोटेंशियल बढ़ाने का तरीका भी बता दिया, सेविंग करने का भी तरीका बता दिया। फिर थर्ड उनका प्रिंसिपल है कि एसेट क्लास जो बेस्ट है ना पूरी दुनिया में वो है स्टॉक्स। ठीक है, क्योंकि स्टॉक्स के पीछे ये सब नहीं है कि चार्ट ऊपर जा रहा है चार्ट नीचे जा रहा है, उसके पीछे एक्चुअल बिजनेसेस हैं। एक्चुअल बिजनेसेस हमेशा कंपाउंड होंगे, ग्रोथ होंगे। लोग उनसे पूछते हैं ना आप गोल्ड क्यों नहीं खरीदते, कहते हैं दुनिया में जितना भी गोल्ड है ना वो एक बड़े रूम में आ जाएगा और मैं 10 साल बाद उस रूम में आऊँगा ना तब भी वो वैसा ही होगा। लेकिन अगर मैं अमेरिका के टॉप 10 बिजनेसेस ले लूँ और मैं 10 साल बाद आऊँ तो वो साइज़ में तकरीबन 50% या 100% तक बढ़ गए होंगे, तो वो कंपाउंड करेंगे। ये जो नॉन कैश प्रोड्यूसिंग एसेट्स होते हैं ना वो कभी भी कंपाउंड नहीं करेंगे। सो थर्ड प्रिंसिपल में वो बताते हैं कि अब जो आपने अपने सेविंग्स को काम पे लगाना है वो कहाँ पे लगाना है और उसको करने के पूरे तरीके बताते हैं। ज़बरदस्त। तो ये मैं खुद सारी चीज़ें जो इनकी समराइज़ की है ना, और इनका जो प्रोसेस है ना दैट इज़ वेरी रिपीटेबल। आई हैव रेड पीटर लिंच, हार्वर्ड मार्क्स, इन सब की बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, लेकिन इनका रिकॉर्ड इज़ वेरी, यानी कि लॉन्जिविटी बहुत ज़्यादा है उसमें। पीटर लिंच ने भी फंड मैनेजमेंट की थी और आई थिंक अगर जिस टाइम में उन्होंने की थी ना वो नंबर 1 थे। बिल्कुल 13 से 15 ईयर्स का उनका है और 30% का रिटर्न। 100%, यस। लेकिन वो बुल ईयर्स थे सारे, वो बुल मार्केट थी पूरी अमेरिका में। और बाद में रिटायर हो गए थे वो रिटायर भी हो गए। इसका मतलब है कि वो जो कर रहे थे वो उन्होंने अचीव कर लिया था। डिसिप्लिन पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा नहीं कर सकते थे। लेकिन वॉरेन बफेट ने 1956 में स्टार्ट किया था, उससे पहले थोड़ा अपने टीचर के साथ भी कर रहे थे। तो 56 से लेके आज ऑलमोस्ट 70 ईयर्स हो गए और 70 ईयर्स पे 20% का रिटर्न विद ह्यूज कैपिटल आई थिंक इज मच बिगर अचीवमेंट देन। तो मैं व्हाट आई अंडरस्टैंड इज कि वॉरेन बफेट के कुछ प्रिंसिपल बहुत आराम से आप इंप्लीमेंट कर सकते पूरी दुनिया में, जो कि आपके लाइफ लेसन्स हैं। वो कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर अगर हम जाएंगे तो हो सकता है कुछ चीज़ें आपकी डिफरेंट हों, बट जो यूर राइट, आई हैवंट हर्ड ऑफ द AGMs, मैंने खुद नहीं सुनी या देखी। अगर नाउ दैट यू आर टेलिंग मी, मैं डेफिनेटली जाके देखूंगा, क्योंकि उसमें अगर इस तरह की बातें हो रही हैं कि आपको डिलेड ग्रेटिफिकेशन करनी चाहिए और किस तरह से आपको सेविंग्स का माइंडसेट रखना चाहिए, तो ये तो मास्टर क्लास है बेसिकली AGMs जो उनकी हैं।
तो ज़बरदस्त। अच्छा, अब इसके अंदर एक और चीज़ आती है जो कि आई थॉट के आई लास्क यू बिकॉज आप अपना एक फोरम भी चला रहे होते हैं, तो उसके अंदर बहुत सारे लोग जो मुझे मिलते हैं वो कहते हैं कि अब मैं अगर यूएस की बात करूं, यूएस के स्टॉक्स की बात करूं, तो मैं कहता हूं भाई 8 to 10% आप अगर आप अचीव कर रहे हैं ना यूएसडी टर्म के अंदर, तो आप यू आर ओके। अगर लॉन्ग टर्म के ऊपर इसको कंपाउंड करेंगे तो इट विल ग्रो ऑन अ वेरी गुड स्केल। पाकिस्तान की बात करें तो अगर आप लेट्स से 18-19% के ऊपर ग्रो कर रहे हैं तो दैट इज़ ऑल्सो फाइन, क्योंकि आप इन्फ्लेशन को आराम से बीट कर देंगे उसके अंदर ऑन अ लॉन्ग होराइजन। बट प्रॉब्लम ये आती है कि लोग कहते हैं कि फिर हम इसके अंदर तो भाई एक लिमिटेड ही है ना, अगर 10 लाख रुपए हैं तो 10 लाख रुपए से आप 18% कर भी लेंगे तो कितना हो जाएगा उससे। तो यहाँ पर बात आती है एक्टिव वर्सेस पैसिव इनकम की, तो उसके ऊपर कुछ ज़रा बताएं। अच्छा, एक्टिव इनकम अगर इसको पहले डिवाइड करें तो आई थिंक मेरे हिसाब से आप आई थिंक इस पर बेहतर भी बता सकते हैं। एक्टिव इनकम है जिसके लिए ना आपको टाइम देना पड़े। अब वो आपका बिजनेस भी हो सकता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अगर मेरा अपना बिजनेस है ना वो पैसिव में आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब भी अगर आपको इफ़ टू अर्न मनी यू हैव टू गेट आउट ऑफ बेड, तो वो एक्टिव इनकम है। ठीक है, जॉब में वो इतनी स्केलेबिलिटी नहीं होती क्योंकि आपकी कितनी प्रमोशन हो जाएगी, और टाइम के साथ साथ आप जो नंबर ऑफ आवर्स वर्क कर सकते हैं वो भी नीचे जा रहा होता है बिकॉज ऑफ हेल्थ रीजंस। फिर आपने फैमिली को भी टाइम देना है और एक टाइम पे आपने रिटायर भी होना है। तो एक्टिव इनकम तो टाइम के साथ साथ ना आपकी डिक्लाइन ही होगी, ठीक है, पर आवर एटलीस्ट। सही, ठीक है, जो पैसिव इनकम है उसका कोई लिंक ही नहीं है टाइम से। वो जो है स्केल होती रहेगी, कंपाउंड होती रहेगी। अब 2-3 तरीके हैं लोगों के ना पैसिव इनकम जनरेट करने। एक वो चीज़ कोई क्रिएट कर सकते हैं, लेट से कोई आर्टिस्ट है, उसने कोई ऐसी क्रिएशन कर ली जिसकी उसको रॉयल्टी मिलती रहेगी हमेशा, सही। या इस तरह से हो सकता है आपने कोई बिज़नेस क्रिएट कर लिया, लेट से अमेज़ॉन का बिज़नेस लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, उससे उनकी आपकी पैसिव इनकम जनरेट हो सकती है। एक टाइम बाद आपको उसमें कम टाइम इन्वेस्ट करना होता है। लेकिन अगेन जैसे होता है कि जब नए स्टार्टअप्स होते हैं उसमें से मुश्किल से 10% बिजनेस ही सर्वाइव करते हैं। तो जब आप इस तरह की पैसिव इनकम पे जाते हैं तो उसमें भी अगेन सेम परसेंटेज होती है। 10 से 20% लोग ही होते हैं जो कि इसको एक अच्छा पैसिव इनकम का सोर्स बना सकते हैं। जो 80 से 90% लोग होते हैं ना, उनके लिए पैसिव इनकम होती ही इन्वेस्टमेंट, यानी कि उन्होंने सेविंग करनी है, उससे कोई फाइनेंशियल एसेट खरीदना है, और फिर जो पूरा फाइनेंशियल सिस्टम है उसमें है कि जिसके पास पैसे होते हैं वो उन पैसों को लगा के पैसे बना लेता है, उससे उन्होंने जनरेट करना है। तो 90% लोगों की पैसिव इनकम का रूट जो है वो सेविंग्स और उसको इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करना ही है। सही। और इसमें स्टॉक्स हमेशा नंबर 1 है। क्रेडिट स्विस ने ना एक 100 साल की रिसर्च की, उसमें उन्होंने सारे एसेट क्लासेस के ना रियल रिटर्न्स देखे। क्योंकि अब आप ज़ाहिर है जिनका इतना फाइनेंशियल लिटरेसी ज़्यादा नहीं होती, अपने काम में बिजी होते हैं, कभी आप देखते हैं पिछले 2 साल में इसमें ज़्यादा रिटर्न आ गया, मेरा एक दोस्त था उसने 2 साल में इसमें इतने पैसे बना लिए, मैं भी उसमें लगा देता हूँ। लेकिन जब भी आपने एसेट अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम प्लान करना है ना, यानी कि रिटायरमेंट प्लान करनी है, तो आपने 2-2 साल के रिटर्न नहीं देखने। 2 साल में तो टमाटर भी महंगा हो जाता है, कोई भी चीज़ ऊपर चली जाती है। हमेशा आपने ना लॉन्ग टर्म रिटर्न देखने हैं 20 से 25 साल की। 20 से 25 साल में ना स्पेकुलेशन सारी ख़त्म हो जाती है, जो असल अर्निंग पावर होती है ना वो नज़र आती है। तो इसमें मैं खुद बहुत सरप्राइज़ हुआ कि पाकिस्तान के जो स्टॉक्स थे ना वो दुनिया से भी ज़्यादा रिटर्न है उनका। मतलब हम लोगों ने अपनी पूरी रिसर्च की कि 1 जनवरी 1999 से अगर आप शुरू करें, पाकिस्तान में भी डिफरेंट एसेट क्लासेस हैं, लेकिन पहले बाहर के स्टॉक से इसको कंपेयर कर लेते हैं। तो हमारा इंडेक्स जो था ना वो तकरीबन 1000 पे होता था, 950 पे होता था एग्जैक्ट, KSE 100। आज ये तकरीबन 140,000 पे, यानी कि इसने 140x। हाँ 140 से 145x कर लिया। सही। अब इसी टाइम में जो डॉलर बढ़ा है ना वो बढ़ा है तकरीबन 5.5 टाइम्स। ओके, 50 रुपीज़ का होता था, अब 285 का। ठीक है। सो तकरीबन आपने जो है 27-28x डॉलर टर्म्स में कमाए, सही, फ्रॉम 1 जनवरी 1999। अब दूसरा ऑप्शन जो ज़्यादातर लोग ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी होते हैं, पाकिस्तान में जो लोग हैं उनके पास ऑप्शन नहीं है, वो अमेरिका के स्टॉक्स ले सकते हैं, लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तानी ले सकते हैं, दुबई में भी ले सकते हैं, बाहर भी अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो उनका भी जो इंडेक्स है ना S&P 500 वो तकरीबन 1200 का होता था, लेकिन थोड़ी सी ना ये .com बबल की बुल रैली चल रही थी, तो इसको भी आप 1000 कर सकते हैं। आज ये सिर्फ 6500 पे 6 टाइम्स। हाँ डॉलर टर्म्स डॉलर हो सकता है। इसमें शायद डिविडेंड्स इंक्लूडेड नहीं है, नहीं, इसमें डिविडेंड्स इंक्लूडेड है। हाँ, S&P के अंदर भी डिविडेंड जैसे PSX में होता है ना उस तरह इसमें भी होता तो है। देखें इसकी अर्निंग पावर में कितना ज़्यादा कम है। हाँ। फिर ये भी बट उसमें PSX को हम जब कैलकुलेट कर रहे हैं तो अगर उसको डॉलर टर्म्स में डिवाइड आई मीन उस वक्त के 650 के हिसाब से करेंगे तो उसमें आपने वर्किंग की है उसको, क्योंकि मैंने की थी 14 ईयर्स वाली। तो जब 14 ईयर्स में यूएस की मार्केट तो बिल्कुल डाउन थी ना, वो तो 2000 से लेकर 2014 तक ऑलमोस्ट डेड था, लॉस्ट डेकेड हाँ लॉस्ट डेकेड था। उस टाइम पे तो पाकिस्तान के स्टॉक्स डेफिनेटली ऊपर थे, इवन इंडिया से भी ऊपर थे। बट अब आज तक की स्टडी मैंने नहीं की वो। नहीं 140x रुपीज़ में इसको 5.5 से अगर डिवाइड करते हैं जितनी डेप्रिसिएशन हुई है, तो तकरीबन ये 25 से 27 डॉलर टर्म्स बन जाते हैं।
और अमेरिका जो है सिर्फ आपको 6 टाइम्स दे रहा है। अच्छा, इसमें अमेरिका का एक और इंडेक्स भी है, नैस्डैक, क्योंकि उसके अंदर आईटी की कंपनीज थोड़ी सी ज़्यादा हैं और उसमें ग्रोथ ज़्यादा हुई है। सही। वो स्टार्ट हुआ था जून 1999 में। सही। और मेरे ख्याल से वो 200 या 2000 पे इंडेक्स होता है। इसने 10x किया है, इस वाले इंडेक्स ने 10x किया है तकरीबन उसी टाइम में। इसकी थोड़ी सी रिटर्न्स आते हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी जो है वो 25x पे खड़ा है। फिर अभी मैंने थोड़े दिन पहले इंडिया का भी देखा, क्योंकि इंडिया में भी पिछले, और बल्कि वो तो जो बताते हैं उनको गोल्ड गिरवी रखना पड़ा। ये तो ऑलमोस्ट वही टाइम है जिस टाइम पे उन्होंने गोल्ड गिरवी रखा, सारी अपनी इकोनॉमी टर्न अराउंड की और 1999 से एक अच्छी ट्रेजेक्टरी पे स्टार्ट हो गए। तो इनका जो निफ्टी 50 है, आई थिंक ये था उस टाइम पे, इसने टोटल अच्छा ये 800 पे होता था। हाँ, ये भी मतलब ये तीनों इंडेक्सेस जो है ना करीब करीब ही थे। पाकिस्तान का 950 पे था, निफ्टी 50 800 पे था, और अमेरिका का जो था वो 1200 पे था। तो जो 800 वाला है वो आज 75 का है। नहीं, अभी इसमें टोटल जो रिटर्न आया था ना वो था तकरीबन 20x। ठीक है, ओके। हाँ, और फिर इनकी जो डिवैल्यूशन हुई है वो 2 टाइम्स हुई है, जब 42 का होता था और अब जो है 84 का है। तो इन्होंने कोई 10 से 13x किया है। पाकिस्तान ने 25x कर दिया डॉलर्स में। इंडिया के निफ्टी 50 ने जो है तकरीबन 10 to 15x किया है, और अमेरिका में नैस्डैक ने 10x किया है, और जो S&P 500 है उसने 6x किया है। सो अब इतना लंबा जवाब, और इवन गोल्ड ने भी जो ना कोई खास रिटर्न नहीं दिया। गोल्ड ने तकरीबन 8 to 9x डॉलर्स में किया है, और फिर उसमें डिवैल्यूशन डाल दें तो रुपीज़ में तकरीबन ये 50x बन जाता है। सो गोल्ड ने भी इस मैसिव रैली के बाद जो 3x हुआ है पिछले 2-3 सालों में, उसके बाद भी उसने 10x तक नहीं किया। अच्छा, उसमें लोग बेस्ट कॉन्सेप्ट आता है गोल्ड का, अगर इस टाइम ड्यूरेशन से लेंगे, बट हमें लंबा टाइम ड्यूरेशन लेना चाहिए, तो फिर अगेन वो स्टॉक्स ही ऊपर आते हैं। लेकिन लंबा टाइम ड्यूरेशन देंगे ना तो आपका रिजल्ट चेंज नहीं होगा। अब ये जो 140 का इंडेक्स है पाकिस्तान का, मैं लेट से इससे एग्री नहीं करता, मैं कहता हूँ ओवर वैल्यूड है। मैं इसको कहता हूँ नहीं, इसकी असल वैल्यू 70 है। ठीक है। अगर मैं 70 भी कर दूँ फिर भी नंबर 1 जो है वो पाकिस्तान वाले रिटर्न्स ही रहते हैं। तो आप जितना ड्यूरेशन लंबी कर देंगे ना, अगर उस टाइम पे थोड़ी सी प्राइस ऊपर भी गई हुई है उसको आप कम भी कर देंगे तो इम्पैक्ट बहुत कम नहीं, यू राइट। मैं तो उसको कह रहा था कि 1980 से अगर आप गोल्ड लेते हैं तो गोल्ड की प्राइस जो आपको मिली है मल्टीपल्स में यहाँ पर के स्टॉक से ऊपर नज़र आ रही है, वो इतनी ऊपर नज़र नहीं आएगी, क्योंकि गोल्ड जो है वो उस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा ऊपर चला गया था, फिर नीचे आया था। मतलब ये सोचे ना, 25 साल तक गोल्ड ने 0 रिटर्न दिया था 1980 से लेकर फॉर 25 ईयर्स। सो गोल्ड जो है वो अभी भी हमने कितना देखा, अभी कोविड देखा, हमने रशियन वॉर देखी, हमने इतनी सारी वॉर्स देखी हैं, बट गोल्ड ने मूवमेंट उस टाइम पे नहीं की जिस टाइम पे लोग एंटिसिपेट कर रहे थे। गोल्ड की मूवमेंट अलग चल रही होती है। सो यू आर राइट। एसेट क्लास में तो ऑफकोर्स मैंने भी देख लिया था, जब मैं कह रहा हूँ ना कि आपको 2008 18 13 इनमें जब मैंने देखा तो मुझे समझ में आ गया था कि स्टॉक्स से ज़्यादा बेहतर एसेट क्लास नहीं है। बट प्रॉब्लम आती है लोगों को जब इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं और कभी डाउन टर्न आ जाए और उसमें पैसे कम हो जाए, उसके लिए क्या आप स्ट्रैटेजी बताते हैं लोगों को? देखिए, इसमें पाकिस्तान के केस में ना बूम बस्ट साइकिल्स थोड़े से होते हैं, तो इसमें भी वैल्यू है। यानी कि जब अगर आप वॉरेन बफेट की सारी एजीएम देखें ना, और उन्होंने क्योंकि इंडेक्स ज़्यादा रिटर्न लेकर आए ना, एवरेज यूएस तकरीबन 10% के आसपास है, उनका 20% का रिकॉर्ड है। तो वो अगर आप उनकी एजीएम सुनेंगे ना तो आपको बताएंगे कि लॉन्ग टर्म में अगर आप बेहतर बिजनेसेस पिक कर लेंगे ना जो कि ज़्यादा कंपाउंड होते हैं तो आप इंडेक्स को बीट कर देंगे। जैसे कि उन्होंने कोका कोला ले लिया, जिस टाइम पे लिया उससे ज़्यादा वो डिविडेंड देते हैं हर साल, क्योंकि उसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा बढ़ती गई, बिजनेस कंपाउंड होता गया। लेकिन पाकिस्तान के केस में जब मैंने सेम चीज़ अप्लाई की ना, तो एक इस चीज़ में भी है वैल्यू कि लेट से 100 बिजनेसेस हैं KSE 100 में, आपने उसमें से अगर अच्छे 20-25 ले लिया, आपकी कंपाउंडिंग ज़्यादा होगी, इंडेक्स ज़्यादा रिटर्न आएगा। लेकिन दूसरी वैल्यू इसमें भी है कि आप बूम बस्ट साइकिल्स को थोड़ा सा समझ लें। अगर आप बूम बस्ट साइकिल्स को समझ लेंगे ना, तो जो पाकिस्तान में 4-5 साल अच्छे होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा रिटर्न आता है, फिर 2-3 साल थोड़ी डिवैल्यूशन होती है, रिटर्न्स भी कम आते हैं, इकॉनमी थोड़ी स्ट्रगल करती है, तो आप इसको टाइम करके भी जो है थोड़ा सा जो है रिटर्न ज़्यादा कमा सकते हैं। और ये हर महीने की चीज़ नहीं है, इसमें 4-5 चीज़ें हैं मेन, जो अगर आपके एक मेंटल मॉडल बना हो ना तो आप ऐसे एक साइकिल के बेसिस पे भी इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। जब हमने 2024 में कंपनी स्टार्ट की ना, पहले मैं सब ये चीज़ें अनकॉन्शियसली सोचता होता था कि इंटरेस्ट रेट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट इंपॉर्टेंट हो सकता है, पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। लेकिन जब हमने स्टार्ट किया, हमने पूरा एक लिस्ट बनाई 30 इंडिकेटर्स की। उसमें फॉरेन इन्फ्लोज भी था कि वो जैसे लोग कहते हैं ना गोरा बाय कर रहे हैं, मतलब हर चीज़ जो भी माइंड में आ रही थी ना सब लिख ली। सबको हमने चेक किया फ्रॉम 2002। 2002 से ना स्टेट बैंक का सारा डेटा अवेलेबल है। राइट। तो हमने देखा कौन से इंडिकेटर्स हैं जो ये डेटा कितना आसानी से मिल जाता है? नहीं, अब तो आसानी से मिल जाता है। आज 2-3 साल पहले स्टेट बैंक ने एक नया पोर्टल बनाया था जिस पे सारे डेटा जो है अवेलेबल है, मतलब आपके रिजर्व्स कितने हैं, ये सारी चीज़ें। तो हमने सारी चीज़ों को देखा कि किसकी कोरिलेशन ज़्यादा है।
तो सिर्फ 3 से 4 इंडिकेटर्स आए जो कि एक्चुअल में थे, ठीक है, जिसमें ये जो फॉरेन बाइंग है ना उसकी भी कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है। ओके, मतलब ये भी बस लोग सोचते हैं, इसकी एक्चुअल कोई इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। सही, सबसे पहला इंडिकेटर, और ये वॉरेन बफे भी बताते हैं, मतलब उनके जो प्रिंसिपल्स थे ना यहाँ भी अप्लाई हो रहे थे, वो है इंटरेस्ट रेट। ओके, इंटरेस्ट रेट हमेशा से जो है ना स्टॉक्स का कंपेटिटर रहेगा। सही, लोग हमेशा देखेंगे या तो हम स्टॉक्स में लगाएं या हम बैंक में पैसे रख दें। ठीक है, जब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होंगे स्टॉक्स की प्राइसेस नीचे आएंगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। तो अगर आप पाकिस्तान का इंटरेस्ट रेट साइकिल समझ जाएं थोड़ा सा, तो आप बूम बस्ट साइकिल टाइम कर सकते हैं। ठीक है, फिर 2 चीज़ें जिसमें गवर्नमेंट की पॉलिसीज आ जाती हैं, एक करंट अकाउंट डेफिसिट और एक फिजिकल डिसिप्लिन आपका कितना चल रहा है, यानी आप सब्सिडीज़ कितनी दे रहे हैं, आपका ओवरऑल बजट बैलेंस है कि नहीं। प्राइमरी बैलेंस इसको कहते हैं। अगर आप प्राइमरी बैलेंस अचीव कर रहे हैं और आपके डॉलर से रिलेटेड इन्फ्लोज ठीक हैं, तो वो भी एक पॉजिटिव चीज़ है। सही। इसमें फिर कमोडिटी प्राइसेस भी आ जाती हैं। अगर कमोडिटी प्राइसेस नीचे होंगी तो आसान हो जाता है तो आपके आप लिए। तो जितनी बातें कर रहे हैं इस वक्त सारी पॉजिटिव चल रही हैं अभी बिल्कुल। तक। हाँ, तो ये ठीक है, दूसरी और तीसरी चीज़ ये हो जाती सही है। है। फोर्थ चीज़, एक चीज़ ये भी होती है जो इन सब चीज़ों को ना कंट्रोल करती है, वो होता है IMF। ओके, जब IMF के साथ आपका एग्रीमेंट चल रहा होता है सही तरीके से, तो आपने करंट अकाउंट डेफिसिट मेंटेन करना ही करना है, वरना तो वो आपको जो है फाइनेंसिंग देंगे ही नहीं। फाइनेंसिंग देने की कंडीशन ही ये होती है कि बाकी जो इनफ्लोज आउटफ्लोज हैं वो कैसे जा रहे हैं। प्राइमरी बैलेंस भी आपने जो है कंट्रोल करना होता है। और उसके साथ साथ जब ये चीज़ें ठीक होती हैं, इंटरेस्ट रेट खुद ही नीचे आते हैं। तो IMF जो है वो भी आपको समझ आ गया कि इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। ऐसे कभी कभी लोग सोचते हैं IMF एग्रीमेंट हो गया, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, इससे तो कर्जे बढ़ेंगे, लेकिन स्टॉक मार्केट ऊपर चली जाती है क्योंकि वो देख रही होती है इकॉनमी स्टेबल रहेगी, कोई उल्टी सीधी चीज़ नहीं होगी। और फिर उसके बाद होता है पॉलिटिक्स। उसमें भी आपने थोड़ा सा समझना होता है कि कोई जो है इस तरह की इलेक्शन आने वाले हैं या कोई गवर्नमेंट जो है वो चेंज होने वाली है, तो उसमें फिर सब्सिडी स्टार्ट हो जाती हैं। वो भी कोशिश करते हैं अगला इलेक्शन जीतने की, उससे फिजिकल डिसिप्लिन सारा ख़राब हो जाता है। तो बस ये 5 चीज़ें, सही। इन 5 चीज़ों के बेसिस पे बहुत अच्छे तरीके से बूम बस्ट साइकिल जो है ना वो टाइम हो सकता है। थोड़ा सा आपको वैल्यूएशन को भी देखना होता है। लेट से 1-2 चीज़ें आपको थोड़ी सी ट्रिकी लग रही हैं, लेकिन चीज़ें बहुत सस्ती हैं। जो 3P रेशो पे जो है स्टॉक्स चल रहे हैं, तो आप फिर कहते हैं नहीं। थोड़ा पी रेशियो को एक्सप्लेन कर दें ताकि लोगों को आइडिया हो जाए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आगे भी डिस्कस होगी। हाँ, पी रेशो ऐसे होता है जैसे आप समझें, ये प्रॉपर्टी में भी अप्लाई होता है, दुकान लेने जा रहे हैं आप उसमें भी अप्लाई होता है। आप हमेशा कोई भी चीज़ खरीदते हैं ना, तो किसी भी चीज़ की प्राइस महंगी और सस्ती इसी चीज़ से डिटर्मिन होती है कि वो अर्न क्या करते हैं। अब आप कहेंगे 10 मिलियन की प्रॉपर्टी बहुत महंगी है, लेकिन नहीं, अगर वो आपको 1 मिलियन का रेंट दे रही है तो फिर 10 मिलियन बहुत अच्छी प्राइस है। इसी तरीके से अगर कोई शॉप है वो आपको 1 लाख दिरहम का रेंट देती है 1 साल में, तो उसकी 1 मिलियन की प्राइस बहुत अच्छी है। तो कभी भी ये चीज़ नहीं सोचनी कि ये चीज़ बहुत महंगी है, ये चीज़ बहुत सस्ती है। हमेशा उसको कंपेयर करना है उसकी अर्निंग पावर से। सही। तो पी रेशो वो करता है स्टॉक्स के लिए, प्राइस टू अर्निंग, यानी कि एक कंपनी अगर अर्न 1 रुपये करती है तो उसकी प्राइस क्या है। और पाकिस्तान के केस में अगेन हमने जो पूरी 23 ईयर्स की रिसर्च की, वो शो करता है कि पाकिस्तान में पी रेशो जो है ना वो 4 और 12 के बीच में घूमता रहता है। अच्छा, ओके, जब बहुत हालात ख़राब होते हैं ना तो ये 4 पे आ जाता है। सही। और जब इंटरेस्ट रेट, और इसका हमने एक फार्मूला भी निकाला जो कि पूरा बैक टेस्ट हो रहा है, और दैट फार्मूला इज़ 20 माइनस इंटरेस्ट रेट। ओके, यानी कि 20 माइनस इंटरेस्ट रेट जो भी नंबर आएगा ना वो पाकिस्तान का उस टाइम का 1-2 साल का पी रेशो होना चाहिए। ओके। हाँ, सो ज़्यादातर पाकिस्तान में जब इंटरेस्ट रेट थोड़े हाई होते थे 13-14% पे, तो 5 पी रेशो चल रहा होता था। लोग कहते बहुत कम है, लेकिन उस वक्त के हालात के हिसाब से वो ठीक था। इसी तरीके से आज 11% इंटरेस्ट रेट है, अगले 1 साल में मोस्ट प्रॉब्ली इसने 1-2% और नीचे आ जाना है। ठीक है। तो उससे भी आप अगर सेम फार्मूला यूज़ करें तो आपने 8-9-10 पी रेशो तक जाना ही है 1 से 2 सालों में। सही। आज आप जो है 6.5 से 7 की रेंज में खड़े हैं, तो ये भी इंडिकेटर जो है आपको बहुत ज़्यादा जो है वो बता रहा है कि बूम साइकिल जो है वो ठीक जा रहा है। फिर आप इसको इस तरह भी देखें, जैसे पाकिस्तान स्टॉक मार्केट जो है ना उसका लॉन्ग टर्म रिटर्न है 19 to 20%। ये जो पूरा 1 जनवरी से 19 हर साल तकरीबन 19 to 20%। तो लोग इन्वेस्ट करने आते हैं बस ये सोच के कि अब हमें भी हर साल 19-20 मिलेगा, लेकिन इसमें अप्स एंड डाउन्स भी होते हैं। जो बूम साइकिल्स है ना उसके एवरेज रिटर्न है 35%, और जो बेयर साइकिल होता है उसमें तकरीबन 0% की एवरेज होती है। तो दोनों को मिला के एवरेज बनती है 20% की। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर आपने अपना बुल मार्केट फ्रेमवर्क बनाया हुआ है और उसमें सारी चीज़ें ठीक हैं, आप उसको सही तरीके से फॉलो कर रहे हैं, तो 35% तो एवरेज साल में रिटर्न आता है रुपीज़ में। और उन सालों में फिर डिवैल्यूएशन भी नहीं होती क्योंकि सारी चीज़ें ठीक होती हैं। मुश्किल से 5% हो जाती है, इससे ज़्यादा नहीं होती। तो मतलब आपको 30% डॉलर टर्म्स में आ रहा होता है। अभी मेरा अपना पोर्टफोलियो जो है वो मैं ऐसे ही मैं कोई बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं करता, बट इंटरेस्टिंगली जो मेरा RDA का पोर्टफोलियो है उसके अंदर डिविडेंड क्योंकि आते हैं तो वो डायरेक्ट मैं डाल देता हूँ उनको वापस, तो इट डबल्ड इन 14 मंथ्स। तो वो तो देखें 100% से के करीब का रिटर्न मिला उसके अंदर। तो ये हर दफ़ा तो नहीं होगा, लेकिन और सबसे अच्छी बात जो मतलब मुझे अभी तक इतना शौक होता है और मेरे लिए एक न्यू लर्निंग भी थी, ये सब कुछ जो हुआ है ना पिछले 25-26 सालों में,
एक आपकी इकोनॉमी अच्छी नहीं थी, 4% की एवरेज ग्रोथ होगी। सही। पॉलिटिक्स में आपने मतलब कि क्या कुछ क्या नहीं देखा? क्या कुछ नहीं देखा। टेररिज्म। हाँ, सब मिलिट्री रूल, हर पार्टी मतलब हर चीज़ देख लिया आपने, इलेक्शंस डिले हो गए, सब कुछ हो गया, इंडिया के साथ 2-3 जंगें भी हो गई। और इस पूरे टाइम में अमेरिका में, इंडिया में जो है पूरा फाइनेंशियल इंक्लूजन का जो था वो स्टार्ट हो गया। यानी कि वहाँ पे जो इन्वेस्टर्स थे उनकी ग्रोथ कितनी ज़्यादा हो गई इंडिया में। अमेरिका में तो पहले से थी, लेकिन पाकिस्तान में आज भी टोटल तकरीबन 5 लाख इन्वेस्टर्स हैं। अच्छा, 5 लाख हो गए? मैं 4 लाख सुने थे लास्ट टाइम। जो अकाउंट्स हैं ना वो तकरीबन 3.5-4 लाख हैं। ठीक है। लेकिन कुछ लोग अकाउंट नहीं है उनका, लेकिन म्यूचुअल फंड में करते हैं, ओके, तो राइट। वो भी एक तरह से इनडायरेक्टली है। ठीक है, इक्विटीज़ में हाँ, करते हैं दोनों को तो मिला लेना तो तकरीबन 5 लाख एक रफ एस्टिमेट है। कुछ भी नहीं है। तो एक इससे ये चीज़ भी समझ आई कि नए लोगों के आने से ट्रस्ट और वैल्यूएशन इंप्रूव होती है। लेकिन एक इकॉनमी अगर उसमें हालात इतने अच्छे नहीं हैं, मॉडरेट लेवल के हैं, बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, अकाउंट्स भी नहीं खुल रहे, लोगों का भी ट्रस्ट नहीं है उस स्टॉक मार्केट में, लेकिन अगर बिजनेस अर्न कर रहा होगा ज़्यादा तो इंडेक्स ऊपर जाएगा। जितने लोग हैं दे आर इनफ फॉर प्राइस डिस्कवरी। ऐसा नहीं है कि जब तक ये नंबर नहीं बढ़ेगा, और बड़े अच्छा आउटलुक है। अब पाकिस्तान में जिस तरह से अकाउंट्स खुल रहे हैं ना, जैसे इंडिया में अब हो गए हैं तकरीबन 15 करोड़ से 20 करोड़ अकाउंट्स हो गए हैं, तो तकरीबन 12-13% ऑफ पॉपुलेशन है। अमेरिका में 60-70% है। 5 सालों में अगले जैसे ये पूरा ये वाला बुल साइकिल कंप्लीट होता है, आई थिंक पाकिस्तान भी 1% पे पहुंच जाएगा। मतलब हमारे भी 2 मिलियन अकाउंट्स हो जाएंगे। और इसको थोड़ा सा अगर और डिटेल में देखें ना, क्योंकि अर्निंग पावर से भी आपको लिंक करना होता है, आई थिंक 2 लाख में से 3 से 4 लाख फॉरेन इन्वेस्टर्स होंगे जो कि पाकिस्तानी ओवरसीज़ होते हैं। जो 1 करोड़ तकरीबन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, उसमें 5% रेशो अचीव हो जाएगा। क्योंकि जो इसकी 3-4 कंडीशंस है ना, जब ये पूरा एक एस कर्व की ग्रोथ आती है कि नए लोग जो है स्टॉक मार्केट में आते हैं, एक होता है इंफ्रास्ट्रक्चर ना बड़ा ठीक होना चाहिए, अकाउंट ओपनिंग ईजी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि लोग करना चाहें और फिर थक के जो है चले जाएं। वो पिछले 2-3 सालों में सॉल्व हो गया। आई थिंक 10,000 से ज़्यादा अकाउंट जो है RDA के भी खुले हैं स्टॉक मार्केट के पिछले 2-3 सालों में, सब ऑनलाइन। बैंक अकाउंट भी जो है उधर ही बैठे बैठे, स्टॉक मार्केट का अकाउंट भी उधर ही बैठे बैठे। 3 साल पहले पाकिस्तान में आसान अकाउंट आया था, 10 लाख से कम इन्वेस्ट करना हो, सिर्फ शनाख्ती कार्ड पे अकाउंट खुल जाएगा। सही। उधर से भी बहुत ग्रोथ आ रही है। जो चीज़ इंडिया में शायद 10-15 साल पहले हुई थी, ये जो सारे फिनफ्लुएंसर जैसे कहते हैं, उनकी ग्रोथ भी 10-15 साल शुरू हुई थी, पाकिस्तान में भी पिछले 1-2 सालों में शुरू हो गई। 4-5 लोग जो है अच्छा उनका एक प्रेजेंस हो गया है। अभी मैं आपको बल्कि बताता हूँ कि जो लोग थोड़े से सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव हैं और वो इस बिज़नेस में भी आए हैं ब्रोकरेज हाउस में, उनके हर मंथ तकरीबन 500 अकाउंट्स खुल रहे हैं। तो आप सोचें अगर अगले 2-3 सालों में ऐसे 10 लोग आ गए तो 5,000 अकाउंट तो सिर्फ इनकी वजह से खुल रहे होंगे। बिल्कुल। और फिर 1 लाख अकाउंट या 50,000 अकाउंट तो हर साल सिर्फ ये जो यूट्यूब पे अपनी नॉलेज से लोगों को बता रहे हैं उनके थ्रू खुल रहे होंगे। और जितने लोग आएंगे ऑफ कोर्स इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आएंगी और उसके साथ वैल्यूएशन बेहतर होगी। जब आपकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आएंगी तो वो पी रेशियो भी उस पर इम्पैक्ट कर सकता है। बिल्कुल। पाकिस्तान की इकोनॉमी अगर इम्प्रूव हो और अगर लोग ज़्यादा आ जाएं, उन दोनों से जो है ना, अगर लेट से वैसे हम 10 पी रेशियो तक जाते थे तो इस बार हम लोग 13-14 पे भी जा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ये भी ज़रूरी है कि अगर लॉन्ग टर्म में वैल्यू क्रिएशन हो रही है ना, तो ज़रूरी भी नहीं है कि दूसरे लोग आएँ फिर ही आपको फ़ायदा हो। अभी पिछले 25 सालों में भी नहीं आए लोग, लेकिन लोगों को फ़ायदा हुआ जिन्होंने इन्वेस्ट किया। तो ये एक एडिड बेनिफिट है कि नए लोग आ जाएं, अकाउंट्स खुल जाएं, पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो सही स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हो जाएं। लेकिन अगर ये चीज़ें नहीं भी होंगी, फिर भी अगर बिज़नेस का प्रॉफिट ग्रो होगा तो शेयर ने ऊपर जाना ही। पॉपुलेशन तो ग्रो हो ही रही है। पॉपुलेशन तो ग्रो हो रही है। हाँ। अच्छा, इसमें एक चीज़ है कि मुझे एकदम से ख्याल आया, मैंने कहा वो भी ऐड कर दूँ इसके अंदर। आपकी जो अपनी अगर कोई बंदा खुद इन्वेस्ट कर रहा है तो उसकी मेरे ख्याल से पॉलिटिकल एफिलिएशन उसकी इन्वेस्टमेंट्स पे इम्पैक्ट नहीं करना चाहिए, जो कि हमने देखा है लास्ट 5 ईयर्स के अंदर जो भी पाकिस्तान के अंदर हुआ है। उसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने, मैं RDA की बात करूँ तो लोगों ने नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट से पैसे निकाल लिए या स्टॉक मार्केट से पैसे। तो खैर जब जो बंदा स्टॉक मार्केट में पैसे डालता है ना, वो क्लियर होता है थोड़ा सा, वो थोड़ा सा मैच्योर होता है। बट जो नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में पैसे डाले हुए थे वो निकाल लिए, रिपैट्रिएट कर लिए पैसे, जस्ट बिकॉज उन्होंने कहा नहीं है तो अब लेट्स से पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। इस पर भी बात करते हैं। तो मेरे ख्याल से अपनी, जैसे ट्रंप और बाइडन के केस के अंदर भी, US के अंदर भी बहुत सारे लोगों ने पैसे निकाल लिए थे स्टॉक मार्केट से जब वो ट्रंप आया था कि नहीं हमें नहीं इन्वेस्ट करना, हमें नहीं पसंद है। तो ये माइंडसेट आपके ख्याल में कैसा है इन्वेस्टर के लिए कि वो जो भी पॉलिटिकल, ठीक है आपको पता होना चाहिए कि आपने जो पॉलिटिकल पार्टी आ रही है उसका क्या माइंडसेट है, बट उसकी वजह से आप अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर इम्पैक्ट करें, वो कैसा रहता है? देखिए, एक पॉलिटिकल अफिलिएशन या लाइक डिसलाइक ये भी एक ह्यूमन नेचर है। ठीक है। तो बिल्कुल भी आप इसको नहीं कह सकते कि जो है बिल्कुल नहीं होगा। जो लोग लेट से
स्टॉक मार्केट एज अ प्रोफेशन भी करते हैं, अपने उनके बिजनेसेस भी हैं, उनकी भी थोड़ी बहुत होती है। किसी किसी को आप लाइक डिसलाइक तो करते हो ना, बाकी वो फिर नेक्स्ट स्टेप्स होते हैं, आप उनके साथ इन्वॉल्व हैं कि नहीं। आप जितना जितना डेटा देखते जाएंगे ना, उतना उतना जो है ना आपके पास इन्फॉर्मेशन आती रहेगी। यानी कि आप उठा के देखेंगे सारी चीज़ें। हमने जैसे बूमबर्स साइकिल का एक फ्रेमवर्क देखा, तो अगर आपको नज़र आ रहा है कि बुल साइकिल में हम लोग हैं, हमारी वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा कम है, इंटरेस्ट रेट भी नीचे की तरफ आ रहे हैं, प्राइमरी सरप्लस, गवर्नमेंट भी जो है सही तरीके से बिहेव कर रही है, तो फिर अगर आपकी लाइकिंग डिसलाइकिंग होगी भी किसी के लिए, फिर भी आप जब अपने बारे में सोचेंगे, फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में सोचेंगे, तो आप कहेंगे जो मेरे रूल्स हैं उसके हिसाब से दिस थिंग इज सेइंग कि अभी मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए। जो मेरी पॉलिटिकल अफिलिएशन है, या मैं ये सोचता हूँ कि पाकिस्तान में चीज़ें ठीक हो रही हैं नहीं हो रही, इसको चेंज होना चाहिए, वो एक सेपरेट टॉपिक है। आपके इन्वेस्ट करने से या ना आपके ना इन्वेस्ट करने से वो उस पर कोई इतना ज़्यादा इम्पैक्ट आता नहीं है। हाँ, सही। तो जितना जितना आप चीज़ों के बारे में पढ़ते जाएंगे, तो उतना उतना जो है ना आप लोग ऑब्जेक्टिव होते रहेंगे। यानी कि अभी सब्जेक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, पर्सनल लाइक डिसलाइक्स, लेकिन जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाए, तो फिर देखिए इंसान का दिमाग इस तरह होता है, जब तक उसके पास इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो वो बस एक हंच पे डिसीजंस लेगा, लेकिन जितनी ज़्यादा उसको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी फिर वो डेटा पे डिसीजन लेगा। राइट, आई थिंक ये एक जर्नी है 100, लेकिन वो उसमें टाइम लगता है। वो मैंने देखा है कि स्टॉक्स में ख़ास तौर पे जब तक आप खुद से इन्वेस्ट ना करें, 2-3 साल ना गुजारें, पुराना डेटा ना देखें, आप एक गलत कोई न्यूज़ आने के ऊपर अपना लिक्विडेट कर सकते हैं। इसी पे मैं आऊँगा, कुछ अभी जो रिसेंटली रैली आई है पाकिस्तान स्टॉक्स में, तो उसमें लोग कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान ने इम्प्रूव किया हुआ है, ये तो सट्टा ही लग रहा है। तो उस पर क्या रिप्लाई करते हैं हम? देखिए इसमें ना एक दफ़ा आपको याद होगा 2022 में मिफ्ता इस्माइल फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो एक शो पे आए और कहते हैं कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ना 5,000 का नोट 500 का मिल रहा है। तो वो वो मशहूर हो गया। लोग एक हफ्ते बाद ही जो है सब कहने लग गए कि अभी ये तो स्टॉक मार्केट तो एक हफ्ते में नीचे चली गई, आप कह रहे थे कि 1/10 प्राइस पे मिल रहा है। लेकिन वो सही कह रहे थे, वो भी इसी पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे थे कि वैल्यूएशन आप देखें 4P रेशो पे आप चल रहे हैं, आपके खुद के मुल्क के हिसाब से आप नॉर्मली 8 to 10 पे होते हैं, तो एग्जैक्ट किस टाइम उसने बढ़ना होता है, अगले 6 महीने में या 1 साल बाद, वो थोड़ा सा होता है, मुश्किल होता है बताना। लेकिन स्टॉक मार्केट एक स्प्रिंग की तरह होती है। अगेन बेंजामिन ग्राम, और ये वॉरेन बफे के टीचर हैं बेंजामिन ग्राम, इन्होंने इंटेलिजेंट इन्वेस्टर भी लिखी है, तो वो बताते हैं कि स्प्रिंग जो है ना वो स्टॉक मार्केट उससे काफ़ी ज़्यादा बिहेव करती है। मिस्टर मार्केट का जो उनका कॉन्सेप्ट है ना, उसमें भी उन्होंने एक्सप्लेन किया है। वो कहते हैं आप स्प्रिंग को दबा सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, लेकिन 2 से 3 साल बाद ना हर चीज़ ने अपनी वैल्यू पे ज़रूर आना होता है। सही। तो उस वक्त पाकिस्तान की चीज़ें बहुत सस्ती हुई थी। एट इट्स लोएस्ट पी रेशो जो था वो 2.7 हो गया था। वाओ। मतलब आप सोचें एक शॉप आपको मिल रही है, 1 लाख दिरहम उसका रेंट आता है साल का, और वो सिर्फ 2,70,000 में आपको मिल रही है। नेगेटिव पब्लिसिटी भी तो हो रही थी ना, डिफॉल्ट कर जाएंगे। पब्लिसिटी भी हो रही थी, रिजर्व्स बहुत कम हुए थे, डॉलर जिस स्पीड से बढ़ा था पिछले 1 साल में, हर कोई कहता मुझे डॉलर खरीदना है, 50% रिटर्न आ गया डॉलर में, मैं आगे भी मैंने डॉलर खरीदना है। सही। एक पूरा वो सेंटिमेंट बना हुआ था। हालांकि कंपनी उस टाइम भी डिविडेंड दे रही थी, सब कुछ दे रही थी। तो फिर ये जो है रिवर्स हुआ, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें इंप्रूव हुई। अब जो है हम 6.5 से 7P रेशो पे खड़े हैं, और अब हर साल जो है बिज़नेस में प्रॉफिट भी बढ़ाना होता है। यानी कि एवरेज पाकिस्तानी बिजनेस हर साल इन्फ्लेशन प्लस जो वो ग्रोथ करते हैं थोड़ी बहुत, उसके साथ उनका प्रॉफिट जो है वो 16 से 17% बढ़ जाता है। तो पिछले 2 सालों में ये अमाउंट भी बढ़ गई, फिर आपको जो पी रेशो मिलता था वो भी बढ़ गया। इससे जो है आप अब एक डिसेंट लेवल ऑफ वैल्यूएशन पे आ गए हैं। सही। अब हमने ये जो सारे पिछले 20-25 साल का रिटर्न देखा, हम लोग जो है 10 से 11P रेशो पे आ जाते हैं। हमारा हर एवरेज साल में जो एवरेज बिजनेस का प्रॉफिट इंक्रीज होता है वो 16-17% होता है। अब स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स में इंपॉर्टेंस ये है कि अगर पिछले 20-25 सालों में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म नहीं हुए, तो और फिर भी हम लोग जो है 8 to 10P रेशियो तक पहुंच जाते हैं, तो फिर अगर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स होंगे तो फिर तो हम उससे ऊपर जाएंगे ना, फिर तो हम इंडिया वाली ट्रेजेक्ट्री में जाएंगे। अगर पाकिस्तान में लॉन्ग टर्म बेसिस पे इंटरेस्ट रेट नीचे आने लग गए, हमने अपने बूमबस्ट साइकिल जो है उनको काउंटर कर लिया, अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ा के, इनफ्लोज बढ़ा के, और पाकिस्तान में एक अच्छी ग्रोथ शुरू हो गई, फिर आप 10P रेशो पर थोड़ी रुकेंगे। फिर तो आप दुनिया में जो 15 के P रेशो, 20 के P रेशो चलते हैं, आप तो फिर वहाँ जाएंगे। तो स्ट्रक्चर इसकी एग्जांपल वैसी है ना कि प्लॉट की, अगर प्लॉट एक है आपके पास, उसके पास एयरपोर्ट अनाउंस हो गया तो फिर उसकी प्राइस बढ़ जाएगी। तो अगर पाकिस्तान के बारे में पॉजिटिव न्यूज़ आना शुरू हो गई तो पी रेशियो बढ़ना शुरू हो जाएगा कि भाई लोग कहेंगे कि हाँ नहीं अच्छा मुल्क है, इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट वही सब्जेक्टिव बात है कि इस वक्त तो एटलीस्ट हमें जो भी लोग हैं उनको कन्विक्शन करवाने के लिए वो आप किस तरह से, आप लेट्स से मैं कहूँ कि जो ना किसी को मैं भेजूँ आपके पास और बोले कि भाई मुझे इन्वेस्ट करना है, बट
मेरे पास अच्छा एक और पॉइंट कि हमें कितना इन्वेस्ट करना चाहिए स्टॉक मार्केट में. सो अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास ऐसे पैसे पड़े हुए हैं जो अगले मुझे 3 साल में 4 साल में चाहिए, तो शुड आई इन्वेस्ट दैट इन द स्टॉक मार्केट? और एक और केस जिसके अंदर मेरे पास 10 साल के लिए पैसे पड़े हुए एक्स्ट्रा, उन पैसों को मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो उनमें से कितना पोर्शन मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता हूँ? अच्छा, इसमें जैसे अभी जो रैली चल रही है ना, उसके हिसाब से अगर कोई सोचना चाह रहा है, सो उसमें देखिए अभी हम 6.5 से 7 पी रेशो पे, पाकिस्तान के जो बुल मार्केट के इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी राइट डायरेक्शन में, और जब वो सारी राइट डायरेक्शन में होती है ना, और आपकी वैल्यूएशन भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ गई हो, तो आपको 35% रिटर्न आता है. ये पिछले आप 25 सालों में से जो 10-15 साल है ना, इसमें 2000 से लेके 2007 वाले साल, फिर 2011 से लेके 2017 वाले साल, तो एवरेज 30% रिटर्न आता है. 15% जो है बिजनेस अपना प्रॉफिट बढ़ा रहा होता है, और 20% जो है आपका पी रेशो जो है 1 से 1.5 बढ़ जाता है, उधर से रिटर्न आया. ठीक है. तो अभी भी आपकी वैल्यूएशन कम है, और ये सारी चीज़ें अगर कंटिन्यू रहती हैं इसी तरीके से, भले ना हो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जो है ना, वो उनका इम्पैक्ट आता है कि अगर आप जो है 10-12 पी रेशो पे चलेगा, या फिर आपने सोचना होता है कि होंगे कि नहीं होंगे. अभी तो आपको ये सोचने की ज़रूरत ही नहीं है. सो इसमें भी अभी भी अगर आप मुझसे पूछें जून 2025 तक, तो अगेन यूजिंग डेटा ऑफ 35% रिटर्न, आज हम तकरीबन 140,000 पे हैं, तो हमें जो है तकरीबन 175-180,000 पे होना चाहिए एक साल बाद. सही. और 2 साल बाद जो है तकरीबन 225,000. फिर जो है आप कोई 9-10 पी रेशो पे पहुंच जाएंगे. फिर आपने सोचना होगा कि अब स्ट्रक्चरल रिफॉर्म हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, अब जो है आगे बूम साइकिल कंटिन्यू रहेगा कि नहीं, मुझे अपनी इन्वेस्टमेंट और इधर रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए. सो ये एक तरह से अगले 1-2 साल की जो इंपॉर्टेंट चीज़ें ना वो हो गई. सही. अब हम इस पे आ जाते हैं कि एक बंदे को कैसे सोचना चाहिए कि कितना परसेंट जो है ना मैं स्टॉक्स में लगाऊं. अब इसमें रूल्स भी हैं, जैसे फाइनेंशियल लिटरेसी के 100 माइनस एज वाला रूल भी है. ठीक है. कि आप जितनी ज़्यादा आपकी एज होती रहे, तो फिर आपको थोड़ी सी सेफ्टी नेट चाहिए होता है, आपकी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कम होनी चाहिए. अगर आप बहुत यंग हैं, अर्न भी कर रहे हैं, उसमें से सेव करके इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो फिर आप सारे भी लगा सकते हैं, 90% भी लगा सकते हैं. बट हमने अपने एक्सपीरियंस से देखा है अब 1-1.5 साल से कि ना ये बहुत सब्जेक्टिव चीज़ होती है. जैसे वो ना कहते हैं कि जब तक कन्विक्शन नहीं आती ना, जब तक कोई स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करता. और कन्विक्शन आती है इन्फॉर्मेशन से, डिटेल्ड गाइडेंस से. तो समवेयर बिटवीन 30 to 75%, यानी कि अगर किसी को नई भी कन्विक्शन आ रही है ना, उसको बहुत कोशिश करनी चाहिए कि वीडियोस देखे, सारी चीज़ें लर्न करे, क्योंकि इधर सबसे ज़्यादा रिटर्न्स आते हैं. आप वो खुद चूज़ कर सकते हैं, आपने अमेरिका में करना है, या जो है इंडिया की स्टॉक मार्केट में करना है, या पाकिस्तान में करना है. लेकिन मिनिमम 30% जो है ना आपका स्टॉक्स में होना चाहिए, जो भी आपकी ओवरऑल सेविंग्स है. उसमें फिर वो खुद ही बाइफिकेशन हो जाती है. जैसे जो लोग कहते हैं कि 3 से 5 साल वाली जो अमाउंट है ना, वो जो है लिक्विड रखनी चाहिए. सही. सो वो 70% में इजीली कवर हो जाती ठीक है. है. सो हमने ऐसी भी एग्जांपल्स देखी हैं कि लोग जो है 100% भी इन्वेस्ट कर देते हैं और बड़े खुश रहते हैं, और कुछ लोग होते हैं उन्होंने 30-40% भी लगाए होते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा घबराहट रहते हैं. तो उसमें पर्सनैलिटी का भी थोड़ा सा रूल होता है. तो कुछ रूल्स इस तरह के भी हैं बिल्कुल 100 माइनस एज वाला. फिर ये है कि जो 3 से 5 साल की आपकी रिक्वायरमेंट है, उसको ऐसी चीज़ में ना रखें जिसकी प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होती हो. फिर वो गोल्ड भी नहीं होना चाहिए. वो जो है एंड में फिर फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स ही आ जाते हैं. ठीक है. सही. और फिर उसके बाद जो अमाउंट रह जाए ना, वो फिर आप जो है स्टॉक्स में आपकी कन्विक्शन से लिंक कर दें. अच्छी कन्विक्शन है तो आप 100% भी लगा सकते हैं, कम कन्विक्शन है तो आप 30-40% भी लगा सकते हैं. कॉन्सेप्ट ऑफ बेस्ट इन्वेस्टमेंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें. हम लोग ना सबको एक्सप्लेन करते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ बेस्ट इन्वेस्टमेंट ये हमने खुद ही जो है ना सोच के बनाया है कि आपका जितने भी ऑप्शन है ना, लेट से कोई दुबई में अगर रहता है, अब वो इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट्स भी कर सकता है, दुबई रियल एस्टेट भी ले सकता है, पाकिस्तानी स्टॉक्स भी कर सकता है, बैंक में भी पैसे रख सकता है. तो उसने देखना है ये सारी चीज़ें मुझे अगले 2-3 सालों में तकरीबन क्या रिटर्न देंगी. हर एसेट क्लास का एक फ्रेमवर्क होता है कि इसमें क्या आउटलुक है. तो उसमें से जो नंबर 1 और 2 पे आ रही हो ना, उसमें आपने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी. सही. और ये फिर टाइम के साथ थोड़ा थोड़ा चेंज भी होगा. जब आपको लेट से लगे स्टॉक्स बहुत महंगे हो गए हैं और पाकिस्तान में जो है ना कोई बेयर साइकिल आने वाला है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ बेस्ट इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आप पहले तो इसको फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि उस टाइम में फिर डिवैल्यूशन भी होती है, और आप किसी और जगह पे लगा देंगे. तो एक अपनी थोड़ी सी पर्सनैलिटी को भी समझें, क्योंकि आपने ये सिर्फ ना एक दफ़ा एलोकेशन नहीं करनी, आपने फिर इसको लिव थ्रू भी करना है. तो आपकी दूसरी लाइफ पे भी चीज़ों की अफेक्ट नहीं होनी चाहिए. सो समवेयर बिटवीन 30 to 70% डिपेंडिंग ऑन योर कन्विक्शन. ठीक है. बिल्कुल सही है. अच्छा, मैं तो कुछ लोगों को ऐसे भी जानता हूँ यहाँ पर, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा इनके साथ रहता हूँ. कुछ यहाँ पर वेस्टर्नर्स हैं, तो उनके साथ हम लोग बात करते रहते हैं. तो उनमें से कुछ लोगों को मैं जानता हूँ जो कि मिलियंस या पूरी नेट वर्थ अपनी एक ETF के अंदर डाली हुई उन्होंने, और वो ETF है वर्ल्ड ETF. अब उनको पता है कि भाई दुनिया के साथ क्या होगा, कोविड आ जाएगा, न्यूक्लियर वॉर हो जाएगी, क्या होगा. उसके बाद इवेंचुअली हमने सबको
अगर आप थोड़ा सा मैच्योर हो जाए तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हुआ है, मतलब वर्स क्या हुआ है और उसके बाद क्या हुआ है. सो वी हैव सीन दैट इन लास्ट 30 ईयर्स. तो वो तो हमें पता है कि तो इसलिए उनको भी ये होता है कि हम बगैर स्टॉक पिकिंग किए हुए अगर मैं वर्ल्ड इंडेक्स में डाल दूँ, उसमें यूएस भी नहीं है. अभी जैसे ट्रेड वॉर का जो सिनेरियो हुआ था डोनाल्ड ट्रंप की वजह से, उसकी वजह से यूएस के स्टॉक्स ने बहुत बुरा परफॉर्म किया था कंपेयर टू यूरोपियन स्टॉक्स और जो चाइनीज स्टॉक्स थे. तो अगर वर्ल्ड इंडेक्स किसी ने लिया होता तो उसके ऊपर कम इम्पैक्ट आता. तो ये अगर आपके पास कन्विक्शन है तो आप पूरा का पूरा अपना मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो जिन्होंने अपनी रेंट पे रहते हैं और सारे के सारे पैसे स्टॉक्स में लगाए हुए हैं. और ऐसे भी लोग हैं जो ऑफ कोर्स मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिनकी नेटवर्थ लेट्स से $1 मिलियन है. उन्होंने अभी $1,000 लगाए स्टॉक में और अगले दिन जब थोड़ा सा नीचे जाती है तो कहते हैं यार ये देखो नीचे चला गया. परेशान हो जाते हैं. हाँ, तो ये चीज़ करना थोड़ा सा मुश्किल होता है. अच्छा, इसके साथ एक और पॉइंट आता है बहुत ज़्यादा जो कि शरिया कंप्लाइंस का आता है. सो स्टॉक मार्केट ऑफ कोर्स हर मार्केट में हर तरह के शेयर होते हैं और उसके अंदर कुछ शेयर्स शरिया कंप्लाइंट होते हुए भी एथिकल नहीं होते. बहुत सारी कंपनीज होती हैं, माइक्रोसॉफ्ट हो गई, इस तरह की कंपनीज अगर आप उसको कंपेयर करें जो 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 सपोर्ट वो इसराइल को दे रही हैं तो हो सकता है वो आपके लिए ठीक है शरिया कंप्लाइंट हो भी सकती हैं बट वो एट द सेम टाइम एथिकल नहीं है. सो जो लोग शरिया कंप्लाइंस सोच रहे होते हैं उनको आप किस तरह से बताते हैं और किस तरह समझाते हैं? अच्छा, इसमें हमें बड़ी हेल्प हुई है. मतलब आप खुद तो एक लेवल तक ही सोच सकते हैं ना, बट जब आपके साथ ऑलमोस्ट 1000 बंदे जहाँ एसोसिएटेड हों तो हर तरह का जो इस तरह का सवाल होता है ना वो हमने पिछले 1 साल में कैटर किया है. लेकिन आप ओवरऑल थोड़ा सा अम्ब्रेला व्यू लें तो इस्लाम की हिस्ट्री में भी बिज़नेस को बहुत प्रमोट किया जाता है. ठीक है, और अगर आप स्टॉक्स में ट्रेडिंग नहीं कर रहे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पार्टनर बन रहे हैं बिजनेस मैन के साथ, तो इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है. बस आपने ये मेक श्योर करना है कि कंपनी जो काम करती है वो शरिया कंप्लायंट हो. ठीक है. तो पाकिस्तान के केस पे इसको अप्लाई करें तो बैंक्स हटा दें अगर, और एक आधी कोई कंपनी है जैसे मरी ब्यूरी जो थोड़ा सा अल्कोहलिक बिजनेस में है, तो बाकी सारी कंपनीज ऑलमोस्ट उनका शरिया कंप्लायंट बिजनेस होता है. इंश्योरेंस को अगर हटा दें. अब इसके बाद भी हमने लेकिन देखा है लोग 3 लेवल्स ऑफ शरिया कंप्लायंस फॉलो करते हैं और वो हम आपको एक्सप्लेन करते हैं. सब जो है ना उसमें कहीं ना कहीं फॉलो करते हैं. सही. सब फर्स्ट होता है कि लोग नेचर ऑफ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से शरिया कंप्लायंस फॉलो करते हैं. ठीक है, जैसे हमने अभी एक्सप्लेन किया, वो कहते हैं हमने बैंक्स में इन्वेस्ट नहीं करना और हमने इंश्योरेंस कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करना, और अगर कोई ऐसी कंपनी मिल गई जो कि अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स बना रही है या लेट से कसिनोज रन कर रही है तो हम उसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे. उसके अलावा अगर किसी कंपनी ने बैंक से लोन लिया हुआ है वो हमारे हिसाब से ठीक है. दुनिया में जो इंटरेस्ट रेट इतने कम है उसके हिसाब से हम इसको ठीक समझते हैं. आपने इस्लामिक लोन लिया हो, आपने नॉर्मल लिया हो, इतना फ़र्क नहीं पड़ता जब तक बिज़नेस ठीक है. लेवरेज की बेसिस पे मैं शरिया कंप्लायंस मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं देती. तो ये फर्स्ट स्टेप होता है. सेकंड स्टेप होता है कि वो शरिया कंप्लायंस लिस्ट को फॉलो कर लेते हैं. तो जो भी पूरा इसका सिस्टम बना हुआ है उसके अंदर रूल्स होते हैं कि इससे ज़्यादा जो है ना बोरिंग कमर्शियल बैंक से नहीं होनी चाहिए. या आप जो बिज़नेस करते हैं ना, कुछ कंपनीज़ के पास कैश एक्स्ट्रा होता है, उन्होंने उसको रख दिया होता है बैंक में और उससे रिटर्न आ रहा होता है, तो वो जो रिटर्न की अमाउंट है ना वो एक हद से ज़्यादा आपके रेवेन्यू से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. तो 2-3 पूरा एक सिस्टम बना हुआ है शरिया कंप्लायंस का, जिस पे फतवा भी हैं कि लोग कहते हैं बस शरिया कंप्लायंस लिस्ट में होगा तो मैं उसको फॉलो करूँगा. सही. अगर उसमें नहीं होगा तो जो भी बिज़नेस हो मैं उसको नहीं लूँगा. तो ये सेकंड स्टेप है. थर्ड स्टेप इससे भी आगे होता है, वो भी आप कर सकते हैं. वो ये होता है कि अगर बिज़नेस लिस्ट में है, शरिया कंप्लायंट भी है, लेकिन फिर भी उसका बहुत छोटा सा पोर्शन, लेट से उसके पास थोड़े से पैसे आए, उसने नॉर्मल बैंक में रख दिया तो उस पर थोड़ा सा रिटर्न आ गया. तो एक रेशो होता है प्योरीफिकेशन रेशो, यानी कि वो आपको बताता है कि इतना पोर्शन 0.5% ऑफ इसका जो बिज़नेस है ना उसको अगर आप चाहें ना तो प्योरीफाई कर सकते हैं. तो आपको जैसे डिविडेंड आता है तो आप वो डोनेट करते हैं, तो आपका वो वाला स्टेप भी जो है पूरा हो जाता है. तो ओवरऑल देखिए स्टॉक मार्केट बिजनेस की तरह है. अगर आप बिज़नेस करते हैं ना तो स्टॉक्स और उसमें कोई फ़र्क नहीं है. तो शरिया कंप्लायंस का कोई इशू नहीं है. बट फिर भी ये 3 लेवल्स ऑफ होते हैं जो कि आप फॉलो कर सकते हैं, और जिससे भी आप सेटिस्फाइड हों आप उसको फॉलो करके जो है. और कभी भी ये मत सोचिएगा कि मैं अगर शरिया कंप्लायंट करता हूँ तो 100 कंपनीज़ जो हैं उसमें मैं इन्वेस्ट नहीं कर सकता, मेरा रिटर्न नहीं आएगा. ये सिर्फ पिछले 2 सालों में ना पाकिस्तान में बैंक्स में ज़्यादा रिटर्न आया है. इसकी अंडर वैल्यूशन ज़्यादा हुई थी. इसमें इंटरेस्ट रेट की नीचे आने की वजह से, डिविडेंड्स देने की वजह से थोड़ा सा रिटर्न आया. बट अगर आप एक लिस्ट बना के देखें ना, यार ये 20 कंपनियाँ इन्होंने ना पिछले 25 सालों में सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया, उसमें से ज़्यादातर जो है ना शरिया कंप्लायंट. तो ऐसा आप कोई लूज़ आउट नहीं करेंगे कि मैं शरिया कंप्लायंट इन्वेस्टिंग कर रहा हूँ, मेरा रिटर्न कम हो जाएगा. सही. इसमें थोड़ा सा वो मैं यूएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो यूएस में आजकल एक ETF है हिलाल के नाम से. तो वो बेसिकली अच्छा उसका रिटर्न बहुत ज़बरदस्त है, मतलब रेगुलर S&P से ज़्यादा रिटर्न है उसका. जब उसकी कॉम्पोजिशन देखते हैं तो सारे के सारे टेक स्टॉक्स होते हैं.
जाहिर सी बात है वो जो है शरिया कंप्लाइंट किसी ना किसी तरह से वो फॉल कर रहे होते हैं, लेकिन वो टेक स्टॉक्स हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर उस तरह की इंडस्ट्री अभी चल रही है तो ठीक है, बट अगर लेट्स से डाउन द लाइन 5 years वो टेक स्टॉक उस तरह से परफॉर्म नहीं करते तो उसके अंदर कोई और चीज़ आएगी। अब वो कोई और चीज़ हो सकता है, कोई ऐसी चीज़ आए जो कि शरिया कंप्लाइंट ना हो वहाँ के बिजनेस जो कर रहे हैं, तो या बैंक्स आ जाएँ वहाँ के, तो फिर तो वो हिलाल ETF जो है, इसलिए जो मिसकॉन्सेप्ट होता है ना वो ये भी होता है कि नहीं देखो ये शरिया कंप्लाइंट ETF ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, बट वो ये नहीं देख रहे कि उसका बैकग्राउंड क्या था या उसके अंदर कंपोजिशन क्या थी। तो वो वही बात है, जब तक आप लर्न नहीं करेंगे इस चीज़ को, चाहे फॉर द गुड और फॉर द बैड, आपको समझ नहीं आएगा कि बैकग्राउंड में पैसे कैसे बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, उसके फंड्स में क्या उसका जो वो है इम्पैक्ट है वो कैसा आ रहा है। अच्छा, एक और चीज़ जो कि नॉट डायरेक्टली लिंक टू स्टॉक्स बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग इस स्कैम में फंसते हैं, इसको मैं स्कैम ही बोलूँगा, जो कि है इंश्योरेंस का स्कैम। अब इस इंश्योरेंस में बहुत सारे लोग इसको शरिया कंप्लाइंट और उससे अगर अलग कर भी दें तो इंश्योरेंस इंपॉर्टेंट होती है। आप गाड़ी की भी इंश्योरेंस कराते हैं, आप इंश्योरेंस नेसेसरी बन जाती है, यहाँ UAE में रहते हुए आपको करवानी पड़ती है। इनफैक्ट पाकिस्तान में भी रहते हुए अगर गाड़ी खरीद रहे हैं महंगी तो डेफिनेटली आपको करवा लेनी चाहिए। अब बात करते हैं लेट्स से लाइफ इंश्योरेंस की, तो वो भी एक अलग लेवल की चीज़ होती है, बट उसके अंदर एक प्रोडक्ट ऐड कर देते हैं जो कि मैंने देखा है बैंक्स के अंदर पाकिस्तान में बैंक इंश्योरेंस के नाम से, या इवन यहाँ भी मैंने देखा है कि उसमें कहते हैं कि नहीं आप इसको इंश्योरेंस को लिंक करें, अपनी लाइफ इंश्योरेंस को लिंक करें अपनी इन्वेस्टमेंट से, तो आपके पैसे ज़ाया नहीं होंगे, आपके पैसे बढ़ेंगे। उसके बारे में क्या कहते हैं? देखिए, मेरे हिसाब से तो जो फाइनेंशियल इंडस्ट्री के 3 सबसे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं ना, एक तो ये पूरा सिस्टम बनाना, फिर उसका शरिया कंप्लाइंट वर्जन भी आ गया बैंकिंग का, कि एक बंदा जिसको कैपिटल चाहिए और एक जिसके पास है उसको लिंक करना, ये बहुत अच्छी इन्वेंशन थी। ठीक है, दूसरा आपका जो है ये आ गया स्टॉक मार्केट, कि एक बंदा है वो बिजनेसमैन के साथ इक्वल पार्टनर बन सकता है, उसको सारी गवर्नेंस के इश्यूज भी नहीं होंगे, हर 3 महीने बाद आके उसको रिपोर्ट भी मिलेगी, पता भी चलेगा बिजनेस कैसा चल रहा है। ये भी बड़ा अच्छा प्रोडक्ट है, लोगों को लिंक करता है। ठीक है। और थर्ड, इंश्योरेंस भी बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट, मतलब इंश्योरेंस जो है आपके रिस्क को कहाँ कम कर देता है। आप रात को 100 बातें सोचते होंगे, आपके पास लेट से 5 चीज़ें और आप सोचते रहते हैं कि इसका कुछ हो गया, इसका कुछ हो गया, आपने इंश्योरेंस ले लिया, आप सेटिस्फाइड हो गए। बिल्कुल। लेकिन अगेन आपने जहाँ कहा कि जहाँ वो प्रोडक्ट रिस्क कम करने के बाद जो है वो एक हाइब्रिड बन जाए और फिक्स्ड इनकम रिटर्न और रिस्क कम करना, फिर वो जो है ना इतना अच्छा नहीं रहता। मतलब असल इंश्योरेंस होनी चाहिए। दुबई के केस में लेट से आप जो है अपनी पूरी फैमिली रेस कर रहे हैं, आपके हमेशा माइंड में आता होगा मुझे अगर कुछ हो गया मेरी फैमिली का क्या होगा, तो कोई 2-3 मिलियन की जो है ना आपके पास इंश्योरेंस होनी चाहिए। सही। उसके लिए जो है आप लेट से महीने के 1000 दिरहम दे रहे हैं, और बहुत लो प्रोबेबिलिटी इवेंट होता है। लेट से 5000 लोग मिलकर अगर वो इंश्योरेंस कराते हैं तो उसमें 2 से 5 लोगों की जो है कोई अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं, इसी वजह से उसका जो पे आउट है वो इतना ज़्यादा है, क्योंकि बहुत कम लोगों के साथ होना है। ठीक है। लेकिन उन लोगों को वो सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करता है। मेंटल ये सेटिस्फैक्शन अमेजिंग प्रोडक्ट, बिल्कुल। कि 1000 आप दें हर महीने के, और अगर कोई ऐसा इवेंट हो गया तो आपकी फैमिली को 2-3-4 मिलियन, 1000 भी आप ज़्यादा ही कह रहे हैं, बट यस जो भी उसकी जो बनती भी है, अमाउंट, हाँ कैलकुलेशन बनती है। लेकिन जहाँ आपने इसको लिंक कर दिया कि आप जो है 5-5 हज़ार डालें, उस पर भी थोड़ा सा रिटर्न आ गया, इन केस आपका कुछ जो है कोई अनफोर्सीन इवेंट हो गया तो उसको भी हम कवर करेंगे। तो पाकिस्तान में ये जो सिर्फ रिस्क को कवर करने वाला प्रोडक्ट है ना, उसका नाम है टर्म तकाफुल और टर्म इंश्योरेंस। ठीक है। बड़ी मुश्किल से मिलता है, मतलब लोग बताते नहीं, कोई नहीं बताएगा। अच्छा, मुश्किल से मिलता है। हाँ, वेबसाइट पे भी छुपा के रखा होता है, हमने बड़ी कोशिश की, मिलता नहीं है। अच्छा। लेकिन प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है। अच्छा अच्छा। तो आई थिंक दुबई में शायद आसानी से मिलता हो। ये वाली इंश्योरेंस अच्छी है, ये आपको पीस ऑफ माइंड भी देती है, आपकी फैमिली को भी प्रोटेक्ट करती है, एंड यू नो द कॉस्ट, आपको पता है कॉस्ट का। लेकिन उस केस में जो इन्वेस्टमेंट वाला है उसमें आप क्या कहेंगे? उसमें वो आपको कह रहे हैं कि हम आपका रिस्क प्रोटेक्ट करने के लिए ना आपको इन्फीरियर एसेट क्लास में भी इन्वेस्ट कराएंगे। ये आपको कह रहे हैं कि 10 साल तक हम आपका रिस्क प्रोटेक्ट कर रहे हैं, 500 दिरहम हम उसके ले रहे हैं, बाकी जो 3-4 हज़ार दिरहम है ना वो हम इसमें डालते रहेंगे बैंक अकाउंट में, जो फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स होते हैं। तो वो फिर इस वजह से आप बेहतर हो जाता है कि आप लेट से अगर 3000 इंश्योरेंस कंपनी को दे रहे हैं, 500 आप उनको दे देते सिर्फ लाइफ प्रोटेक्ट या उसको इंश्योर करने के लिए, और बाकी 2500 जो थे वो स्टॉक्स में डाल देते या किसी प्रॉपर्टी में डाल देते, तो आपकी कंपाउंडिंग बेहतर हो जाती। राइट। तो उन्होंने जो मेजर पोर्शन ऑफ दैट मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन था वो फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट में डाला, और वहाँ पे कंपाउंडिंग कभी भी नहीं होगी। सही सही। अच्छा, अब एक मेरा फेवरेट टॉपिक और मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है इससे, वो है रोशन डिजिटल अकाउंट। क्योंकि ये आई थिंक लास्ट गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करवाया था, और जब करवाया था तो इट वाज एन अमेजिंग प्रोडक्ट। क्योंकि मेरा ऑल्दो के बैंक अकाउंट पाकिस्तान के अंदर था, बट इस अकाउंट की वजह से जो मुझे फ़ायदे हुए, और ख़ास तौर पे जब वो स्टॉक मार्केट के अंदर
इन्वेस्टमेंट के अंदर आपको जो जो बेनिफिट मिलता है उसके अंदर रिपैट्रिएशन का। तो आप ये बताएं कि आप, क्योंकि आपका आई थिंक आपका एक कम्युनिटी है, व्हाट काइंड ऑफ कम्युनिटी इज़ दैट, लाइक जो आप लोग काम कर रहे हैं वो उसके बारे में भी पूछते हैं, बट थोड़ा सा मुझे आइडिया दें ताकि फिर मैं RDS के बारे में पूछूं आपसे। ये हम लोगों ने आज से तकरीबन 15 मंथ्स पहले जब पूरा स्टार्ट किया तो हम लोग बेसिकली ये सारी जो हम जैसे बातें करें, आप देखें सारे पाकिस्तान में इतने अच्छे रिटर्न्स हैं लॉन्ग टर्म में, लेकिन सब जो है रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, वहाँ पे काफ़ी कम रिटर्न्स हैं। तो इस पूरी गाइडेंस को, और यूनिवर्सिटी में भी फाइनेंशियल लिटरेसी पढ़ाई नहीं जाती, उन सारी चीज़ों को काउंटर करने के लिए हम लोगों ने 2 मेन प्रोडक्ट्स जो है ना वो बनाए हुए हैं। एक है इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास, उसमें आपको सारे बिजनेसेस के बारे में जो है ना कि इस इंडस्ट्री को कैसे देखना है, इस इंडस्ट्री को कैसे देखना है, इसकी असल वैल्यू क्या है, लॉन्ग टर्म में अच्छी कंपनीज कौन सी हैं, वो एक पूरा 3 to 4 मंथ्स के क्रैश कोर्स में आपको सारा कुछ मिल जाता है। ठीक है। और लेटली हमने देखा है कि ज़्यादातर जैसे जो थोड़े सक्सेसफुल लोग हैं ना पाकिस्तान के, वो अपने बच्चों को उसमें इनरोल करा रहे हैं। ओके। ये अपनी यूनिवर्सिटी की छुट्टियों में आया हुआ है। ओके। सो ये यूनिवर्सिटी में ये चीज़ तो कहीं पढ़ाते नहीं है। ओके। तो ये इसको ज़रूर करना चाहिए। राइट। इसी तरीके से कोई जो है अब जॉब करते हुए 10 साल हो गए हैं, थोड़ी सी सेविंग्स एक्यूमुलेट हो गई हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा उसका क्या करें। राइट। अगेन कॉस्ट कितनी ज़्यादा है, आपने गलत प्रोडक्ट चूज़ कर लिया, कोई आपके साथ स्कैम हो गया तो उसकी कॉस्ट कितनी ज़्यादा है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर्ड तरीके से आपको सारी चीज़ें सिखा भी देता है। पाकिस्तान के केस में जो टॉप कंपनीज हैं वो भी आपको पता चल जाती हैं। फिर उसके साथ साथ जो है एक कंटिन्यूस एलुमनाई कम्युनिटी में भी आप आ जाते हैं। हर 3 से 6 महीने बाद हम लोग एक सेशन करते हैं, जो जिस भी इंडस्ट्री में थोड़े से चेंजेस ज़्यादा आए होते हैं ना, वो लोगों को बताते हैं कि लेटेस्ट डेवलपमेंट्स ये हुई हैं, इसके हिसाब से जो आपने सारा कुछ सीखा था ना उसमें ये थोड़ी सी चेंजेस आ गई हैं। तो एक कंटिन्यूस पूरा आपकी कम्युनिटी भी मिल जाती है, आपको लोग भी मिल जाते हैं, उसमें आपका कोई भी क्वेश्चन आ रहा हो वो भी उसमें जो है डिस्कस होता रहता है। तो एक पूरा जो है ना फाइनेंशियल लिटरेसी जो दुनिया में नहीं पढ़ाई जाती, स्पेशली स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, वो उसमें कवर्ड है। अच्छा, कम्युनिटी का बहुत फ़ायदा होता है। ये मैंने देखा है कि क्योंकि जब से मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया तो मैंने भी एक कम्युनिटी के थ्रू उस कम्युनिटी के अंदर था, तो हमें पता होता है कि अच्छा हमें क्या क्या रोड ब्लॉक्स आ रहे हैं, क्या क्या मसले आ रहे हैं। बहुत सारे मसले होते हैं जब बंदा स्टार्ट कर रहा होता है कोई भी चीज़, तो उसके अंदर आपको पता होता है अच्छा ये लाइक माइंडेड लोग हैं, इन लोगों को भी वही मसला आ रहा है और वही चीज़ वो भी फेस कर रहे हैं, तो आप उससे हेल्प ले सकते हैं। तो मेरा पॉइंट रोशन डिजिटल अकाउंट पे आने का से ये क्वेश्चन करने का ये था कि आपके पास कितने ऐसे लोग आते हैं जो कि ओवरसीज़ होते हैं, जो आपकी कम्युनिटी में आ रहे होते हैं? आई थिंक जैसे हमने अकाउंट्स की भी बात की ना कि अगर पाकिस्तान लेट से 2 मिलियन अकाउंट्स तक जाना है, मुझे तो पूरी इसमें हमने डेटा की रिसर्च की हुई है कि इसमें से 3 से 4 लाख जो है ना वो रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू ही आएगा। अच्छा। और जितने अच्छे तरीके से जो है इन्होंने इम्प्लीमेंट कराया था इसको 2021 में, रज़ा बाकिर होते थे गवर्नर, जी जी। और अभी तक इतना अच्छा चल रहा है। आई थिंक $10 बिलियन का इन्फ्लो हो गया। ये ग्रॉस इन्फ्लो होता है, कुछ लोग पैसे वापस भी लेके चले जाते हैं। नहीं, मैंने देखा था इसका नंबर, रिपैट्रिएशन का रेट बहुत कम है, क्योंकि स्टिकीनेस होती है ना, एक तो खर्च हो जाते हैं पैसे वहाँ पर, और अगर आप इन्वेस्ट करते हैं और अगर स्टॉक मार्केट जैसी चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं प्लस नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट जैसी चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, तो वो थोड़ा सा रिटर्न्स आपको अच्छे मिल रहे हैं, तो वो स्टिकीनेस होती है इन एनी केस। चाहे आपको, मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो पाकिस्तान में उनका कोई स्टेक नहीं है, अब लेट्स से फैमिली मूव कर गई है, बट इवन देन जिनको कन्विक्शन हो जाती है, जिनको बात समझ में आ जाती है, वो फिर इन्वेस्टेड रहते हैं क्योंकि उसमें रिटर्न्स नज़र आ रहे होते हैं। सो पॉइंट मेरा ये था कि रोशन डिजिटल अकाउंट का जो आप लोग देख रहे हैं उसमें उसके थ्रू कितने लोग ऐसे हैं जो कि लेट्स से ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, या उनका कोई माइंडसेट चेंज होता है जो कि रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे होते हैं? नहीं, हमारे काफ़ी ज़्यादा, आई थिंक समवेयर बिटवीन 25 to 35% जो है ना ओवरसीज़ पाकिस्तान होते हैं, और उसमें से भी ज़्यादातर 80% जो है वो GCC के ही होते हैं। राइट। UAE के ज़्यादा होते हैं। अभी हम लोग का यहाँ पे मीटअप भी है, हम लोग जो सारी कम्युनिटी होती है ना, सो उसमें भी हम लोग सबसे मिलते हैं जब भी ट्रैवल होता है उसके हिसाब से। सो गुड परसेंटेज जो है ना वो रोशन डिजिटल अकाउंट से जो है पाकिस्तान में काफ़ी इन्वेस्टमेंट हो रही है। हम लोगों ने भी देखा है यूरोप वाली साइड पे थोड़े से कम है, लेकिन मेजर GCC में, क्योंकि पाकिस्तानी ओवरसीज हैं भी ज़्यादा यहाँ पे। यार यूरोप में तो वो US के स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करते, बेचारे पैसे ही नहीं बचते उनके पास, तो वो क्या करेंगे? तो खैर, लेकिन ये कि जो रिपैट्रिएशन का पॉइंट है, तो वो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा पॉजिटिव उसके लिए है। सबका डर यही होता था ना, लोग सोचते थे आज से 4 साल पहले, आज भी सोचते होंगे जिन लोगों को इतना नहीं पता RTA का, कि पाकिस्तान में जो पैसे चले गए ना बस वो वापस नहीं आ सकते। ये प्रॉब्लम लेकिन सॉल्व कर दिया। हाँ। जिस तरह से पूरा डिज़ाइन किया, आप जो है पैसे इन्वेस्ट करें, उसको जो है गारंटी दी हुई है गवर्नमेंट ने कि जो भी इंटर बैंक का रेट होगा, और इंटर बैंक का रेट होगा, देखिए ये भी बड़ी एडवांटेज है। जिस टाइम पे आपने वापस लेकर आने हैं उस वक्त अगर थोड़ी डिवेल्यूशन के चांसेस होते हैं
तो आपको जो है इंटर बैंक के रेट पे मैं वापस आपको लाके बताऊं, ये देंगे। मैंने खुद किया था। ये आज से जब वो बहुत तेज़ी से डिवैल्यूशन हो रही थी, तो मेरे पास रुपी के अंदर कुछ एनपीसीज पड़े हुए थे, तो मैंने कहा मैं निकलवा लेता हूँ, मैं देखता हूँ रेट क्या मिलते हैं। मैंने पूरे पैसे निकलवाए थे दिरहम में, और आप सोचें कि वो जो डिफरेंस आ रहा था तकरीबन 20 रुपये का डिफरेंस आ रहा था अगर ओपन मार्केट के रेट्स को देखूँ और गवर्नमेंट के रेट्स देखूँ, तो मुझे रेट जो मिले थे गवर्नमेंट के मिले थे। सो इमेजिन के, क्योंकि गवर्नमेंट ने होल्ड किए हुए थे अपने रेट्स और ओपन मार्केट में वो तेज़ी से ऊपर जा रहे थे। सो ये तो बहुत ज़बरदस्त है कि आप अगर रिपैट्रिएशन करना चाहते हैं तो आपको लोकल रेट्स मिलेंगे। इस चीज़ का जो मेरे ख्याल से जो मसला था ना, वो एक दफ़ा गवर्नमेंट गलत काम कर दे ना, वो पूरी ज़िंदगी मेरे ख्याल से आपके दिमाग पे रह जाता। वो जो आई थिंक 99 में जो हुआ था ना, उसके बाद से वो बहुत सारे लोगों वो सोच ही नहीं सकते अब कि ये हम इस तरह से कुछ हो भी सकता है। तो आपका क्या ख्याल है, दोबारा से ऐसा कुछ हो सकता है? ये कम चांसेस होते हैं काफ़ी, इसके काफ़ी कम चांसेस होते हैं। डिले हो सकते हैं, जैसे अब ये 2023 में भी जब बहुत ज़्यादा कम रिजर्व्स थे ना, तो एक फॉरेन इन्वेस्टर्स जो थोड़े से ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं ना, उनके लिए एक स्पेशल अकाउंट होता है जिसके थ्रू वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। वो हर दिन जो है पैसे लेके जा रहे होते हैं, आ रहे होते हैं। उसकी रिपैट्रिएशन में थोड़े से डिलेज आए थे, अच्छा, लेकिन उन्होंने ऑनर फिर भी किया था। हाँ, इसकी अमाउंट इतनी ज़्यादा नहीं है ना असल में। मतलब मेरे हिसाब से अभी स्टॉक मार्केट में जो आरडीए के थ्रू इन्वेस्टमेंट हुई होगी $100 मिलियन नहीं, अगर स्टॉक मार्केट को भी छोड़ दें, नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट, क्योंकि ये ज़्यादा पॉपुलर है, नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट एक्सपर्ट्स में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। स्टॉक्स तो वही पॉइंट है, नहीं वो है। अब आप देखें ना, आप मैं कह रहा हूँ ना, मैं तो कुछ भी रिसर्च नहीं करता हूँ, मेरा पोर्टफोलियो जो है ना, लेट्स से 100 टाइम्स हो गया, लेट्स से 100% बढ़ गया, डबल हो गया। तो स्टॉक आपको जो फिक्स इनकम है उसके अंदर आपको 8% का रिटर्न यूएसडी में मिल रहा है या 7% का मिल रहा है, और वहाँ पर आपको 12% 13% का मिल रहा है जो रुपये के अंदर है, तो कुछ भी नहीं है पॉइंट। अच्छा, आपने जो बोला था ना कि लेट्स से आपको बूम बस साइकिल को अगर टाइम कर लें तो बहुत अच्छा है। मेरे ख्याल से अगर आप स्टॉक्स के अंदर कन्विक्टेड है ना, तो आपको इन्वेस्टेड रहना चाहिए, आपको निकलना नहीं चाहिए उसके अंदर से, क्योंकि वो जो टाइम निकलने वाला है उसके बाद इवेंचुअली जब वो ऊपर जाएगा तो आप फिर होंगे नहीं उस वो जो एक मशहूर स्टडी है, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, कि अगर 20 साल के अंदर आप 5 दिन अब आई डोंट नो, आप बताएं ज़्यादा बेहतर अगर ये इस तरह का है कुछ कि लास्ट 25 ईयर्स में अगर आप 10 to 15 डेज हाईएस्ट वाले मिस कर देते, तो जो ओवरऑल लेट्स से 25 ईयर्स में 20 टाइम्स रिटर्न्स आए हैं, तो आपके सिर्फ 10 रह जाते हैं, क्योंकि उन 15 दिनों में ही जो है असल 6-7% हर दिन करके डबल तो उसी में हुआ था। एग्जाम्पल देख लेना उसकी, जो अभी लेट्स से पाकिस्तान के केस के अंदर जो इंडिया पाकिस्तान की थोड़ी सी वॉर हुई थी, तो उसमें अगर किसी ने पैसे निकाल लिए होते, फिर उसके बाद डाल दे, कितना भी डाल दे, वो जो टाइम गया वो तो गया। पूरे एक साल में जो आपको रिटर्न मिलता फिक्स्ड इनकम में, वो एक दिन में आ गया था। अच्छा, इसमें ना मैं एक चीज़ नोटिस की थी पिछले एक साल में, लोग ना सोचते हैं हम ना, अच्छा देखें, अब जो आरडी है ना उसमें 3 लेवल्स हैं। पहला है आपने डॉलर में जो है वो रिटर्न लॉक कर लिया, मतलब जो 5 to 7% की रेंज होती है। 7 to 9% की रेट, 7 to 9% की रेंज होती है, सही है। फिर दूसरा होता है कि आपने रुपीज़ में दे दिया, तो जब इंटरेस्ट रेट थोड़े ज़्यादा हैं, लोग कहते हैं करेंसी ने तो हिलना नहीं है, तो मैं 9% के बजाय ना 15% पे मेरा रिटर्न आ जाएगा। सही है। अब वो असल में जो करेंसी का रिस्क होता है वो ले रहे होते हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि करेंसी स्टेबल रहेगी। ये जो बीच वाला स्टेप है ना, अगर आप इसमें बिलीव करते हैं करेंसी स्टेबल रहेगी, तो फिर आपको यहाँ नहीं जाना चाहिए, आपको स्टॉक्स में जाना चाहिए। अगर करेंसी स्टेबल रहेगी तो ये जो 5% एक्स्ट्रा है उससे ज़्यादा आपको स्टॉक्स कमा के देते हैं। राइट। तो या तो आप, अगर आपको करेंसी सही नहीं लगती, आपको लगता है कि करेंसी डी वैल्यू होगी, तो फिर आप डॉलर में रहें, या तो फिर आप डायरेक्ट स्टॉक्स में जाएं, कुछ पोर्शन एटलीस्ट। बीच वाला मेक सेंस नहीं करता। जो बीच वाले में जो आप जो अजम्पशंस कर रहे हैं ना, वो उन्हीं अजम्पशंस के हिसाब से आपको स्टॉक्स में लगाने चाहिए। उसमें एवरेज जो है कोई 30% के अराउंड बुल मार्केट फ्रेमवर्क अगर रहता है तो वहाँ पे आएगा। अच्छा, मुझे एक और चीज़ आपसे पूछनी थी कि, और ये बात मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, हो सकता है आप मुझे उसमें इंसाइट दें, कि जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनका तो मुझे समझ में आता है पाकिस्तान के, और एक मसला ये भी है कि आरडीए के थ्रू मैंने अभी तक म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट नहीं किया, ना मुझे पता है कि हो सकता है कि नहीं हो सकता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड लोकली मेरे ख्याल से होते हैं, आई डोंट नो कि होता है कि नहीं, किसी को पता है तो कमेंट कर सकता है, बट ETF के थ्रू तो कर सकते हैं। सो पाकिस्तान के जो ETFs हैं वो 2-3 गिने चुने ETFs हैं, तो उसके अंदर हाउ हैज़ ETFs परफॉर्म्ड, लाइक मीज़ान का ETF है, GS का ETF आई थिंक, तो इन्होंने इस बुल रन के अंदर एक्चुअल में रिटर्न दिए हैं? अगर लेट्स से मैं कहूँ कि मुझे नहीं स्टॉक पिकिंग करनी, क्या मैं ETF में सेफली इन्वेस्ट करके उससे वो रिटर्न्स ले सकता हूँ जो? अच्छा, ETFs के अभी रिटर्न्स तो मुझे सही से याद नहीं है, बट अगेन ETF का मकसद ही यही होता है कि वो जिस चीज़ का ETF है ना उसको रेप्लिकेट करे। सही। तो पाकिस्तान में जितने भी ETFs हैं ना, वो बहुत कम कंपनीज हैं उसमें। अच्छा, ठीक है। 10 से 15 कंपनीज होंगी। सो हो सकता है उसने आउट परफॉर्म किया हो सकता है उसने अंडर परफॉर्म किया हो, बट वो जिस चीज़ को आप मिमिक करना चाह रहे हैं वो उसके साथ नहीं चलेगा। अच्छा, पाकिस्तान का एक और मसला भी है, सॉरी आई एम कटिंग यू, बट किसी भी स्टॉक की प्राइस ले लें, वो
आपको अगर उसने कोई स्टॉक स्प्लिट हुए हैं या कुछ भी हुआ है ना, तो वो एकदम से लगता है कि स्टॉक की प्राइस नीचे चली गई है, जबकि यूएस में ऐसा नहीं होता। यूएस के हाँ, स्टॉक्स वो में adjust कर आपको देते हैं। एडजस्ट करते हैं उसको। तो ये इसका कुछ हल है, या हम कैसे कर सकते हैं इसको, कैसे देख सकते हैं? आई थिंक इसमें जब थोड़ा सा पाकिस्तान के नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स बढ़ेंगे ना, तो फिर investing.com और ये सारे प्लेटफॉर्म्स हैं वो उसको खुद ही एडजस्ट कर देंगे। अच्छा, ठीक जिन है। लोगों ने खरीदा वो उनको तो पता है ना। हाँ, हाँ, जिन लोग नहीं देख रहे होते हैं, लॉन्ग टर्म देख रहे होते हैं, वो उनको उनके लिए थोड़ा सा होता है। रिसर्च में मुश्किल होती है। हाँ, मिल्लर ट्रैक्टर जैसे है, हाँ, उसमें बड़े बोनसेस आते थे पहले। हाँ। तो लोग अगर चार्ट उठा के देखेंगे ना, उनको लगेगा ये तो सिर्फ कुछ भी नहीं 5 टाइम्स बढ़ा है सिर्फ 20 सालों में, हाँ। लेकिन उसमें वो बोनस डाल देंगे तो वो 100 टाइम्स से भी ज़्यादा बढ़ा है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो तो बिल्कुल एक सरमाया ने वैसे इस पे ROIC कैलकुलेटर बनाया हुआ है। अच्छा, आप गूगल पे लिखें सरमाया ROIC कैलकुलेटर, उसमें जो है ना बोनसेस इंक्लूडेड है, अच्छा। लेकिन स्प्लिट अभी तक नहीं है। स्प्लिट अभी भी नहीं स्प्लिट अभी नया नया आया ना, मेरे ख्याल से उसको भी वो इनकॉर्पोरेट करेंगे। ठीक है, तो उससे आप थोड़ा सा चेक कर सकते हैं। डिविडेंड्स भी सारे एक्यूमुलेट हो जाते हैं, सही है। क्योंकि जब बोनस होता है फिर डिविडेंड तो पर शेयर आता है ना, तो वो भी डबल होता है असल में। लेट्स से अगर किसी ने 100% बोनस अनाउंस किया था, आपको लगेगा डिविडेंड तो 5 रुपये पर शेयर आया है, लेकिन ओरिजिनली के हिसाब से तो वो 10 रुपये है, हाँ, जो आपके बिल्कुल, शेयर डबल हो गए हैं। बिल्कुल। वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। सही, सही। अच्छा, अब एक चीज़ जो कि आप अपनी मास्टर क्लास में डेफिनेटली बताते होंगे, वो ये कि वो तो डिटेल में बताते होंगे, लेकिन लेट्स से फॉर माई सेल्फ, अगर मैं कोई स्टॉक पिकिंग करना चाहता हूँ, जो कि मैं कर रहा था अब तक, थोड़ी बहुत रिपोर्ट देखता था, थोड़ा बहुत म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग देखता था किसी भी कंपनी के बारे में, और मुझे समझ में आ जाता था कि कंपनी नाम भी अच्छा है। अच्छा, पाकिस्तान में ऐसा भी नहीं है ना कि जैसे यूएस में होता है कि नोकिया एक जाइंट था और उसके बाद वो ख़त्म हो गया। पाकिस्तान में ऐसी कंपनी मैंने नहीं देखी कि किसी ज़माने में जाइंट थी और अब बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है। तो पाकिस्तान में ग्रो नॉर्मली कर रही होती हैं कंपनीज़। तो अगर आप इस तरह की कंपनीज़ देख लें जो समझ में आ जाए ऊपर ऊपर से, और म्यूचुअल फंड की होल्डिंग भी हो उसमें, तो उसका मतलब है कुछ फंड मैनेजर भी उसमें बिलीव करते हैं, तो आप उसको ले सकते हैं। बट अगर मेरे पास म्यूचुअल फंड का डेटा ना हो, और आपकी मास्टर क्लास भी फ़िलहाल नहीं है मेरे पास, तो क्या ऐसे क्विक एक्शंस हो सकते हैं मैं किसी कंपनी को डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकता हूँ? देखिए, इसमें ना सबसे 2 अप्रोचेज हो सकते हैं। राइट। अगर आपने लेट से थोड़ा पैसिवली करना है, आप थोड़ा सा आपको शौक भी है स्टॉक पिकिंग का, एक तो आप पहले अपने माइंड में बिठाएं कि जो इंडेक्स इन्वेस्टिंग है ना, यानी कि 5 मिनट लगा के अगर आपने पोर्टफोलियो बना लिया, आपने लेट से 10 लाख रुपए लगा रहे थे, आपने इंडेक्स खोला, जो जो परसेंटेज थी आपने वही वाले स्टॉक्स उतने परसेंटेज में ले लिए। एजुकेशन लैंग्वेज में अगर इसको समझाऊँ ना, तो जो इंडेक्स के रिटर्न्स है ना, वो आपको ऑलरेडी B+ तक ले जाएंगे। जैसे B+ का ग्रेड हो, 70 मार्क्स आपके उसी से आ जाएंगे। ठीक है। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो लकीली इन्वेस्टिंग में एक ऐसा प्रोडक्ट बना हुआ है जिसमें ज़ीरो एफर्ट के साथ जो है ना आपके 70 मार्क्स आ सकते हैं। सही। क्योंकि ये इतना कोई आसान काम नहीं होता कि कंपनीज़ जो है आप पिक करें और ज़्यादा रिटर्न आए, अनलेस आपका कोई बड़ा स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क हो। तो अगर आप स्टॉक पिकिंग की तरफ जाएंगे तो पहले आपने ये रियलाइज़ करना है कि अब जो है मैं दूसरे जो लोग हैं उनके हिसाब से उनके साथ थोड़ा सा चैलेंज में आ गया हूँ। यानी कि मेरी नॉलेज जो है ना उनसे बेहतर होनी चाहिए। 90% रिटेल इन्वेस्टर्स जो इंडेक्स को बीट नहीं कर पाते, वो यही होता है कि वो बस सोचते हैं कोई एक इन्फॉर्मेशन उनको मिल जाती है। लेट से किसी ने कह दिया इस कंपनी को कोई कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है, उन्होंने सोचा ये तो पॉजिटिव चीज़ है और अब जो है मैं इसमें इन्वेस्ट कर लेता हूँ। लेकिन ये तो सिर्फ एक पार्ट था। जैसे बूम बस्ट साइकिल के भी इतने ज़्यादा पार्ट्स है, उस तरह से कंपनी की वैल्यूएशन भी देखनी होती है आपने एंड में। हो सकता है वो जो कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है उसकी प्राइस ऑलरेडी स्टॉक में बढ़ गई हो। फिर भी एक तरीका हमने देखा है कि अगर किसी को शौक हो और वो थोड़ा सा टाइम लगाए ना, तो वो हो सकता है कि आप जो है पिछले 20-25 सालों की ना टॉप 30 कंपनीज निकालें। जैसे आपने कहा पाकिस्तान में डाउन कम होता है, इवन दो OGDC PPL और कुछ एग्जांपल्स हैं जिन्होंने पहले तो बड़ी अच्छी कंपाउंडिंग की लेकिन फिर अगले 10-15 सालों में ऐसा सच रिटर्न नहीं दिया। तो अपना 25 से 30 कंपनीज़ की एक लिस्ट निकालें जिन्होंने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिए। हर कंपनी के सामने, अब इसमें आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाकर ना उस कंपनी की वीडियो भी देख सकते हैं। हमने काफ़ी ज़्यादा मतलब टॉप 20-30 कंपनीज़ की वीडियो सबकी बनाई होंगी। सही। हर कंपनी के सामने ना लिख लें कि ये कंपाउंडर था इस वजह से। 3-4 चीज़ें होती हैं उसमें, नेगेटिव कैश साइकिल होता है या उसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हुई होती है। 3-4 चीज़ें लिख लें कि ये कंपनी कंपाउंड करी है इस वजह से, हर कंपनी के सामने लिख लें। ठीक है। और जब तक ये 3-4 फीचर उसमें रहेंगे तो ये कंपाउंडर फ्यूचर में भी होगा। तो फिर उससे फिर आप शॉर्ट लिस्ट कर लें, 5 से 7 कंपनीज 10 कंपनीज निकाल लें कि ये कंपनी है, इनकी ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, मोट कहते हैं जिसको, कि एक इनका स्पेशल फीचर है जिसकी वजह से इसमें रिटर्न ज़्यादा आता है। सही। वो आप आइडेंटिफाई करें, उसमें आप वीडियोस देखेंगे, आपको हेल्प हो जाएगी। फिर आप उसको बस ट्रैक करते रहें, 6 महीने बाद देख लें कि ये जो मोड था ना ये ख़त्म तो नहीं हो गया। हाँ। जब तक वो ख़त्म ना हो ना आपने उसमें इन्वेस्टेड है। राइट। तो ये एक थोड़ा सा शॉर्टकट तरीका हो सकता है कि अगर कोई जो है कम टाइम के साथ इन्वेस्टिंग करना चाहता है। अदरवाइज़ बिल्कुल जो है ना आपका जैसे ट्रेडिंग में 90% चांसेस होते हैं ना लॉस के, उसी तरीके से अगर आप खुद इन्वेस्टिंग करेंगे और इंडेक्स के साथ नहीं चलेंगे
तो 80 से 90% चांस है कि आप उससे थोड़ा सा कम रहेंगे, नुकसान नहीं होगा आपका, कम रिटर्न आएगा, लेकिन इंडेक्स से मैं अभी यहाँ पर रहता हूँ ना दुबई में, तो यहाँ पर लोग बात कर रहे होते हैं टेस्ला की, एप्पल की, बगैर सोचे समझे कि कंपनी के क्या, क्योंकि नहीं पता आपको, इतनी बड़ी कंपनीज हैं उनका, एलॉन मस्क ने छींक मार दी तो वो पता चला उसकी कंपनी के साथ कुछ हो गया। सो यू डोंट नो कि आपकी क्या होने वाला है। आप देखिए ना, आप किसी ने सोच करके एप्पल, और मुझे एप्पल लाइक एज अ कंपनी बहुत अच्छी लगती है, सारी डिवाइसेस मेरे पास एप्पल की हैं, बट एप्पल के साथ मसले चल रहे हैं एआई की वजह से, उनका एज सच कोई ग्रोथ का पता नहीं है अनलेस एंड अनटिल उनकी नेक्स्ट अर्निंग रिपोर्ट आती है। तो किसी ने एप्पल लिया होगा, किसी ने टेस्ला लिया होगा, किसी ने लेट्स से माइक्रोसॉफ्ट लिया होगा। आप जब एवरेज करेंगे इन 3 मेजर कंपनीज को, तो पता चलेगा कि रिटर्न तो वही है S&P 500 वाला, आपने कोई कमाल नहीं किया। तो आप बेसिकली वही बेहतर था कि आप एवरेज कर लेते उसको रादर देन पिकिंग अप द स्टॉक्स। तो ये चीज़ तो इम्पॉर्टेंट है, बट यूएस के अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है डिविडेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि पाकिस्तान में होनी चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि और ये मुझे नहीं पता कि स्टडी आई एम आस्किंग यू कि जो डिविडेंड किंग या डिविडेंड एरिस्टोक्रेट्स जो स्टॉक्स होते हैं कि उनका हमेशा डिविडेंड्स बढ़ते हैं, बट कोई ट्रेंड है पाकिस्तान के अंदर इस तरह का कि काफ़ी पाकिस्तान में तो डिविडेंड से रिलेटेड बैंकिंग सेक्टर, फर्टिलाइजर सेक्टर, बट उसके अंदर ये होता है ना कि 25 साल के अंदर आप देखते हैं ट्रैक के, अच्छा इस कंपनी ने 25 साल तक कोई डिविडेंड भी मिस नहीं किया और हमेशा उसको बढ़ाया है। तो ऐसा कोई है इस तरह का फ्रेमवर्क? आई थिंक 25 साल थोड़ा सा ज़्यादा होगा, हाँ। लेकिन 5 साल पे ऐसी कंपनीज होंगी, फर्टिलाइजर वाली कंपनीज के बहुत कम होता है कोई डिविडेंड कम हो जाए, ज़्यादातर ऊपर ही जा रहे होते हैं। अच्छा, स्लोली या मेंटेन रहते हैं या फिर ऊपर जाते हैं। सही। बैंकिंग सेक्टर में भी आई थिंक इसी तरीके से होता है ऑन अ होल। कोई बैंक होते हैं बीच में जो थोड़ा से डाउनवर्ड भी चले जाते हैं, लेकिन असल में डिविडेंड एंड में क्या है, एक बिजनेस ने प्रॉफिट बनाया और उसने कहा कि मुझे एक्सपेंशन के लिए कैपिटल नहीं चाहिए, यानी कि अब जो मेरे पास प्रॉफिट आ रहा है उसमें मेरे पास न्यू बिजनेस आइडियाज़ थोड़े से कम है, तो मैं अपने पार्टनर्स में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ। सही। तो फर्टिलाइजर सेक्टर के अंदर जो है आपको नया प्लांट लगाने के लिए गैस भी चाहिए होती है गवर्नमेंट से। जब तक आपको गैस नहीं मिलेगी आप प्लांट लगा के क्या करेंगे, रॉ मटेरियल ही गैस है। तो इस वजह से वो सारा अपना प्रॉफिट बांटते रहते हैं। बैंक्स में भी जो है आपका जैसे जैसे बैंक ग्रो होता है आपको स्टेट बैंक में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करानी पड़ती है सेफ्टी के लिए, लेकिन उससे ज़्यादा इनका प्रॉफिट होता है, तो ये भी डिविडेंड्स जो है वो बांटते रहते हैं। इस तरह से सीमेंट कंपनीज हैं, उसमें भी बहुत अमेजिंग रिटर्न्स आए हैं। लकी सीमेंट की एग्जांपल है। लकी सीमेंट में आपने 20 साल में 1 लाख को 1 करोड़ से ज़्यादा उसने कन्वर्ट किया, इतनी अमेजिंग उसकी वेल्थ क्रिएशन, लेकिन उसमें डिविडेंड नहीं है क्योंकि उनको जो है बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए उन्होंने अमाउंट जो उसको री इन्वेस्ट किया। तो इस तरह से कुछ कंपनीज डिविडेंड देती हैं, कुछ री इन्वेस्ट करती हैं। असल में आपने बिजनेस मॉडल था, बिजनेस मॉडल अगर अच्छा है, कैश आ रहा है, कंपाउंड हो रहा है, तो वो एंड में जाके आपको ही मिलना है। अच्छा, ये चीज़ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बट किसी को कन्विक्ट करवाना हो ना, जैसे मेरा कन्विक्शन कैसे बना था PSX का, मुझे नहीं पता था कि डिविडेंड कोई चीज़ होती है, बट जब मैंने इन्वेस्ट किया और मैंने सिर्फ ऐसे ही इन्वेस्ट कर दिया प्राइसेस को देखकर, जब मेरे पहली दफ़ा बैंक अकाउंट में पैसे आए जो कि मुझे पता ही नहीं थे कि किस चीज़ के पैसे हैं, मैंने कहा पता नहीं है कैसे पैसे आ गए, और ये बात है आई थिंक 2019 की। फिर कुछ दिनों बाद दोबारा पैसे आए, फिर तो कुछ दिनों, फिर मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है मेरे बैंक अकाउंट के अंदर, थोड़े थोड़े पैसे आ रहे थे, बट देन आई रियलाइज़ कि ये डिविडेंड्स हैं, और फिर मैंने उसको समझा। तो मेरे ख्याल से जो कोई नया इन्वेस्टर है ना, उसके लिए डिविडेंड्स एक ऐसी चीज़ है जो कि इंस्टेंटली हिट करता है कि यार इस कंपनी ने मुझे पैसे दिए हैं। सो वो आपकी कन्विक्शन बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा काम करता है। फिर ऑफ कोर्स यू कैन आफ्टर दैट यू कैन डू योर ओन रिसर्च, और फिर उसके बाद आप उसको उसी तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं। नहीं 100% करेक्ट। बल्कि जो डिलेड ग्रेटिफिकेशन वाली हमने बात की थी शुरू में, हाँ, आप अगर थोड़ा सा डिविडेंड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि घर में ये भी होता है ना, कोई चीज़ अगर उसका शेयर बढ़ जाए 20 से 30 हो गया, लोग सोचते हैं कि नीचे भी तो आ सकता है, लेकिन जो डिविडेंड आ गया वो तो आ गया ना, वो तो वापस नहीं जाएगा। तो डिलेड ग्रेटिफिकेशन जब आप शुरू करेंगे ना, तो आपको ना 1 से 2 सालों में ही समझ आ जाएगी कि भाई मेरी वेल्थ जो है ना कंपाउंड होने लग गई, अब मैंने बस इसको जो 20-30 साल तक करना है ना, वो बस मेरी चॉइस है। यानी कि आप कभी भी चाहें, आपने लेट से इन्वेस्ट किया, आपका 100% प्रॉफिट आया, आप उसको निकाल सकते हैं, लेकिन आप बाय चॉइस कहते हैं कि नहीं ये कंपाउंड हो रहा है, इसको मैंने रखना है। तो ये जो पैसिव इनकम और फाइनेंशियल फ्रीडम वाली जर्नी है, ज़्यादातर लोगों के लिए ये लंबी जर्नी होती है। 10 से 15 साल तो मिनिमम इसमें लगते हैं कि आप उस पॉइंट पे पहुँचें कि जितनी आपको सैलरी आ रही थी ना, उतनी आपकी पैसिव इनकम हो जाए। सही। लेकिन इसको इंजॉयबल बनाना है। इंजॉयबल बनाने का फर्स्ट स्टेप, जैसे वॉरेन बफे ने कहा था कि आप कहाँ भी वो करें जिसमें आप को है ना आप इंजॉय करते हैं, तो उसमें फिर आपको ये फील नहीं होगा कि मैं डिलेड ग्रेटिफिकेशन कर रहा हूँ, मैं कुछ गिव अप कर रहा हूँ। आप अपने काम में इंजॉय कर रहे होंगे। और कंपाउंडिंग में भी आपके पास ऑप्शन होगा कि मैं जो है इसको निकाल के या इसके डिविडेंड्स जो हैं
इंजॉय कर सकता हूँ, लेकिन आप बाय चॉइस कहते हैं कि नहीं इसको और री इन्वेस्ट करते हैं, इसको और कंपाउंड करते हैं, फ्यूचर में और ज़्यादा रिटर्न आएगा। सो डिविडेंड बिल्कुल शुरू में जब ये डिविडेंड्स आते हैं ना, आपकी कन्विक्शन और ज़्यादा बढ़ती है, बिल्कुल आप उसका बिजनेस मॉडल समझ जाते हैं। Right. आप देखते हैं इसने प्रॉफिट बनाया तो मुझे डिविडेंड दिया ना, Yes. तो आप थोड़ा सा सोचते भी हैं कि इसकी अर्निंग पावर क्या है, प्रॉफिट कैसे बन गया। तो बिल्कुल एक अच्छा स्टेप होता है पहले साल में डिविडेंड इन्वेस्ट। और डिविडेंड से अगर हम आए इस पॉइंट पर, जो रीट्स हैं पाकिस्तान के अंदर, मैंने तो एक ही रीट में इन्वेस्ट किया जो कि DCR डॉलमेन सिटी रीट था। उसके बाद भी मेरे ख्याल से एक रीट और आया है। बट जो रीट्स हैं उसके बारे में आप कहेंगे क्या, मतलब जिस तरह से प्रॉपर्टी में कोई इन्वेस्ट करता है तो वो भी बहुत इजी होता है किसी को भी समझाने के लिए कि आप बजाय इसके कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें, क्योंकि DCR के जो मैंने 11 रुपये के ऊपर लिया था और इस वक्त मेरे ख्याल से 25 रुपये के ऊपर उसका है, और डिविडेंड्स भी आपको उसके अच्छे मिल रहे हैं। सो उसको किस तरह से बताएंगे आप, किसी को कोई नया बंदा आता है कि रीट्स को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? देखिए रीट्स अगेन जो हमने पूरा बात की ना कि एक बिजनेस है, उसके स्मॉल पीसेस करके स्टॉक मार्केट में आ गए। तो इसी तरीके से जो रियल एस्टेट का एक प्रोजेक्ट था, उसके स्मॉल पीसेस करके उन्होंने उसको रीट्स में कन्वर्ट कर दिया। अब पाकिस्तान में जो है ये नंबर 1 मॉल है कराची का, तो इसके आहिस्ता आहिस्ता हर साल रेंट्स भी बढ़ रहे होते हैं। आप खुद प्रॉपर्टी लेने जाएंगे, हो सकता है वो शॉप जो है 6 महीने बाद कोई किराएदार ना मिले, उसका जो मॉल है इतना हिट ना हो, उसके साथ कोई और बिल्डिंग बन जाए, सब वहाँ शिफ्ट हो जाए या इकोनॉमिक साइकिल डाउन हो जाए। लेकिन ये नंबर 1 मॉल जो होता है ना सिटी का, वो उसकी ऑक्यूपेंसी हमेशा अच्छी रहती है। बिल्कुल। तो इवन कोविड के टाइम में भी इन्होंने सिर्फ जो है अपने सारे टेनेंट्स को थोड़ी सी रिलैक्सेशन दी थी कुछ मंथ्स की, अदरवाइज मॉल बंद था फिर भी रेंट आ रहा था। तो अगेन जैसे कंपनीज होती है ना कि ये नंबर 1 कंपनी है या ये नंबर 1 बैंक है, लोग इधर आके खुद जो है ना करंट अकाउंट खुलवाते हैं। इसी तरीके से ये मॉल नंबर 1 है कराची का। तो इसलिए इसकी अर्निंग पावर भी जो है हर साल 10% बढ़ती रहती है, 10 से 15%। मेरे ख्याल से 2016 में जब ये स्टार्ट हुई थी तो 1 रुपया डिविडेंड देते थे साल का, एक से भी थोड़ा सा कम होता था शायद। और अब जो है 63 पैसा इनकी क्वार्टर का डिविडेंड है, यानी कि अगले साल में 2.5 रुपये का डिविडेंड आएगा। हालांकि मॉल वही है, मॉल एक्सपेंड नहीं हुआ, उतनी ही दुकानें हैं लेकिन रेंट और इमेजिन उस वक्त स्टॉक प्राइस भी मेरे ख्याल से 8 रुपये की होगी शायद, ऐसे कुछ था। तो ये भी बड़ा अच्छा एक तरीका होता है कि लेट्स से अभी आपके पास इतने पैसे नहीं हैं कि आप जो है खुद जाके एक शॉप खरीदें। और मेरे हिसाब से तो जब आपके पास आ भी जाए ना, फिर भी एक मॉल में पार्टनर बनना, उसमें रिस्क बहुत कम है। उसमें जो है ऑलरेडी सारी शॉप्स जो हैं वो ऑक्यूपाइड भी हैं, रेंट भी सब टाइम पे पे करते हैं। और पाकिस्तान में तो रेंट लेने के लिए 2 दिन लग जाते हैं, एक दिन जाओ फिर अगले दिन फिर से आपकी खुद की प्रॉपर्टी हो तो अलग पता जाता है। मेंटेनेंस के मसले अलग, कब्जे के मसले अलग। अच्छा, इसमें हम थोड़ी सी डिस्कशन इस पर भी करते हैं। आई थिंक ओवरसीज़ पाकिस्तान जैसे जो GCC में होते हैं वो ये भी सोचते हैं कि मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी ले लूँ या यहाँ के स्टॉक्स ले लूँ, हाँ, या फिर जो है पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दूँ। तो इसमें इधर कितना जैसे रिटर्न आया, जैसे आप थोड़ा देखें इसमें जो है ना, यहाँ की स्टॉक मार्केट इतनी पॉपुलर नहीं थी मेरे ख्याल से। मैंने तो बहुत बाद में जाके समझा इसको। तो अभी मैंने यहाँ पर, और मैं किसी खास प्रॉपर्टी, मैं किसी को बोलता भी नहीं हूँ कि मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ, बट लेट्स से नो इन्वेस्टमेंट एडवाइस, बट मैंने 2 स्टॉक्स, मेजर स्टॉक्स हैं और जो मुझे समझ में आ रहे थे मैंने उनमें इन्वेस्ट किया, जो कि एक इमार था। और इमार में मैंने इसलिए स्टार्ट किया था इन्वेस्ट करना क्योंकि मैंने कहा था यार देखो, मैं प्रॉपर्टी अभी कोई जो ले रहा हूँ वो सिर्फ ट्रेडिंग के लिए ले रहा हूँ, और उसको मैं कोई ऐसा मेरा लॉन्ग टर्म प्लान नहीं था प्रॉपर्टी लेने का। बट इमार का एक ऐसा स्टॉक था जो कि मुझे नज़र आ रहा था कि वो किसी ज़माने में आई थिंक 17 दिरहम्स का भी गया था। उसके बाद वो प्रॉपर्टी साइकिल बस्ट हुई थी यहाँ पर, उसके बाद वो बहुत नीचे चला गया था। बट कोविड के टाइम पर जब सब कुछ ही नीचे चला गया था, प्रॉपर्टी प्राइस भी नीचे चली गई थी, सब कुछ नीचे चला गया था, उस टाइम पर जो इमार का स्टॉक था वो 1 दिरहम, आई थिंक 2 दिरहम्स का था, समथिंग लाइक दैट। यस, 2 दिरहम का था। तो उसके बाद मैंने कहा यार अब प्रॉपर्टी भी नीचे चलेगी, इसके बाद क्या होगा? मतलब अगेन वही बात कि वॉरेन बफे भी बोलता है ना कि न्यूक्लियर ब्लास्ट हो जाएगा, आप बचेंगे ही नहीं। तो जब बचेंगे नहीं तो फिर बेहतर ही है कि आप इन्वेस्ट कर दें। तो मैंने उस वक्त से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की थी इमार के स्टॉक में। एंड कैन यू इमेजिन कि इमार का स्टॉक, ठीक है कोई प्रॉपर्टी की प्राइसेस भी बढ़ी हैं UAE के अंदर, बट प्रॉपर्टी की प्राइसेस कितनी बढ़ गई होंगी? कोई डबल हो गई होगी, 3 टाइम्स हो गई होगी, इससे ज़्यादा बहुत हाई एंड प्रॉपर्टी शायद हो गई हो थोड़ी सी ज़्यादा, बट 3 टाइम्स को आप मैक्सिमम ले सकते हैं। बट इमार के स्टॉक ने 2 दिरहम का स्टॉक स्टार्ट हुआ था और वो आज 15 दिरहम्स का, ऑलमोस्ट 15 दिरहम्स का है। तो आप समझ लें कि मोर देन 7 टाइम्स हो गया 5 साल के अंदर। और ना सिर्फ ये, इस साल का जो डिविडेंड है वो 1 दिरहम है। तो किसी ने अगर 50% का डिविडेंड मिला है, जो किसी ने 2020 में या 2021 में किसी ने अगर स्टॉक लिया हो एमआर का। सो स्टॉक मार्केट, और फिर मेरा दूसरा स्टॉक है एयर अरेबिया का, वो भी एक बड़ा कंसिस्टेंट स्टॉक है। ठीक है, एविएशन के अंदर कभी मसले आ सकते हैं, ऊपर नीचे हो सकता है, बट यहाँ की एयरलाइंस बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म करती हैं। दुनिया भर में
अगर कहीं भी आपको जाना हो, अगर आप यूएई की एयरलाइन में बैठ गए ना तो आपको एक सेफ्टी का जो फीलिंग आती है ना वो बहुत ज़बरदस्त होती है। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उसके जो ग्रोथ है वो भी, प्लस ये कि उसने पाकिस्तान में भी इन्वेस्ट किया हुआ है एयर अरेबियन फ्लाईजना में, तो उसकी वजह से मैंने इन 2 चीज़ों में इन्वेस्ट किया और डिविडेंड बहुत अच्छे मिलते हैं यहाँ पर। यहाँ पर मिनिमम डिविडेंड भी 5-6% तो मिल ही जाता है दिरहम टर्म्स में। सो अगर आपको वो मिल रहा है तो ऑफकोर्स आप कहते हैं कि यार चलो प्राइस अप्रिसिएशन। और फिर जैसे अब यहाँ पर कुछ IPOs अभी रिसेंटली आए, मैंने इन्वेस्ट उस तरह से नहीं किया, बट कैन यू इमेजिन सालिक का IPO आया। अब सालिक क्या है? सालिक टोल गेट ऑपरेटर है यहाँ का। अब उसके अंदर आप क्या सोचेंगे कि किस तरह की ग्रोथ हो सकती है, बट इमेजिन करें कि जितनी भी मेजर मॉल की पार्किंग है अब सालिक ऑपरेट करेगा, और इसके अलावा बाहर भी एक्सपैंड कर रहा है। तो अगर लेट्स से सऊदीया में कोई टोल गेट ऑपरेटर का कोई लाइसेंस आता है तो वो सालिक उसके लिए बिड करेगा, इसी तरह से और पूरी दुनिया में। सो जहाँ आपको लग रहा था कि इस बिजनेस में कहाँ ग्रोथ हो सकती है, आपको 1 साल 2 साल बाद समझ में आता है अच्छा यहाँ पर भी हो सकता है। फिर पहले 4 दिरहम पर विजिट के चार्जेस थे, अब उन्होंने डायनामिक कर दिया उसको, तो 6 दिरहम भी लग सकते हैं आपको और 4 दिरहम भी लग सकते हैं और 0 भी हो सकता है। 0 रात के टाइम पर होगा, बिल्कुल लेट नाइट। सो उन्होंने उसको भी डायनामिक कर दिया। तो जाहिर सी बात है जब ट्रैफिक ज़्यादा होता है तो उस टाइम पर उनकी अर्निंग्स इंक्रीज़ होना शुरू हो गई। पार्किंग को ले लें, पार्किंग को इन्होंने यहाँ पर IPO क्रिएट कर दिया, जो यानी कि जो आप पार्किंग यहाँ पर आप कर रहे होते हैं यहाँ पर यूएई की रोड्स पर, उसके ऑपरेटर का भी IPO आ गया था। अब वो कहाँ से पैसे जनरेट करते हैं? पहले तो नहीं समझ में आ रहा था कि 2 दिरहम पर आवर की पार्किंग है वो क्या होगा, उसमें क्या ग्रोथ होगी। बट इमेजिन इस वक्त 25 दिरहम पर आवर की पार्किंग भी है, और फ़ाइन तो ऐसे लगते हैं कि आप ज़रा सा छोड़ के जाएँ गाड़ी को और आपको फ़ाइन, अभी भी मेरा लगा है 100 दिरहम का फ़ाइन। मैं इनके अच्छा, जब अच्छी बात क्या होती है कि जब आपकी कंपनीज पब्लिक होती हैं तो उसके डेटा भी आना शुरू हो जाता है। तो पार्किंग का आई थिंक डेटा था कि 35% उनका रेवेन्यू फ़ाइन से आता है। अच्छा, इमेजिन करें आप। तो उनका जो CEO था वो उसका इंटरव्यू देख रहा था मैं, तो उसको किसी ने पूछा कि भाई फ़र्ज़ करो लोग जो है ना थोड़ा सा लिटरेट हो जाते हैं और नहीं करते फ़ाइन्स पे, और वो कहते हैं कि नहीं अब हमें जो है ना बड़ा डिसिप्लिन होके चलना है। वो कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता। उनको पता है नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी है कि आप जो है ना गलती करेंगे, और उस गलती के ऊपर उन्होंने उसको डाला हुआ है। तो इमेजिन करें कि बिजनेसेस किस तरह से सोच रहे होते हैं, और अगर आप उनको समझना शुरू करते हैं तो आपको मेरे ख्याल से लाइफ बहुत आसान हो जाती है। आपको स्टॉक्स में जब आप इन्वेस्ट करते हैं ना तो आप रीड करना शुरू करते हैं चीज़ों को, और उसकी वजह से आपका जनरली जो दुनिया के बारे में पर्सपेक्टिव हो वो चेंज होना शुरू होता है। अनलेस एंड अनटिल आप ये नहीं करते, आप सिर्फ रियल एस्टेट में फंसे रहते हैं या मैक्सिमम फिक्स इनकम में, तो आप दूसरों को गालियां देते रहते हैं, गवर्नमेंट को उल्टा सीधा कहते रहते हैं, लेकिन उससे कुछ होता नहीं है। अगर आप इस साइकिल में आते हैं तो मेरे ख्याल से लर्निंग बहुत अच्छी होती है। अच्छा, इसमें अगर जैसे आपको आइडिया हो, रियल एस्टेट दुबई की तो है भी बहुत पॉपुलर, एक साइकिल भी पूरा आया था 2008 वाला। तो अगर जैसे हमने कंपेयर किया 1999 से, तो उस टाइम पे इधर प्रॉपर्टी की कितनी अप्रिसिएशन हुई होगी? देखिए अभी भी मेजर एरियाज में। अब अच्छा, यहाँ पर बड़ा इंटरेस्टिंग इस तरह से है कि रियल एस्टेट के अंदर अगर आप अपार्टमेंट लेते हैं ना तो अपार्टमेंट की एक लाइफ साइकिल है। ये बात मैं बार बार लोगों को कह रहा होता हूँ कि यहाँ पर अपार्टमेंट अगर नया है तो उसको टेनेंट भी बहुत आराम से ले लेगा, और उसके अंदर आप उसकी रेंट भी बहुत अच्छा ले लेंगे, बट वो नया होगा 5 साल 6 साल के बाद उस बिल्डिंग को पुराना कंसिडर करना शुरू कर देते हैं। उस टाइम पर उसकी ग्रोथ एक बड़ी लिमिटेड किस्म की ग्रोथ होगी, प्राइस में भी और रेंट के अंदर भी, अनलेस एंड अनटिल कोई मतलब मुल्क के अंदर ही बहुत कुछ चल रहा हो ना, तो उसमें फिर आपकी ग्रोथ होगी। बट अगर आप वैसे देखेंगे तो मैंने ऐसी प्रॉपर्टीज़ भी देखी हैं जो कि उनकी OP प्राइस यानी कि जो शुरू में प्राइस थी उनकी वो 1 मिलियन दिरहम थी, आज उनकी लेट्स से 15 साल बाद वो 8 लाख दिरहम पर है, तो वो कम हो गई प्राइस उनकी। ऐसा होता है। तो अपार्टमेंट्स के अंदर इस तरह से होता है, बट क्योंकि अपार्टमेंट के अंदर लैंड की प्राइस एक फिक्स्ड है, और कंस्ट्रक्शन वैसे भी डेप्रिसिएटिंग एसेट है, तो वो उसमें डेप्रिसिएशन आ रही होती है। सो ये फैक्ट है कि अगर आप कोई नई बिल्डिंग लेते हैं जैसे आपने, और यहाँ पर इसीलिए ऑफ प्लान बहुत ज़्यादा वो फेमस है, क्योंकि ऑफ प्लान के अंदर आप इन्वेस्ट करते हैं और 3 साल के अंदर आप 2 साल के अंदर जो भी प्रॉपर्टी होती है वो बन के आपके हाथ में आती है। उसके बाद आप भले उसको रेंट पे चढ़ा दें 1-2 साल के लिए, और यही सबसे ज़्यादा बेहतर मॉडल है कि आप या तो उसको फ़ौरन सेल कर दें या फिर 2-3 साल उसको रेंट लेकर उसको फिर बेच दें। अनलेस एंड अनटिल आपका बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का कोई डेवलपर एमआर हो गया, उसमें आपने लॉन्ग टर्म चलाना है तो चला सकते हैं, या फिर आपने विला के अंदर कभी इन्वेस्टमेंट की हो तो विला या टाउन हाउसेस के अंदर भी थोड़ा, क्योंकि वो लैंड होती है ना, तो लैंड की अप्रिसिएशन डिफरेंट होती है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट उसके अंदर कम होती है और कंपेयर टू जो लैंड होती है। तो इसलिए लोगों में मिसकॉन्सेप्ट अगेन होता है कि उनको लगता है कि रेंट आ रहा है, बट रेंटल के अंदर ठीक है वो वाले मसले नहीं होते कि कब्ज़ा हो जाए या कुछ हो जाए। बट यहाँ पर लॉज कुछ इस तरह के हैं जो कि वेस्ट में है। यहाँ पर एक हाइब्रिड सिस्टम चल रहा है। पाकिस्तान में तो आप दादागिरी है ना, कोई भी आपके साथ कुछ भी कर सकता है, यहाँ ऐसा नहीं है। बट वेस्ट के अंदर
टेनेंट जो है वो अपर हैंड के साथ आता है कि वो उसको पता है कि भाई मेरे थोड़े से वो राइट्स हैं, तो मुझे ऐसे किक आउट नहीं करेंगे, ये 1 साल भी मैं निकाल दूँ ना तो कोई मसला नहीं है। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ टेनेंट अगर पे नहीं कर रहा ना तब तो वो किक आउट हो सकता है, बट अगर वो पे कर रहा है और लेट्स से आपके ओवरऑल रेंट्स बढ़ रहे हैं और अब आप चाह रहे हैं कि अब इसका रेंट बढ़ाना है मुझको, बट अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट इस तरह का साइन किया हुआ है और इतना टाइम नहीं गुजरा है तो आप रेंट नहीं बढ़ा सकते, तो रेंट फ्रीज होता है। और अगर आपने इवन ट्राई किया कि मैं इविक्ट कर देता हूँ, मैं खुद नए टेनेंट को दूंगा, तो उसमें क्या होता है कि फिर आपका अगर टेनेंट जिसको आपने किक आउट किया है उसने ये देख लिया कि आपने किसी नए बंदे को रेंट आउट कर दिया और ख़ुद नहीं रह रहे उसके अंदर, मतलब क्योंकि आपकी 2 कंडीशंस होती हैं आप उसको किक आउट कर सकते हैं। एक तो ये कि आपने कोई खुद से रहना है, दूसरा ये कि आपने इसको बेचना है, तो दोनों कंडीशन नहीं हुई, आपने किसी नए बंदे को टेनेंट को दे दिया तो वो आप पे फाइन भी लग सकता है, उसका वो कोर्ट में जाएगा और बहुत आराम से आप पे फाइन लगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर, तो इतना आसान नहीं होता यहाँ पर, उतना मुश्किल भी नहीं होता जितना वेस्ट में, लेकिन जो लोगों को लगता है कि बहुत ज़्यादा रिटर्न्स हैं रेंटल के हिसाब से, वो लॉन्ग टर्म में सच लॉन्ग टर्म में मल्टी बैगर रिटर्न्स नहीं है। मल्टी बैगर रिटर्न्स अगेन वही साइकिल आई ना 2020 से लेकर अब तक की, उस साइकिल को किसी ने टाइम कर लिया तो वो अब जो है ना, मेरा नहीं ख्याल कि वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर जो है वो भी तो है ना कि जैसे वेस्ट के अंदर थोड़ा सा जो सोसाइटीज़ आती हैं उसमें टाइम लगता है आने में, यहाँ पर अगर डिमांड आ रही है तो सप्लाई क्रिएट हो जाएगी, सप्लाई आ जाएगी उसके अंदर 1 साल 2 साल 3 साल के अंदर वो उसको कोप अप कर लेंगे। सो बड़ा कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है, तो उसकी वजह से आपको कहीं कहीं तो फ़ायदा हो सकता है। लेट्स से आपने दुबई साउथ में ले लिया, वहाँ पर एयरपोर्ट अनाउंस हो गया या कुछ इस तरह का हो गया तो वहाँ फ़ायदा हो सकता है, बट हर दफ़ा या कोई नया एरिया आ गया इस तरह का जो आप, ये वही बात है स्टॉक्स की पिकिंग जो होती है ना उस तरह से एरिया फुल टाइम काम है। हाँ फुल टाइम काम है, यानी कि अगर किसी कोई 2000 में जैसे यहाँ पे आया उसने कोई सेंट्रल एरिया में प्रॉपर्टी ले ली, वो 20x नहीं हुई होगी वो। अब मैं उस पॉइंट, क्योंकि उस वक्त का डेटा इतना तो है नहीं हमारे पास, तो मैं उसमें कह नहीं सकता, बट अगर उसने सेंटर पॉइंट के ऊपर उस टाइम पे ले ली होगी तो प्रॉपर्टी प्राइस अप्रिशिएट हुई होगी। बट अगर अपार्टमेंट है ना तो शायद उस तरह से विला के कंपेयर टू उसका जो है ना वो रिटर्न उस तरह का नहीं होगा। स्टॉक्स से तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आप इवन मैंने एग्जांपल दी ना एमआर की आपको, एमआर पिछले 5 साल में कहाँ से कहाँ पहुँचा है, तो उस तरह से तो प्रॉपर्टी प्राइस नहीं बढ़ी है। और सबसे अच्छी बात स्टॉक्स की होती है कि आपको परेशानी नहीं है जब आप चाहें लिक्विडेट कर, ये भी हमने बात नहीं डिस्कस की, लिक्विडेशन बहुत ज़बरदस्त है। आप 1 साल 1 महीने 1 दिन 2 दिन के अंदर आपके पैसे अकाउंट में आ जाते हैं, जो कि प्रॉपर्टी में तो कभी भी नहीं आएंगे। इसमें ना मतलब मैंने पढ़ा था और एक अच्छे इन्वेस्टर्स उन्होंने बताया किसी भी 2 एसेट क्लासेस को कंपेयर करना हो ना 3 स्टेप्स पे करते हैं। फर्स्ट रिटर्न्स, राइट, कि रिटर्न्स किसके लॉन्ग टर्म में ज़्यादा होते हैं। चले ठीक है लिक्विडिटी वाली चीज़ होती है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में रिटर्न आ रहे हो तो लोग थोड़ी सी ऐसी चीज़ में भी इन्वेस्ट कर लेते हैं जिसमें लेट से 1 महीने में पैसे आते हैं। तो फर्स्ट होता है रिटर्न्स, फिर होता है लिक्विडिटी, ठीक है, कि लेट से आपको जो है पैसे चाहिए कितने टाइम में मिलेंगे। थर्ड होता है डिविजिबिलिटी, लेट से किसी ने प्रॉपर्टी ली हुई है पाकिस्तान में 50 लाख की, इमरजेंसी हो गई कोई 10 लाख चाहिए, हेल्थ इमरजेंसी हो गई, आपको तो पूरा बेचना पड़ेगा, सही, आप पोर्शन नहीं बेच सकते। तो डिविजिबिलिटी भी ज़रूरी होती है, लिक्विडिटी भी ज़रूरी होती है। सो तीनों मैट्रिक्स पे पाकिस्तान में तो हमने सबकी रिसर्च की है कि रिटर्न्स में भी स्टॉक्स बहुत आगे हैं रियल एस्टेट से, डिविजिबिलिटी में भी हैं, आप जितना मर्जी चाहे निकाल सकते हैं, और लिक्विडिटी में भी जो है वो 2 से 3 दिन में आपको जो अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। सही है। अच्छा, अब मुझे आप अपना थोड़ा सा बताएं कि जो आप लोग काम कर रहे हैं उसके अंदर, क्योंकि बहुत अभी भी मसला ये होता है कि आप कितनी भी यूट्यूब ट्यूटोरियल देख लें, आप कितना भी कंटेंट देख लें, जब तक आप खुद यू डोंट हैव अ स्किन इन द गेम तब तक कुछ नहीं होता। तो स्किन इन द गेम के लिए हालांकि कोई मसला नहीं है, स्टॉक मार्केट में पाकिस्तान में मेरे ख्याल से 5,000 रुपये से या 10,000 रुपये से अकाउंट खुल जाता है, आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं, बट उसके अंदर हैंड होल्डिंग भी कभी कभी चाहिए होती है। सो आई थिंक यू गाइज प्रोवाइड दिस सर्विस एज वेल, और उस सर्विस के अंदर थोड़ा सा मुझे बताएं कि क्या क्या फ़ीचर्स हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें आप लोग प्रोवाइड करते हैं और कैसे रिजल्ट्स मिले अब तक। अच्छा, इसमें हमारे जैसे कंपनी के ना 2 एक तरह से पिलर्स हैं। फर्स्ट जैसे मैंने आपको पहले बताया था इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास का, ठीक है, उसके थ्रू जो है हम जो फाइनेंशियल लिटरेसी का गैप क्रिएट हुआ है पूरी दुनिया में भी और पाकिस्तान में भी, गलत गाइडेंस जो है सबको प्रोवाइड किया, उसको ठीक करते हैं एक 3 to 4 मंथ एक्सरसाइज में, ठीक है। उसमें फिर कंटिन्यूस सपोर्ट वाली चीज़ भी होती है। दूसरा पिलर है एडवाइजरी सर्विसेज। इसमें हम लोग आपको बताते हैं कि बेस्ट कंपनीज़ कौन सी हैं, या आपके हिसाब से आपको पोर्टफोलियो में कौन कौन सी कंपनीज रखनी चाहिए जिसमें सबसे ज़्यादा रिटर्न्स आने के चांसेस। तो पर्सनलाइज्ड लेवल पे आप कंपनीज बताते हैं, क्योंकि हो सकता है किसी का होराइजन डिफरेंट हो, किसी का होराइजन, तो पर्सनलाइज्ड लेवल पे बताते हैं। होती है, पर्सनलाइजेशन करने के तरीके बताते हैं, लेकिन ये सोचना कि मैं 10 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ और एक बंदा 5 साल के लिए कर रहा हूँ, अगर आप इसका थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे ना, दोनों के लिए सेम कंपनीज होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर आपने टॉप कंपनीज निकाली हुई हैं और
लेट से कोई चीज़ चेंज होती है तो आप वो कंपनी भी चेंज कर लेते हैं। तो कोई बंदा 5 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा है या वो 10 साल के लिए कर रहा है, दोनों का पोर्टफोलियो वेरी सिमिलर होता है। सही। प्रेफरेंसेस वहाँ पे आ जाती हैं कि लेट से मुझे एक कंपनी अच्छी नहीं लग रही, बस मेरा इससे बैड एक्सपीरियंस है, पहले मैंने ये वाली नहीं करनी, तो हम उसमें पूरा बताते हैं कि अगर आपने लेट से एक कंपनी नहीं लेनी तो आप जो है उसको कैसे जो है दूसरी कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। सो एडवाइजरी सर्विसेज के अंदर लेट से कोई आता है तो उसको अगले 6 महीने में जो उसकी टिपिकल जर्नी होती है ना, वो ये होती है, वो थोड़ा सा उसका माइंड बन जाता है। हमने जैसे डिस्कस किया परसेंटेज ऑफ सेविंग्स ना, वो कोई 10 से 20% तक कन्विंस हो जाता है। सही। ठीक है, और वो फिर आता है इन्वेस्ट करता है। सबसे पहले तो आप आएंगे ना डे 1 पे, जितनी भी कंपनीज में हमने इन्वेस्ट किया हुआ ना 8 से 10, उन सब की वीडियोस आपको मिल जाएंगी, आधे आधे पौने पौने घंटे की, पूरा एक्सप्लेन हुआ होगा कि इस कंपनी में हमने क्यों इन्वेस्ट किया है, सब रैशनल, क्योंकि कन्विक्शन आती है नॉलेज से। ठीक है, फिर अगले 2 से 3 महीने में लेट से कोई क्राइसिस आता है, जैसे पिछले 6 महीने में इंडिया पाकिस्तान की वॉर आई, ट्रम्प टेरिफ्स वाली भी चीज़ आई, तो उसमें लोग देखते हैं कि ये सही तरीके से हमें गाइड कर रहे हैं, सही। पूरा एक्सप्लेन करते हैं हम लोग वॉइस नोट्स के थ्रू कि ये डेवलपमेंट्स हो रही हैं वीकली बेसिस पे, अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ चल रही हो। फिर मंथली कॉल होती है, मंथली कॉल 3 से 4 घंटे चलती है। उसके अंदर जो है आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, आप नहीं भी आ सकते लेट से, बाकी कम्युनिटी में इतने ज़्यादा लोग होते हैं, 100 से ज़्यादा लोग कॉल में आते हैं, तो सारे क्वेश्चन जो हैं उसमें मंथली लेवल पे वो भी एड्रेस हो रहे होते हैं। सही। और हमने देखा है कि हर 3 से 4 महीने बाद ना लोगों का कन्विक्शन बढ़ जाती है। फिर वो कहते हैं आप, हमें समझ आ गया, पहले हमें गलत गाइड किया गया था, ये स्टॉक मार्केट बहुत रिस्की है, कंपनी को जो है फॉलो करने का कोई तरीका नहीं होता, कंपनी कुछ कर रही होती है, माइनॉरिटी शेयर होल्डर को गलत ट्रीट कर रही होती है। लेकिन जब हम पूरा अपना इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क के थ्रू उस कंपनी को एनालाइज करते हैं, उसका बिजनेस एक्सप्लेन करते हैं, लोगों का कन्विक्शन लेवल बढ़ जाता है। फिर वो कहते हैं अब हमने थोड़ा और इन्वेस्ट करना, अब हम परसेंटेज ऑफ सेविंग्स जो है ना 50% तक लेके जाते हैं। सो पहला पिलर एडवाइजरी सर्विसेज का है कि अच्छी गाइडेंस दे के लोगों की परसेंटेज ऑफ सेविंग्स को स्टॉक्स में बढ़ाया जाए, क्योंकि अगर ज़्यादा परसेंटेज लगेगी फिर ही ज़्यादा कंपाउंडिंग होगी ना ओवरऑल वेल्थ की। और दूसरा इसका पिलर ये है कि हमने मार्केट से ज़्यादा रिटर्न लाना। सही। यानी कि जिन लोगों ने वॉरेन बफे के साथ इन्वेस्ट किया और वो 20% इन्जॉय किया उन्होंने हर साल लास्ट 30-40 ईयर्स, और एवरेज इंडेक्स 10% था, तो वो असल वेल्थ क्रिएशन तो वो है। तो अगर आप कोई फीस चार्ज कर रहे हैं सो दैट शुड बी अबव द इंडेक्स। सही। तो इंडेक्स तो आप खुद भी बना सकते हैं। सो पहला साल हमारा कंप्लीट हुआ है जिसमें ना हाफ ईयर तो हमारी टीम इतनी डेवलप भी नहीं हुई थी, अकेले मैं ही करता होता था। और शुरू में ही रियलाइज़ होने लग जाता है इतनी ज़्यादा चीज़ें चल रही होती हैं कि आपको कंपनीज़ को डीपली फॉलो करना होता है। सो जनवरी में जाके हमने अपनी टीम एक्सपेंड की थी। फिर भी जो फर्स्ट ईयर हमारा कंप्लीट हुआ, एक हमारा नॉर्मल मॉडल पोर्टफोलियो होता है और एक शरिया कंप्लाइंट मॉडल पोर्टफोलियो होता है, दोनों की एवरेज में तकरीबन 6% की आउट परफॉर्मेंस आई। कौन सा आउट परफॉर्म किया? दोनों की एवरेज थी। अच्छा, मतलब KMI और KC दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करना, एक में थोड़ी सी ज़्यादा थी, एक में थोड़ी सी कम थी। ओके। एवरेज वॉज 6%। सही। सो इसने पहले साल में भी बड़ा मुश्किल होता है हालांकि, लेकिन फिर भी जो इंडेक्स का रिटर्न आया उससे ज़्यादा जो है हम लोग 6% अचीव किया। और पूरा हम लोगों ने अपना आउट परफॉर्मेंस फ्रेमवर्क भी बनाया जिसमें रूल्स लिखे हुए हैं कि किस कंपनी में कब इन्वेस्ट करना है, किस टाइम पे, ताकि हम लोग जो है अपने इन्वेस्टर को उससे ज़्यादा रिटर्न ला के दें। सो कन्विक्शन भी आपकी बढ़ेगी, नॉलेज भी आपकी बढ़ेगी, रिटर्न्स भी जो है इंशाल्लाह मार्केट से बेहतर आएंगे, और कंटिन्यूस बेसिस पे आपको गाइडेंस भी मिल रही होगी। राइट, ज़बरदस्त। अच्छा, इसकी कॉस्ट कितनी होगी? क्योंकि अगर मेरी ज़्यादातर तो ऑडियंस जो है वो UAE से या लेट्स से पाकिस्तान से बाहर से होती है। ऑलमोस्ट कोई आई वुड से पाकिस्तान से तो सिर्फ 13-14% लोग होते हैं। मैं यूट्यूब एनालिटिक्स की बात कर रहा हूँ। अब जाहिर सी बात है ये वाली जो पॉडकास्ट आएगी तो इसके अंदर जो है ना हो सकता है लोकल ऑडियंस भी आए पाकिस्तान से, बट इसकी क्या कॉस्ट होती है और क्या उसका स्ट्रक्चर है फ़ी का? सो जो इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास है वो तकरीबन 3 से 4 मंथ्स का एक पूरा कोर्स होता है। उसकी हम लोग प्राइस रखते हैं तकरीबन अराउंड दिरम्स में आप कह सकते हैं कोई 1700-1800 दिरम्स। ओके। 1,30,000-40,000 के अराउंड हम लोग प्राइस रखते हैं। सही। जो एडवाइजरी सर्विसेज होती हैं उसमें हमने 2 टीयर्स बनाए हुए हैं। एक रिटेल इन्वेस्टर पैकेज है, एक वैल्यू इन्वेस्टर पैकेज है। वैल्यू इन्वेस्टर पैकेज में थोड़े से ज़्यादा फीचर्स होते हैं, उसकी कॉल्स भी ज़्यादा डिटेल्ड होती हैं, बट हम सबको कहते हैं कि अपने पोर्टफोलियो के साइज़ के हिसाब से जो है रिटेल इन्वेस्टर पैकेज जो है उसमें आप स्टार्ट करें, या उसको भी ऐसे मत देखें कि अगर आपका पोर्टफोलियो कम है तो आप वैल्यू इन्वेस्टर पैकेज आपने ले लिया। गाइडेंस हमारी तरफ से ये होती है कि 3% रूल को ब्रेक ना करें, क्योंकि अब जो लोग आते हैं हमें पता होता है कि एक एवरेज बंदे ने 6 महीने बाद अपनी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ानी है। तो हम सबको कहते हैं कि अगर आपका 5 मिलियन के अराउंड पोर्टफोलियो है तो आप रिटेल इन्वेस्टर पैकेज से स्टार्ट करें। सही है। और अगर आपका पोर्टफोलियो साइज ज़्यादा है, 10 मिलियन 15 मिलियन है, तो फिर वैल्यू इन्वेस्टर पैकेज जो है वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद। सही है। और पाकिस्तान में जो दूसरे म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनकी तकरीबन 3 से 4% साल की फ़ीस भी होती है। और फिर 3 से 4% होती है? मतलब मैं समझता कि 2% 2.5% के करीब। नहीं,
एवरेज एंट्री एग्जिट के ऊपर दोनों मिला लें अगर 3% तकरीबन एवरेज मैनेजमेंट फ़ी है, हाँ। और फिर फ्रंट एंड लोड हाँ सेपरेट होता है। सही वो कभी वेव करते हैं, कभी नहीं करते। ओके ठीक है। सो फर्स्ट ईयर में कुछ लोग लेट से नए नए आए हैं और उनका 7-8 मिलियन का पोर्टफोलियो है, तो आप ले सकते हैं वैल्यू इन्वेस्टर पैकेज, क्योंकि वन टाइम होगा। आप जो है पहले साल में सारी चीज़ें सीख जाएंगे, फिर जो है ना सेकेंड ईयर से आपने 2% 3% रूल जो है ना अपने माइंड में रखना। उससे ज़्यादा से जो है आपने वो वाला पैकेज चूज़ नहीं करना जो आपके पोर्टफोलियो साइज़ के हिसाब से ठीक ना हो। सही। तो ये हम अपनी तरफ से गाइडेंस भी प्रोवाइड करते हैं। तो ये तो आपको क्या किस तरह का फीडबैक आता है कि ज़्यादा प्राइस है, कम प्राइस है, किस तरह का आता है? प्राइस मतलब ऑफ कोर्स वो वैल्यू इम्पैक्ट करती है कि वो प्राइस ज़्यादा या कम नहीं होती है, उसमें आप कितनी वैल्यू दे रहे हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या फीडबैक मिलता है प्राइस के हिसाब से? नहीं, आई थिंक पाकिस्तान में देखें अब आप पिछले 25 सालों में रिटर्न जितने ज़्यादा हैं, लेकिन लोग बहुत कम हैं। इवन म्यूचुअल फंड्स ने भी कम्युनिकेशन वाली साइड पे बहुत लैग किया, लोगों को कन्विक्शन बनती ही नहीं है। सो हमें तो बड़ी मतलब हमने जब स्टार्ट भी किया था बड़ा अच्छा सबका एक्सपीरियंस है। अभी हमारा पहला साल कब जो कंप्लीट हुआ, जो लोग जिन्होंने बिल्कुल शुरू में ज्वाइन किया था उसमें तकरीबन 90% रिन्यूअल रेट था। अच्छा गुड। हाँ, इवन तो हम लोगों ने प्राइस थोड़ी सी इंक्रीज़ भी की थी क्योंकि हमारी भी टीम एक्सपैंड हो गई थी। नए नए फीचर्स भी हमने इसमें इंक्लूड किए थे कि हमारी जो पूरी टीम ऑफ एनालिस्ट है उनके साथ आप हर वीकेंड पे जो है कॉल भी बुक कर सकते हैं। लेट से आप पोर्टफोलियो से रिलेटेड एक कंपनी के बारे में थोड़ी और नॉलेज चाह रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा वैल्यू एडेड फीचर्स भी ऐड किए हैं। बट इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम आउट परफॉर्मेंस क्रिएट कर रहे हैं उसके हिसाब से हम बड़ी अच्छे हमें रिस्पांस आता है प्राइस पे। ज़बरदस्त। और मैं सजेस्ट करूँगा लोगों को, अगर किसी को लेना है आपकी मास्टर क्लास या लेट्स से कम्युनिटी के अंदर जाना है, तो आई वुड आस्क यू कि थोड़ा सा डिस्काउंट कर दें। मैं कोई लिंक अगर डाल दूँ और उसके अंदर आप थोड़ा सा उसके अंदर इफ़ यू कैन कि थोड़ा सा डिस्काउंट उसके अंदर कर दें अगर मेरी तरफ से कोई सब्सक्राइबर्स जाते हैं आपके पास। नहीं बिल्कुल, हम लोग कोई स्पेशल डिस्काउंट जो है इसके लिए ज़रूर क्रिएट करेंगे। ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे एक क्वेश्चन आपका मेरे दिमाग में था, वो मैं उस वक्त भूल गया था करना, कि जो लेट्स से यूएस के अंदर बाहर एक 4% रूल होता है रिटायरमेंट का, कि आपका जो भी पोर्टफोलियो है अगर आपने 4% उसके अंदर से विड्रॉ कर रहे हैं और आपकी जो टोटल साल की एक्सपेंसेस हैं उससे कवर हो रहे हैं, देन यू आर कंसिडर्ड फायर्ड, यानी कि रिटायर्ड हो सकते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव हो गया। यस। पाकिस्तान में ये नंबर है कोई इस तरह का जो आप डिसाइड कर सकते हैं उसके ऊपर? इस रूल के पीछे जो लॉजिक है ना वो ये है कि अमेरिका में एवरेज इन्फ्लेशन 4% 5% है। हाँ, और स्टॉक मार्केट रिटर्न देती है 8 to 9%। ठीक है। तो वो कहते हैं रियल रिटर्न जो आ रहा है ना वो 4% आ रहा है उसके ऊपर। तो अगर आप 4% स्पेंड भी कर देंगे ना तो जो आपका पोर्टफोलियो ना वो इन्फ्लेशन के साथ ग्रो होता रहेगा हमेशा के लिए। हाँ, क्योंकि आप उसमें से सिर्फ वही पैसे निकाल रहे हैं। हाँ, आपकी रियल टर्म्स में जो वेल्थ है वो कांस्टेंट हो जाएगी और आप सिर्फ ऊपर का जो रिटर्न है वो निकाल रहे हैं। ठीक है। और सेम चीज़ पाकिस्तान पे अप्लाई करें तो मेरे हिसाब से तो पाकिस्तान में 6% भी हो सकता है। अच्छा। क्योंकि यहाँ पे एवरेज पिछले 26 ईयर्स की इन्फ्लेशन है 10 to 11% और स्टॉक मार्केट 18 to 19%। आप दोनों को 1% बढ़ा भी दें फिर भी 6% रूल अप्लाई होता है। और 6% एवरेज इंडेक्स की डिविडेंड यील्ड भी है। अच्छा, यानी कि आप डिविडेंड्स भी तो आप सिर्फ डिविडेंड्स पे काम कर सकते हैं। हाँ, डिविडेंड स्पेंड करते रहें और जो है आपने एक तरह से फायर अचीव कर लिया होगा। बट फिर भी अगर सेफ्टी इसमें ऐड करनी है 5% कर सकते हैं, 5% रूल कर लें। रियली 5% पाकिस्तान के लिए? हाँ, लेकिन पाकिस्तान में लोग क्या करेंगे कि 5% वो नेशनल सेविंग्स में चले जाएंगे। तो उसमें तो फिर नहीं हो सकता ना? नहीं, उसमें तो बिल्कुल नहीं होगा। उसमें तो जितना इन्फ्लेशन है उतना ही रिटर्न आ रहा है ना आपका। हाँ, बल्कि उससे भी कभी कभी कम हो जाएगा। बिल्कुल, टैक्सेस भी लग जाते हैं अब तो। फिक्स्ड इनकम पे टैक्स रेट तो बहबूद के ऊपर भी टैक्स लगा दिया उन्होंने। हाँ, तो वो उसमें तो आपका जो है 10 साल बाद आपका पोर्टफोलियो की रियल वैल्यू ही कम हो जाएगी। बट स्टॉक मार्केट पे 5% रूल, लेट से आपको जो है 2 लाख रुपए चाहिए हर महीने, तो उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर लें, साल के 25 लाख बनते हैं, उस पर 5% रूल अप्लाई करें तो एक अच्छा पोर्टफोलियो साइज होता है जिस पे आप फाइनेंशियली फ्री हो जाते हैं। पाकिस्तान में कोई अच्छा इंडेक्स फंड, लेट्स से ETF तो मुझे नहीं पता कि कोई है, बट लेट्स से कोई म्यूचुअल फंड ऐसा है जो कि इंडेक्स को कम्प्लीटली ट्रैक करो? कम्प्लीटली ट्रैक नहीं करते, बट ज़्यादातर म्यूचुअल फंड्स लॉन्गर टर्म बेसिस पे इंडेक्स जितना ही रिटर्न है उनका। हाँ, बट उनकी फीस भी तो बढ़ जाती है ना फिर। हाँ, ये भी तो मसला है। हाँ, उसमें फीस आती है। तो इसी वजह से मैं सबको रेकमेंड करता हूँ कि लेट से आपके पास 3 ऑप्शन है ना, आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, शुरू में आपको करना चाहिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट, क्योंकि अमाउंट बहुत कम है ना। हाँ। आप लेट से अभी आप जो हर महीने 50-50 हज़ार रुपये जमा करा रहे हैं उसमें अगले 2-3 साल तक तो उसने सिर्फ 10 लाख तक ही पहुंचना है। बिल्कुल। तो उस टाइम पे अगर आप थोड़ी सी फीस दे भी देंगे आपका टाइम बच जाएगा। ठीक है, सही है। फिर उसके बाद जो ना थोड़ा सा आपको अपने अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। 20-25 लाख का पोर्टफोलियो हो गया है, क्योंकि अब जो वॉलेटिलिटी आएगी वो आपको परेशान भी करेगी। थोड़ा सा बिजनेसेस के बारे में भी आपकी नॉलेज होनी चाहिए, फाइनेंशियल लिटरेसी में इन्वेस्ट करना चाहिए। और फिर जब 50 लाख का आपका पोर्टफोलियो हो जाए
या 75 लाख का हो जाए, फिर आपके पास एक अच्छा फाइनेंशियल एडवाइजर होना चाहिए। उस टाइम पे जो है ना, अब आपने इतनी वेल्थ एक्यूमुलेट कर लिया कि उससे जो रिटर्न्स आ रहे हैं ना, उसके बारे में आप सोचते भी हैं, वो आपकी लाइफ को अफेक्ट भी करते हैं। तो फिर आप ढूंढें जो पूरे रूल्स होते हैं, जैसे वॉरेन बफे ने भी बताए हुए हैं, अच्छा फाइनेंशियल एडवाइज़र हायर करने के रूल्स। तो पहला होता है कि आप उनकी बात आपको समझ आती है कि नहीं, यानी कि उनकी स्ट्रैटेजी जो है वो सेफ़ है कि नहीं, वो बिजनेसेस को कितना डिटेल में अंडरस्टैंड करते हैं। 3-4 साल में तो कोई लेवरेज करके भी अच्छा रिटर्न कमा सकता है, लेकिन एंड में उसने जो है वो ख़राब हो जाएगा। फिर ट्रैक रिकॉर्ड भी देखें थोड़ा, अगर कोई बहुत नया है तो 1-2 साल का देख लें। तो और जो फर्स्ट वाला स्टेप है उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करें कि इनकी स्ट्रैटेजी क्या है। फिर उसके बाद उसकी फ़ीस को भी देखें, फ़ीस भी कम होनी चाहिए, आफ्टर फीस रिटर्न्स भी अच्छे होने चाहिए। लेकिन जब आपके 50 लाख 75 लाख की सेविंग्स हो जाएं, तो फिर आपको एक अच्छा फाइनेंशियल एडवाइज़र जो है ना वो हायर करना चाहिए, क्योंकि आगे फिर आपकी अमाउंट जो है करोड़ में भी जाएगी और वो आपको अफेक्ट करेगी। सो एक पर्सन होना चाहिए जो कि आपको सारा गाइड भी करे, कन्विक्शन भी दे, इन्फॉर्मेशन भी दे, ताकि आप गलत डिसीजन ना लें। नहीं, लेकिन आप कहीं ट्रेडर्स के पास चले गए तो फिर तो बहुत मसला हो जाएगा। ट्रेडर, लेकिन आपने खुद सीख लिया होगा इतना कि आप ट्रेडिंग उस तरह से नहीं करेंगे। अच्छा, स्टॉक मार्केट की एक अच्छी चीज़ ये है कि ये अब एटलीस्ट इतनी रेगुलेटेड है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में भी ओवरऑल बैंकिंग सिस्टम बहुत अच्छा है पाकिस्तान का। मेरे ख्याल से लोग अंडरमाइन करते हैं इसको, लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का बैंकिंग सिस्टम बहुत ज़बरदस्त है और रोबस्ट है। तो इसमें एक क्वेश्चन आता है लोगों के पास से कि जो CDC अकाउंट्स होते हैं वो आपके पास कस्टोडियन होने चाहिए या किसी भी ब्रोकरेज हाउस के थ्रू आप क्या कहते हैं उसको, जो दूसरा वर्ड होता है सब अकाउंट। सब अकाउंट, तो वो उसमें कोई मैटर करता है कि आप अपना खुद का CDC अकाउंट लें या सब अकाउंट इज़ फाइन? देखिए, एडिट सेफ्टी तो है। मैं आपको इसको इस तरह एक्सप्लेन करता हूँ कि सब अकाउंट में जो है कस्टोडियन एंड पे CDC ही होता है, लेकिन फिर भी कभी कभी जो छोटे ब्रोकरेज हाउसेस होते हैं ना, वो लेट से आपकी फेक ट्रांजैक्शंस करके आपके शेयर्स बेच के जो अमाउंट है वो लेके भाग जाते हैं। अच्छा। बहुत छोटे छोटे ब्रोकरेज हाउसेस में 1-2 एग्जांपल्स हैं। इवन दो अब ये सबसे सिस्टम बना है ना, काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया है। तो एडिट सेफ्टी है, लेकिन अच्छी बात यह है जो RD अकाउंट होल्डर्स है ना, उनके लिए उनको इसकी ज़रूरत नहीं है। उनका जो अकाउंट है वो ऑलरेडी CDC की कस्टडी में है, तो आपके जो शेयर्स हैं ना वो ब्रोकर के पास कभी होते ही नहीं है। तो अगर आप पाकिस्तान में लोकल अकाउंट के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप अपना इन्वेस्टर अकाउंट भी ओपन करा सकते हैं। उसमें फिर जब एक दफ़ा कोई चीज़ आपके इन्वेस्टर अकाउंट में चली गई ना, फिर उसको मूव करने के लिए आपने जो है ना इनिशिएटिव लेना है, आपने ऐप के थ्रू उसको ट्रांसफ़र करना है। अच्छा, तो वो होंगे ही आपके पास, तो फिर तो मतलब आप 100% सिक्योर हो गए। तो RDA के थ्रू अगर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मुझे CDC अकाउंट जो सब अकाउंट है वो भी काम चल जाएगा उसका? RDA में सब अकाउंट नहीं होता। RDA में होता है कि बस जो अकाउंट है वो CDC के पास ही है, लेकिन कोई भी ब्रोकर जिसको भी आपने सेलेक्ट किया हुआ है वो उसमें सिर्फ बाय सेल कर सकता है, वो उसका कस्टोडियन है ही नहीं। अच्छा, तो वो सेफ़ है बिल्कुल। ठीक है, अगर आप RD अकाउंट होल्डर हैं तो आपको इन्वेस्टर अकाउंट की ज़रूरत नहीं है। तो ओवरसीज़ के लिए तो मैं यही बोलता हूँ कि आप करें ही नहीं थ्रू लोकल इन्वेस्टमेंट, थ्रू लोकल ब्रोकर, बिल्कुल क्योंकि रिपैट्रिएशन हाँ बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं है। प्लस टैक्स आपको बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है ना, टैक्स फाइलिंग नहीं करनी है आपको। मुझे टैक्स फाइलिंग नहीं करनी पड़ती है, मेरा जो RDA का अकाउंट है, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ा हेसल ख़त्म हो जाता है कि मैं वो उसमें टैक्स देता रहूँ। जो भी हो रहा है वो ठीक है, टैक्स डिडक्ट तो हो गया, लेकिन फाइल मुझे नहीं करना। आप फाइलर ना होने के बावजूद फाइलर वाला टैक्स देते हैं। हाँ, बिल्कुल। अब वैसे मैं फाइलर हूँ, बट मुझे इसको फाइल नहीं करना होता, ये जो RDA की मेरी कस्टडी होती है। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ मुझे ये पूछनी है आपसे कि आप ट्विटर पे बहुत अरसे से हैं, तो वहाँ पर आपको ट्विटर, मैं भी बहुत अरसे ज़्यादा, अब मैंने रिसेंटली लिंक्डइन के ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेट करना शुरू किया, बल्कि इनफैक्ट ट्विटर से ही मैंने आपको जाना था। बट ट्विटर के ऊपर काफ़ी नेगेटिविटी भी होती है, तो उसको कैसे डील करते हैं? और अपनी कंपनी के हिसाब से आपको कभी ये सुनने को मिलता है कि आप, क्योंकि जब भी आप वैल्यू क्रिएट करते हैं, पैसे चार्ज करते हैं लोगों से, तो वो आपको डेफिनेटली आती है, एक बैकलैश आता है। जब तक आप फ्री वैल्यू प्रोवाइड करते रहेंगे, जिसकी कोई औकात नहीं होती मेरे ख्याल से, बट फ्री वैल्यू प्रोवाइड करते रहेंगे, तब तक आपको जो है ना लोग कुछ नहीं बोलेंगे। बट आफ्टर दैट इट टर्न्स इनटू कि भाई नहीं, आप क्या कर रहे हैं, पैसे क्यों चार्ज कर रहे हैं? तो आप मुझे ये बताएं कि नेगेटिविटी को कैसे डील करते हैं, और आपकी कंपनी जो आपने बताया है उसके बाद नेक्स्ट क्या स्टेप्स हैं आपके पास ग्रोथ के? अच्छा, बिल्कुल। जब आप लेट से हमारा पहले ट्विटर पे लिखते होते थे, यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था तकरीबन 18 महीने पहले, बहुत अच्छा रिस्पांस आता है जब आप पहली दफ़ा कोई भी चीज़ जो है लोगों को चार्ज करते हैं। कुछ लोग होते हैं, देखें अब कमेंट्स, आपकी वीडियोस जो है देखी जा रही है 15-20 हज़ार लोग, अगर उसमें 2-3 नेगेटिव कमेंट्स आ भी रहे हैं, तो आप देखें रेशो क्या है। इतने ज़्यादा लोग आपकी वैल्यू जो है उसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। तो दुनिया में हमेशा आप कोई भी काम करेंगे, कोई नेगेटिव कमेंट्स तो आ जाएगा, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इतने ज़्यादा आते नहीं हैं। हम लोग तो ऐसी ऐसी वीडियोस भी कंपनीज़ की बनाई हुई हैं जो कि 25 मिनट्स 30 मिनट्स हर एक चीज़ जो है ना एक्सप्लेन कर दी। तो लोग वैल्यू देख रहे हैं। कुछ लोग होते हैं, उन्होंने इस तरह के कमेंट्स करने होते हैं, ज़्यादातर फेक अकाउंट्स वाले होते हैं, तो वो इस तरह कुछ कहते रहते हैं।
हमारा खुद का भी मिशन होता है। ज़्यादातर लोग होते हैं वो ये नहीं सोच रहे होते कि अगर हम कोई चीज़ पेड सर्विस दे रहे हैं या एडवाइजरी सर्विस के लिए चार्ज कर रहे हैं, तो जो लोग स्मॉल रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए हमने कुछ करना है। तो हम लोग तो पूरा सोचा हुआ है कि जितनी ज़्यादा अच्छी हमारी जो है कम्युनिटी होगी जो पेड है, उतनी अच्छी हमारी टीम होगी, उतनी बड़ी टीम होगी, उतने ज़्यादा लोग होंगे रिसर्च करने वाले, और वो जितने अच्छे होंगे उतना अच्छा हम लोग फ्री कंटेंट बना सकते हैं। तो आप बल्कि हमारे यूट्यूब चैनल पे देखिएगा, एक पूरी वीडियो बनी हुई है कि आप 5 मिनट में पोर्टफोलियो कैसे बना सकते हैं, अच्छा। जिससे आपका इंडेक्स का रिटर्न आ सकता है। तो नंबर 1 सीक्रेट जो फाइनेंशियल इन्वेस्टिंग में है वो ये है, और इसको हमने ऑलरेडी जो है सबको एक्सप्लेन कर दिया है। सही। तो हमारा कोई ऐसा सच नहीं होता। देखिए दुनिया में हमेशा लोग होंगे जिनका जैसे जैसे पोर्टफोलियो साइज़ इंक्रीज़ होगा ना, तो उनको एक स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र चाहिए होगा। तो आप अगर उधर सबसे अच्छा परफॉर्म करेंगे, मार्केट से ज़्यादा रिटर्न लेकर आएंगे, तो ये लोग आपके साथ जो है इन्वेस्ट भी करेंगे और आफ्टर फीस ज़्यादा रिटर्न कमाएंगे। और इससे जब आपका बिजनेस क्रिएट होता है, तो जैसे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हर बिजनेस की, तो इन्वेस्टिंग में आपकी फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए फ्री वैल्यू भी क्रिएट करें। तो ये सारे पॉडकास्ट, यूट्यूब वीडियोज़ एक तरह से हमारी तरफ से जो लोग फ्री में वैल्यू लेना चाह रहे हैं उनके लिए भी है। और इंशाल्लाह फ्यूचर में फ्री कोर्स का भी प्लान है जो कि यूट्यूब पे अवेलेबल होगा। तो कभी भी इस तरह का कोई कमेंट आता है तो मैं यही सोचता हूँ कि इन लोगों को नहीं पता कि हम लोगों ने अगले 1-2 साल में क्या करना है। हम लोग तो ऑलरेडी प्लान कर रहे हैं कि एक आम बंदे के लिए जो आज लेट से 5-5 हज़ार रुपये हर महीने इन्वेस्ट करना चाहता है, तो उसके लिए फ्री वैल्यूएबल कंटेंट भी हो। साथ ही साथ जो लोग जिनका पोर्टफोलियो साइज़ थोड़ा सा ज़्यादा है उनके लिए स्पेशलाइज सर्विसेज भी हों। जितनी अच्छी आपकी स्पेशलाइज सर्विसेज होंगी उतना अच्छा आपका फ्री कंटेंट भी होगा। एंड रिलेटेड टू द विजन, मेरा तो पर्सनली आई हैव अ ड्रीम कि अगले 5 सालों में या 10 सालों में पाकिस्तान में 1 मिलियन रिटेल इन्वेस्टर्स की आर्मी क्रिएट हो, जो कि वॉरेन बफे के प्रिंसिपल्स जो है ना ऑफ डिलेड ग्रेटिफिकेशन एंड कंपाउंडिंग, वो अपने पोर्टफोलियोज पे जो है अप्लाई करें। सो इसका हमने पूरा फिर एक सिस्टम भी बनाया कि इसको अचीव करने के लिए हमने अपने यूट्यूब चैनल पे तकरीबन 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने चाहिए। 10,000 हमारे डायरेक्ट जो है लोग जो हमारे इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास के थ्रू सारी चीज़ें लर्न करते हैं। आपने देखा वो पिछले 1-2 सालों में काफ़ी लोग जो ज़्यादा एक्टिव होते थे हमारे इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास में, वो फिर अपने जो है कम्युनिटी में और ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं, तो उनकी भी रीच काफ़ी ज़्यादा होती है। सो इस गोल को अचीव करने के लिए हमने रखा हुआ है कि 10,000 एक्सपर्ट रिटेल इन्वेस्टर्स हमने खुद बनाने अपनी कंपनी के अंडर। सही। और अब तकरीबन 1.5 साल होने वाला है, सो हमने 1000 का नंबर ऑलरेडी अचीव कर लिया है। सो दिस इज़ अ ड्रीम कि 1 मिलियन एक्सपर्ट रिटेल इन्वेस्टर्स पाकिस्तान में क्रिएट करने हैं बाय 2035। चलें, ज़बरदस्त। इट वाज वेरी इंसाइटफुल कन्वर्सेशन और मुझे बहुत मज़ा आया। 2 घंटे मेरे ख्याल से हमारे ऑलमोस्ट हो गए हैं। एंड इट वाज जो चीज़ें मैं सोच रहा था आपसे पूछने की वो सारी चीज़ें मेरे दिमाग में आई। एंड देन नाउ दैट वी आर कनेक्टेड, उसमें वैसे ही हम लोग आपस में बात कर सकते हैं। एंड मैं ये सोच रहा था कि वी कैन डू समथिंग, क्योंकि मैंने अपना काफ़ी अरसे से PSX के ऊपर कोई वीडियोज़ नहीं बनाने छोड़ दी थी मैंने। बट नाउ, और सब मुझसे पता हूँ क्या पूछते हैं, मुझसे पूछते हैं कि यार आप जब डाउन टर्न था उस टाइम पर आपने हमें तो लगा दिया PSX में, उसके बाद वीडियोस बनाना छोड़ दी। मैंने कहा हाँ सही बात तो है वैसे कि उस वक्त जो मुझे कन्विक्शन आई थी वो मैंने उसमें तो कर दिया था, लेकिन मुझे एक मसला ये हो रहा था कि बहुत सारे लोग, जब मैं किसी स्टॉक की वीडियो बनाता था वो मैंने खुद देखा कि लोग उसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर देते थे, जबकि मैं किसी भी तरह से इस तरह का क्वालिफाइड नहीं हूँ कि मेरी बेसिस के ऊपर आप किसी चीज़ में इन्वेस्ट करें। सो मैंने फिर वो इसलिए भी छोड़ दिया था कि इंडिविजुअल स्टॉक्स पे मैं वीडियोस ना बनाऊँ। हाँ, जनरल बात मैं ज़रूर करता हूँ कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए फॉर टू बिगिन विद, या ETFs में इन्वेस्ट करना चाहिए। बट स्पेसिफिकली गिविंग एन ओपिनियन अबाउट वन कंपनी इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर मी एज अ लेमैन। तो लेकिन अब क्योंकि अगर आप हेल्प आउट करते हैं हमको, और लेट्स से हम लोग महीने में एक दफ़ा कोई ऐसी किसी भी जनरल टॉपिक के ऊपर या लेट्स से स्टॉक्स के ऊपर, क्योंकि आप होते तो पाकिस्तान में हैं बट हम लोग ऑनलाइन कर सकते हैं, तो वो काम करते हैं, तो आई थिंक कि वो एक अगेन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ और जो लोकल पाकिस्तानीज़ हैं उनको हेल्प आउट मिल सकती है मेरे चैनल के थ्रू भी। क्योंकि आप लोगों का तो डेफिनेटली माशाल्लाह से बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बट क्योंकि कुछ सबसेट मेरे पास भी है इस तरह की ट्रैफिक, तो वहाँ से भी लोगों को मिल सकता है। तो आई वुड नहीं डेफिनेटली। और आज का भी जिन लोगों ने पॉडकास्ट सुना है, आई थिंक आप भी सारे लोगों को जैसे गाइड करते हैं, इस सब में ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ बड़ी होती है कि आपने एक्शन भी ज़रूर लेना है। सारी चीज़ें बातें सुन के जो भी छोटा सा एक्शन हो, अकाउंट ओपन कराना, पहली इन्वेस्टमेंट करनी 500 दिरहम की, 1000 दिरहम की, वो एक्शन ज़रूर लें। वो जब एक्शन आप ले लेंगे ना, फिर आपकी वो पूरी जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। आपके भी अकाउंट में जो है जब डिविडेंड आएगा आप भी क्यूरियस हो जाएंगे ये पैसे कैसे आए, और एक पूरी वो जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। आप कंपनीज के बारे में पढ़ेंगे, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। बट डू टेक एक्शन।
एग्जैक्टली वो जो वही पॉइंट है ना, क्योंकि पाकिस्तान में डिफरेंट तरीके से थोड़ा सा स्टॉक मार्केट चल रही होती है, उसमें पैसे आपके अकाउंट में आते हैं। यूएस की स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपके ब्रोकरेज अकाउंट के अंदर डिविडेंड आते हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा वो बड़ा एक सरप्राइज एलिमेंट रहता है, ये पैसे आए कहाँ से हैं, जो बाद में समझ में आता है कि अच्छा ये जब आप अपनी स्टेटमेंट देखते हैं तो आपको समझ में आता है। थैंक यू वेरी मच नजम। आई वुड से कि हम डेफिनेटली बाद में भी जो है इसको कंटिन्यू रखेंगे इस प्रोसेस को, और होपफुली इसकी एक सीरीज़ निकालते हैं PSX के ऊपर। डेफिनेटली, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।